हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी टीजीटी की तैयारी चल रही है और बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए। और उसके बाद अब चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो एक डिमांड और आने लगी कि सर आप ऐसा करो कि आप मैराथन वीडियो बना दो या वन शॉट वीडियो बना दो। हालांकि वन शॉट वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं, पर फिर भी अकाउंट्स का जो पहला पार्ट है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बनाया है। तो इसके अंदर आपको जनरल से लेके आपके फाइनल अकाउंट तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक मैराथन वीडियो है तो ये थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट करते हुए चैप्टर्स को आगे बढ़ेंगे। चलिए सर देखिएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर ए जो होता है वो L+C के बराबर होता है। कि सर ये क्या है? ए से मतलब होता है असेट्स, एल मतलब लाइब्रेरीज, सी मतलब कैपिटल। चूंकि इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें आ रही है तो आप इसको आगे पीछे घुमा के तीन फॉर्मूले बना सकते हो। इस पूरे वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, तो उसकी आप चिंता ना करें। मैं जल्दी जल्दी बातें समझाता जाऊंगा क्योंकि समय कम है आपके पास। ओके, तो असेट्स क्या होता है? बिजनेस के अंदर जितनी भी फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग वगैरह है वो सब होते हैं असेट्स। और वो पैसा आएगा कहाँ से? या तो वो पैसा लगाएगा ओनर, तो उसे कहेंगे हम कैपिटल, और या तो वो पैसा आएगा बाहर से। ठीक है, आप सिंपल यूँ समझो, आपके घर में जो कुछ है वो किसका है? या तो आपके घर वालों ने उसका लिए पैसे दिए हैं, पापा ने, मम्मी ने, दादाजी ने, उन्होंने पैसे दिए हैं, या फिर वो बाहर से उधार खरीदी गई चीज़ है। तो जैसे घर में जो चीज़ें हैं वो या तो हमारी हैं या हमने उधार ली है, उसी तरह दुकान के अंदर भी जो होता है या तो वो पैसा ओनर ने लगाया होता है या वो पैसा बाहर से उठाया हुआ होता है। चलिए अब वर्ड सुनिए। अब मैं ये जितनी भी बातें कर रहा हूँ मैं दुकान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब कैपिटल, तो अब आप समझिए कैपिटल क्या होती है। ओनर को धंधा शुरू करना है तो शुरू में वो पैसा लगाएगा। आपको कुछ भी काम शुरू करना है तो आप पैसा लगाओगे, जो पैसा लगाओगे उसे आप कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आप कैश लगा सकते हो, माल लगा सकते हो, आप कोई असेट्स लगा सकते हो, कुछ भी आप जो लगाते हो। कौन लगाता है? ओनर लगाता है। कहाँ लगाता है? दुकान में लगाता है। तो जो पैसा वो लाएगा उसे हम कैपिटल कहेंगे। कितना पैसा उसने लगाया वो हमें पता होना चाहिए, उसको स्टार्टिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद वर्ड है ड्राइंग। अगर ओनर को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो दुकान में से पैसे निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है, उसे कहते हैं ड्राइंग। वो दुकान में से कैश निकालना चाहे निकाल सकता है। मान लो एक कपड़े का दुकानदार है और उसके घर में कपड़े चाहिए तो वो कहीं और से थोड़ा खरीदेगा, तो वो कपड़े क्या करेगा? दुकान में से ही निकाल लेगा। ठीक है, तो अगर वो दुकान में से ही कपड़े निकालेगा तो उसे कहेंगे ड्राइंग या विड्रॉल कहते हैं उसको। ठीक है, वो कैश निकाल सकता है, माल निकाल सकता है, या अगर उसको ज़रूरत पड़ी, सपोज करो दुकान के नाम पर उसने कंप्यूटर खरीदा था लेकिन कंप्यूटर उसको बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो वो कंप्यूटर घर लेके चला गया तो उसे ड्राइंग कहेंगे या विड्रॉल कहेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी जैसे आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस और एक होते हैं आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मान लो उसने अपने बच्चे की स्कूल फीस चुकाई, उसके लिए दुकान से पैसा लिया तो इसका मतलब उसने पर्सनल एक्सपेंस किया। ठीक है, उसने अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदी, उसके लिए दुकान से 1500 रुपये लिए, तो जो उसने किया उसे अपन ड्राइंग कहेंगे। क्योंकि देखो, एक बार उसने पैसा बिजनेस में लगा दिया, ये ओनर है, इसने एक बार दुकान में पैसा लगा दिया तो इसे तो हमने कहा कैपिटल। लेकिन अगर वो दुकान में से पैसा निकालेगा अपने पर्सनल काम से तो उसे कहेंगे ड्राइंग। ठीक है, आहरण। इसके बाद वर्ड आता है लायबिलिटीज़। ठीक है, लाइब्रेरीज क्या होता है? देखो, आप दुकान चला रहे हो तो आप क्या करोगे? कभी माल उधार खरीदोगे तो चुकाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना चुकाना पड़ेगा, वो होता है दायित्व। या जैसे आपने लोन ले लिया, सपोज करो आपने बैंक से 5 लाख का लोन ले लिया तो आपको चुकाना पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? लाइब्रेरीज कहेंगे। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज रहता है। इसके बाद अगर हमारा फॉर्मूला था A बराबर L+C, तो अगर आपको L का मान निकालना है तो आपको इसमें से C माइनस करना पड़ेगा, C को इधर लाके। तो आप एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, इसलिए वो बेस फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, A बराबर L+C। ये बहुत चीज़ों का इलाज है। अच्छा, अब आपको ये समझना पड़ेगा जो लाइब्रेरीज होते हैं वो लाइब्रेरीज दो तरह के होते हैं। लाइब्रेरीज आपके होते हैं इंटरनल लाइब्रेरीज। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, लाइब्रेरीज आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल लाइब्रेरीज और एक होते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। ये दुकान है, ठीक है, ओनर ने जो पैसा लगाया है वो भी बिजनेस के लिए लाइब्रेरी है। और बाहर से अगर आपने कोई बोरो किया है पैसा, जैसे बैंक से लोन लिया है या क्रेडिटर से माल लिया है, वो भी आपके लिए लाइब्रेरी है। लेकिन ये जो बैंक से उधार लिया है या उधार माल लिया है ये आपके लिए एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, यानी बाह्य दायित्व है। और जो ओनर ने पैसा लगाया है वो व्यवसाय के लिए आंतरिक दायित्व है। आप कहेंगे सर दायित्व का मतलब तो देना है, अब ओनर को तो क्या देने, नहीं। बिजनेस के अंदर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है
व्यापार अलग माना जाता है, व्यापारी अलग माना जाता है। मतलब अकाउंट साफ सुथरे रहें और आपने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि व्यापार अलग होता है, व्यापारी अलग होता है। मतलब कानून की नज़र में अलग नहीं होता है, लेकिन अकाउंट्स की नज़र में व्यापार अलग होता है और व्यापारी अलग होता है। इसीलिए व्यापारी जो पैसा लगाता है उसे भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी माना जाता है। ठीक है, कि मानो ये पैसा व्यापार लौटाएगा, आज ओनर ने लगाया है, कल उसको लौटाया जाएगा। ठीक है, अगर दायित्वों को, लाइबिलिटीज़ को अगर टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो वो दो तरह की होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी को 1 साल के बाद, मतलब आपको उसको लौटाने का जो रीपेमेंट पीरियड है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा है, यानी आप उसको इस साल चुकाने का इरादा नहीं रखते, 1 साल के बाद चुकाने का इरादा रखते हैं, तो उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहेंगे। जैसे बैंक लोन, किसी हमने रिश्तेदार से लोन लिया तो ये लंबे समय के लिए लोन होते हैं। एक होता है मॉर्गेज लोन, जब हम कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लेते हैं, तो ऐसे लोन जो हम 1 साल के बाद चुकाएंगे दैट इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और ऐसी लाइबिलिटी जो हम 1 साल के अंदर चुकाएंगे, हम का मतलब होता है व्यापार। जहाँ मैं हम बोल रहा हूँ वहाँ व्यापार ही मतलब है। ठीक है, ये सारी बातें व्यापार के लिए चल रही है। और ऑब्वियसली बात है, व्यापार का प्रतिनिधि कौन है? ओनर। तो ओनर ने जो भी लोन लिया है व्यापार के लिए, अगर वो 1 साल के अंदर चुकाना है, या कोई भी उधार या आउटस्टैंडिंग है अगर 1 साल के अंदर चुकाना है, तो उसे अपन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहेंगे। ऑब्वियसली बात है, आपको स्पीड फास्ट लग सकती है, लेकिन मैंने कहा जैसे कि मैराथन वीडियो भी है और साथ ही साथ एग्जाम से ठीक पहले वाला वीडियो है, तो थोड़ा सा स्पीड तेज हो सकती है। इसके बाद है असेट्स। बिजनेस के अंदर जो कुछ भी होता है, जैसे बिजनेस के अंदर क्या होगा, मशीन होगी, फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगा, ये सब क्या है? ये सब है बिजनेस के लिए असेट्स। इसके अलावा कैश वगैरह होता है, ये सब बिजनेस के असेट्स हैं जिसकी मदद से बिजनेस किया जाता है, जिसकी मदद से पैसा कमाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है असेट्स को आप बांट सकते हैं। असेट्स हो सकता है फिक्स असेट्स, असेट्स हो सकता है आपका करंट असेट्स, या असेट्स हो सकता है आपका फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट मतलब झूठ मूठ का असेट्स, उस पर अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिक्स असेट्स में आपका कौन सा आ गया? जैसे बिल्डिंग। अब ऐसा नहीं होता कि फिक्स का मतलब होता है कि वो ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होता है, हिल डुल नहीं सकता, नहीं। जैसे कार है, तो कार क्या है? करंट एसेट्स नहीं, कार फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जिसकी वैल्यू में बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन नहीं होते, या जिसका बैलेंस बहुत तेज़ी से नहीं बदलता। तो सर किसका बदलता है? जैसे स्टॉक है, स्टॉक देखो परचेज करते ही बढ़ जाता है, सेल होते ही कम हो जाता है, तो स्टॉक ऊपर नीचे जाता है, तो वो करंट एसेट्स है। डेटर, डेटर का मतलब होता है जिसको हमने उधार दे रखा है, तो डेटर को जैसे ही हम उधार देते हैं तो शेष बढ़ जाता है, डेटर से पैसे वसूल हो जाते हैं तो डेटर का शेष कम हो जाता है। कैश है, आता रहता है, जाता रहता है, तो जो चीज़ें तेज़ी से बदलती रहती हैं उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। और जो चीज़ें इतनी तेज़ी से नहीं बदलती, लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये हमारे लिए आपके फिक्स्ड एसेट्स कैटेगरी में होते हैं। फिर भी हम इसको यूँ बोलते हैं कि 1 साल के अंदर वो असेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्टेबल है, जिसे आप कैश में बदल लेंगे, वो करंट एसेट्स है। और जिसे आप 1 साल में कन्वर्ट नहीं करेंगे या नहीं करने का इरादा रखते, वो आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फिक्स्ड एसेट 2 तरह का हो सकता है। फिक्स्ड एसेट्स आपका टेंजिबल हो सकता है, यानी जो आपको दिखाई देवे वैसा भी हो सकता है, और फिक्स्ड एसेट्स आपका इनटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, जो दिखाई देते हैं उनके नाम मैंने बोल ही दिए। इसके अलावा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इनटेंजिबल होती है, जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसकी वजह से, वैसे अगर आपने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा या 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, तो वो दुकान में आपको दिखाई देगा। लेकिन आपने दुकान चलाने के लिए, मान लो शराब का ठेका ही है, उसको चलाने के लिए आपने 5 लाख रुपए लाइसेंस पे दिए, तो क्या है? लाइसेंस तो जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उसकी बहुत वैल्यू है। तो ऐसी एसेट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जैसे मान लो कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर आपने लिया 2 लाख रुपए का, वो आपको दिखाई देता है, हार्डवेयर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर आपने 1 लाख के सॉफ्टवेयर डलवाए, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ दिखाई देता है? तो वो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, करंट एसेट्स के मैंने एग्जांपल आपको बता ही दिया। आपके पास जो कैश है, बैंक में जो पैसा है, डेटर पे जो उधारी है, माल का जो स्टॉक है, वो सब आपका करंट एसेट्स है। ठीक है, इसके बाद एक बार के लिए आप इसको और देख लीजिए। इसमें फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को क्लासीफाई किया गया है। ये चूंकि मैं PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये सारे नाम आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। अब एक आपको दिमाग में आएगा, सर फिक्टिशियस एसेट्स बता दो, जो काल्पनिक संपत्ति होती है वो क्या होती है? देखो, बैलेंस शीट की असेट साइड में एक ऐसी चीज़ हो सकती है टेक्निकल रीज़न से जिसकी कोई रीसेल वैल्यू ना हो। जैसे मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट पे 5 लाख रुपए खर्च किया। अब वैसे जो खर्चा होता है वो कायदे से P&L में चला जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि किसी वजह से आपने 5 लाख में से 1 लाख रुपए को P&L में डाला और बाकी का जो 4 लाख रुपए है वो बैलेंस रह गया और वो बैलेंस शीट में चला गया, तो वो 4 लाख आपने स्पेंड कर चुके हैं। अब ये 4 लाख आपको वसूल होना नहीं है, पर चूंकि आप उसे P&L में नहीं डाल पाए कि सर P&L में क्यों नहीं डाला, उसके भी लिए फिर एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है।
अगर आपको लगता है कि इस एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा तो आपने 1 साल का खर्चा पीएनएल के अंदर डाल दिया, बाकी 4 लाख का खर्चा आप अगले 4 साल में डालोगे, तो जब तक आप उसको पीएनएल में डालोगे तब तक वो बैलेंस शीट के अंदर रहेगा। तो ऐसा एक्सपेंस या ऐसा लॉस जो हमने फुल्ली राइट ऑफ नहीं किया है, जिसे हमने पूरी तरह से अप्लीकेट नहीं किया है और वो बैलेंस शीट के अंदर चला जाता है, ठीक है, वो बैलेंस शीट के अंदर चला जाता है, तो फिर उसे अपन फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। मतलब आपको बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स है, कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सा झूठ मूठ का एसेट्स है जो बैलेंस शीट के अंदर है लेकिन वो रियल में कोई एसेट्स नहीं है, तो वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। ये उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने कंपनी के शेयर इशू किए, उस समय खर्चा किया, अंडरराइटर्स को कमीशन दिया, कंपनी के फॉर्मेशन पे खर्चा हुआ, रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ, ये कुछ खर्चे जो होते हैं वो आपके माने जाते हैं लाइक फिक्टिशियस एसेट। आपको जल्दी से एमसीक्यू लगा दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो पहले का तो आंसर उन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ए बराबर एल प्लस सी। ये फॉर्मूला आप ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा और घुमा फिरा के 2 फॉर्मूले और बना लीजिएगा। वेल सारे आंसर्स में दे रखे दिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो आप ये देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ए बराबर एल प्लस सी होता है, फर्दर क्या कर सकते हैं, आप एसेट्स को तोड़िए तो एसेट्स के लिए एफ ए और सी ए लिखा जा सकता है, एफ ए प्लस सी ए बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर आप इसको घुमा फिरा के इधर से उधर फॉर्मूला घुमा फिरा के देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं इस पर अब टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, जो पे आंसर नहीं है उन्हीं को बताने में मुझे मज़ा आएगा। विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे बैलेंस शीट टैली होता है। आप कभी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में इधर असेट्स होता है और इधर आपका लायबिलिटीज और कैपिटल होता है, तो जो ए होता है वो इसके बराबर होता है। तो बैलेंस शीट जो होती है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद है डिफरेंट बिटवीन असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज। व्यापार में जो असेट्स होते हैं उसमें से अगर लायबिलिटीज घटा दिए जाएँ तो फिर आपका कैपिटल आ जाता है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपकी दुकान में 50 लाख के एसेट्स हैं, उसमें से 30 लाख अगर बाहर का है तो इसका मतलब है 20 लाख रुपए ओनर ने लगा रखा है और ओनर के पैसे को कैपिटल कहते हैं। एमसीक्यू की स्पीड इतनी मेरी तेज़ नहीं होनी चाहिए, बट मैंने जैसे कहा कि मैं जल्दी से कवर करना चाहता हूँ। अब आप देख लीजिए, परचेज ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट। अगर हमने बिल्डिंग को परचेज़ किया है बैंक के थ्रू तो क्या होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज होगा, टोटल एसेट्स इंक्रीज होगा, टोटल एसेट डिक्रीज होगा, नो इफेक्ट ऑन टोटल एसेट्स। तो अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है तो आपका बिल्डिंग बढ़ेगा, और इसके लिए अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो आपका बैंक बैलेंस माइनस होगा, तो आपका एक एसेट्स प्लस होगा और आपका एक एसेट्स माइनस होगा, तो ओवरऑल आपके एसेट्स के अंदर नो चेंज आएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर इसको दूसरी तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इस क्वेश्चन में ये होगा कि आपका फिक्स एसेट बढ़ जाएगा और आपका करंट एसेट्स कम हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग फिक्स एसेट्स होता है और आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो करंट एसेट्स होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्स एसेट्स। कैश आपका करंट होता है, बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट्स होता है। इसके अलावा स्टॉक और डेटर आपके करंट एसेट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट। प्लांट फिक्स्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड है, डेटर आपका करंट एसेट्स होता है। तो डेटर आपका करंट एसेट्स कैटेगरी का होता है। एक व्यापार की कैपिटल 75,000 है, यानी ओनर ने 75,000 रुपये लगा रखे हैं, और लायबिलिटीज 25,000 है, यानी बिजनेस ने बाहर से 25,000 उठा रखा है। तो टोटल बिजनेस के अंदर जो असेट्स रहा होगा वो 1 लाख रुपए का रहा होगा। तो इस तरह से आ जाएगा। ड्राइंग्स को क्या करते हैं, ड्राइंग्स कौन करता है, ड्राइंग ओनर करता है, तो उसे उसकी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो यदि किसी व्यापारी ने 8 लाख रुपए लगाया तो उसे हम कैपिटल कहेंगे, और उसने 50,000 रुपये अगर विड्रॉ कर लिए तो उसकी नेट कैपिटल 7.5 लाख रुपए रहेगी, जो कि प्रॉफिट और लॉस की वजह से प्लस माइनस होती रहेगी। जो प्रॉफिट होगा वो भी उसकी कैपिटल में ऐड होगा, और जो वो लॉस होगा वो उसकी कैपिटल में से माइनस होगा। इसके अलावा लास्ट में वही दे रखा है, 1 लाख रुपए की बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है ओनर ने, और 2.5 लाख रुपए के आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, तो 3.5 लाख रुपए बिजनेस के असेट्स कहलाएंगे। ठीक है, और एक आध दो क्वेश्चन और है वो आप देख लीजिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे असेट्स में से लायबिलिटीज हटाते हैं तो कैपिटल होता है, इसी तरह से करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज हटाओगे तो वर्किंग कैपिटल होगा। यानी डे टू डे बिजनेस करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो करंट असेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज हटाएंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वेल इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स पे। तो परंपरागत रूप से अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं अकाउंट्स 2 तरह के होते हैं। 2 तरह वाले कहते हैं कि अकाउंट्स एक तो होते हैं पर्सनल और एक होते हैं इम्पर्सनल, यानी एक होते हैं व्यक्तिक खाते और एक होते हैं अव्यक्तिक। और जो अव्यक्तिक होते हैं उनको फिर 2 भागों में बांट देते हैं, एक उनको बांट देते हैं रियल अकाउंट और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता,
वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता के जरिए क्या है, ये हमने असेट्स को क्लासीफाई कर रखा है ट्रेडिशनली। जैसे अगर मान लीजिए फिल्म इंडस्ट्री है, तो फिल्म इंडस्ट्री में हमने बांट रखा है कि ये इसको हम एक्टर बोलेंगे, इसको हम म्यूजिक डायरेक्टर बोलेंगे, इसको हम प्लेबैक सिंगर बोलेंगे, इसको हम डायरेक्टर, इसको प्रोड्यूसर, इस तरह से बोलेंगे। और कुछ लोग कुछ कुछ दो दो तीन तीन भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अकाउंट्स में क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है। तो ये क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताने लग रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो पर्सनल अकाउंट है वो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, आप में जो व्यक्ति हैं, इंसान है, जिसको भगवान ने बनाया है वो नेचुरल पर्सन है, जिसे कानून ने बनाया है, जो अपने नाम से असेट्स खरीद सकता है, बेच सकता है, किसी पे मुकदमा कर सकता है, किसी कोई उस पे ऊपर मुकदमा कर सकता है, लेकिन वो नेचुरल इंसान नहीं है, हार्ड मार्क्स का इंसान नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे बैंक हुआ, क्लब हुआ, सोसाइटी हुआ, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। और एक होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, एक ऐसा अकाउंट जो पर्सन्स को रिप्रेजेंट करे। जैसे हम कहें आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है सैलरी बाकी है, सैलरी बाकी है कुछ लोगों की या एक आदमी की या बहुत सारे लोगों की, तो उसको वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। तो पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरियाँ होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपके जो रियल अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं, जो भी आपके असेट्स होते हैं, चाहे वो दिखाई देते हैं चाहे वो नहीं दिखाई देते, वो आपके रियल अकाउंट होते हैं। लेकिन इसमें आप डेटर को छोड़ दो। डेटर जैसे किसी आदमी पे मैं 5 लाख रुपये मांगता हूँ, तो वो भी मेरा असेट्स है, वो भी मेरा असेट्स है, लेकिन जो डेटर होता है वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो बाकी के लिए जो बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर जो रियल में होते हैं वो रियल अकाउंट है, ठीक है। लेकिन जो रियल में है, दिखाई नहीं देते, वो भी रियल एसेट्स हैं। जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब भी आपके रियल अकाउंट कैटेगरी में आते हैं, ऑल्दो वो दिखाई नहीं देते। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं या जो आपके एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। हर संस्था के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स होता है, मेनली तो सेल होता है। जब आप कुछ बेचते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचते हैं या अपनी सर्विसेज बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है, जिसको आप आम भाषा में सेल बोलते हैं, थोड़ा उसको बड़ा वर्ड बोले तो टर्नओवर कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली क्या है, रेवेन्यू है, राजस्व है। तो जो मदें रेवेन्यू यानी इनकम क्रिएट करती हैं और जो मदें एक्सपेंस क्रिएट करती हैं, वो सारी की सारी आइटमें आपकी नॉमिनल अकाउंट होती हैं। और मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस से, तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, और अगर आपका रेवेन्यू कम है एक्सपेंस से, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाली बात है, तो आप लॉस में जाएंगे। तो जितने भी ये रेंट, सैलरी, वेजेस वगैरह अकाउंट होते हैं, वो आपके कहें नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अकाउंट्स में डीआर और सीआर करने का रूल है। जो पर्सन है, तो पर्सन में हम दो तरह का पर्सन देखते हैं, पाने वाला पर्सन और देने वाला पर्सन। तो पाने वाले पर्सन को हम डीआर करते हैं और देने वाले पर्सन को हम सीआर करते हैं। रियल में हम देखते हैं वस्तु को, इसलिए इसको हिंदी में वस्तुगत खाता भी बोलते हैं। तो रियल में हम बोलते हैं आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली वस्तु सीआर, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में रियल क्या है, खर्चा है या इनकम है। अगर खर्चा है तो उसे डीआर करो, लॉस है तो डीआर करो, लेकिन अगर इनकम है या प्रॉफिट है तो फिर उसे सीआर करो, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। बिल रिसीवेबल में कुछ लोग डाउट करते हैं, कुछ लोग बीआर को कहते हैं कि लाइक बीआर जो है वो आपका रियल अकाउंट है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार आप इसको अपने बुक में देख लेना। खास करके अगर आप राजस्थान में हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो उस हिसाब से देख लेना, और अगर आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस हिसाब से देख लेना। तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी अधिकतर में क्लियर है। जैसे कैपिटल है, ओनर कैपिटल लगाता है, ड्राइंग है, कंसाइनर जो माल भेजता है, कंसाइनी जिसे माल भेजा जाता है, अंडरराइटर जो हमारे लिए कंपनी के शेयर बिकवाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हमें कोई खर्चा पे करना बाकी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर हमने कोई खर्चा एडवांस दे दिया है, शेयर कैपिटल जो हम पब्लिक से पैसा उठाते हैं, उसमें पहले पैसा एप्लीकेशन से उठाते हैं, अलॉटमेंट से उठाते हैं, अक्रूड इनकम जो हमने इनकम कमा ली है पर हमें मिली नहीं है, बिल पेबल जो हमें किसी को बिल पे करने हैं, सन्डे डेटर्स जो पैसा हमें कस्टमर से वसूल करना है, बैंक बैलेंस जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है, तो बैंक इज़ आर्टिफिशियल पर्सन। इसी तरह बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट ले रखा है, दैट इज़ जमा धन से ज़्यादा निकाल रखा है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहेंगे। इसी तरह अगर हमने बैंक से लोन ले रखा है तो जहाँ पे भी बैंक आ रहा है तो बैंक इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। इसी तरह शेयर या डिवेंचर कहीं ना कहीं पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं तो पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें लैंड, बिल्डिंग, ये सब वास्तव में दिखाई देते हैं तो वास्तविक खाते, या वस्तु हैं तो वस्तुगत खाते। प्लांट, मशीनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो हमने लीज पे ले रखी है 5 साल या 10 साल के लिए, उसका अधिकार हमारे पास है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास है। रेलवे साइडिंग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब एक तो होता है बिल्डिंग जो बन चुका है उसे बिल्डिंग कहते हैं, और अगर बिल्डिंग बन रहा है तो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। और फर्नीचर फिटिंग ये हमारा असेट्स होता है, मोटर व्हीकल हमारा असेट्स होता है, और ये सब दिखाई नहीं देते। गुडविल जो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन होती है, उसको मॉनेटरी वैल्यू, अगर हमने कोई पेटेंट राइट ले रखा है, हमने किसी मतलब
वैज्ञानिक को पेटेंट राइट के लिए पैसा दे रखा है, या हमने किसी बुक राइटर को या म्यूज़िक डायरेक्टर को कॉपीराइट का पैसा दे रखा है, या हमने कोई ट्रेडमार्क के लिए पैसा दे रखा है, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पैसा दे रखा है, कोई टेक्निकल नॉलेज के लिए पैसा दे रखा है, नो हाउस के लिए, तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन ये सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और आपको जानना चाहिए कि नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। तो अगर आपने शेयर इशू किए, कंपनी आपके कोर्स में नहीं है बट शेयर इशू किए कंपनी ने, और आजकल तो कंपनी डिस्काउंट दे नहीं सकती, पर डिस्काउंट अकाउंट जो होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। इसी तरह से अगर आप शेयर बिकवाने के लिए आपने अंडरराइटर को पैसे दिए तो अंडरराइटिंग कमीशन हुआ, रेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, वर्ष के अंत में रिजल्ट निकालने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस का पता लगता है, तो वो अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपको अपना नेट प्रॉफिट पता लगता है, वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। जब आप किसी एजेंट को माल भेजते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उससे भी प्रॉफिट लॉस का पता लगता है, दैट इज़ ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप के अंदर जब कोई पार्टनर आता है या जाता है तो हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू और रीअसेस करते हैं, उससे जो प्रॉफिट लॉस क्रिएट होता है उसको जानने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, वो भी हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। जब फर्म को क्लोज करते हैं या कंपनी को क्लोज करते हैं तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो जानने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो एंड ऑफ द डे जो भी अकाउंट प्रॉफिट लॉस क्रिएट करते हैं या प्रॉफिट लॉस को शो करते हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इसी तरह प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फर्म के अंदर, तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। और ओनर को अगर हम उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं या ओनर ने जो ड्राइंग किया है उस पर हम अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट लॉस क्रिएट करते हैं, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस MCQ हैं। करंट एसेट्स में इनमें से क्या शामिल नहीं है? कैश शामिल है, स्टॉक शामिल है, फर्नीचर शामिल नहीं है, तो इसका आंसर फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा था करंट एसेट्स का आंसर नहीं है। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या है? बैंक बैलेंस नहीं है, लूज टूल नहीं है, स्टॉक नहीं है, गुडविल। गुडविल ऑल्दो इंटेंजिबल है लेकिन गुडविल फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल होता है। लूज टूल क्या होते हैं? औजार होते हैं जो बिजनेस में टूल होते हैं। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, 1 साल के अंदर पैसा चुकाएंगे। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का पैसा बाकी है तो वो भी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने बैंक से थोड़े समय के लिए पैसा दिया है, हमारे खाते में मान लीजिए 50,000 रुपये थे और हमने 80,000 का चेक काट दिया, तो और बैंक ने उस चेक को क्लियर कर दिया तो 30,000 रुपये हम माइनस में चले गए, तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और ये भी आपका करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में सबसे करंट यानी करंट लायबिलिटीज़ में भी डिग्री होते हैं, तो सबसे ज़्यादा करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट को ही माना जाता है। जनरल रिजर्व आपका करंट लायबिलिटी नहीं होता है। प्रॉफिट जो कंपनी कमाती है अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इसे डिविडेंड कहते हैं, और अगर प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रख लेती है उसे रिजर्व कहते हैं, और रिजर्व का अगर कोई नाम नहीं दिया जाता तो उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। तो जनरल रिजर्व बेसिकली शोज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। बैंक अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स? प्रीपेड सैलरी हमने किसी को दी है तो करंट एसेट्स है, 1 साल के अंदर वसूल कर लेंगे। इन्वेंट्री या स्टॉक करंट एसेट्स है, 1 साल के अंदर बेच ही देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपका फिक्टिशियस एसेट्स होता है, झूठ मूठ का एसेट्स होता है। और टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी आपका करंट एसेट्स होता है। जो हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, वो करंट एसेट्स होता है। लेकिन प्रीमिलरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कंपनी की स्थापना के समय जो प्रारंभिक व्यय किए जाते हैं, शुरू में प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए जाते हैं, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। वो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे सकते हैं लेकिन उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। सर स्पीड बहुत फास्ट है, आप देख लो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चाहो तो स्पीड वैसे स्लो कर लो या दोबारा सुन लेना। अब दोबारा तो क्या सुनोगे, एग्जाम ही आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लायबिलिटी? तो अकाउंट पेबल, तो जो क्रेडिटर होता है और बीपी होता है उन दोनों को जॉइंट अगर मिला लें तो अकाउंट पेबल टर्म बनता है, 1 साल के अंदर चुकाना होता है तो एक करंट लायबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होता है। रिडीमेबल डिवेंचर जिनका रिडम्पशन का समय आ गया है वो भी करंट लायबिलिटी हो जाता है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये करंट लायबिलिटी नहीं होता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब जिसे अपन शॉर्ट में PBD बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे डेटर 8 लाख के हैं और मुझे लगता है कि 40,000 रुपये वसूल नहीं होगा, तो जो पैसा वसूल नहीं होगा उस चीज़ को जो इंडिकेट करता है उसको बोलते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, और हमें 7,60,000 रुपये नेट वसूल होगा, तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स इज़ नॉट अ लायबिलिटी। ये पैसा हमें 40,000 किसी को देना नहीं है, हाँ ये पैसा आएगा नहीं ऐसा हमें लगता है, तो PBD इज़ नॉट अ लायबिलिटी। PBD बेसिकली इज़ अ रिडक्शन ऑफ असेट्स, मतलब हमें लग रहा है कि हमें उतना पैसा वसूल नहीं होगा तो हमने एक प्रोविज़न बना लिया। एक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक आएगा मैं बताऊंगा। तो रूढ़िवादिता के चलते हमने एक प्रोविज़न बना रखा है, बट दैट इज़ नॉट अ करंट लायबिलिटी एट ऑल।
क्रेडिट में डिनोट, देखिए अभी मैं थोड़ी देर में डेबिट क्रेडिट का आपको रूल बताऊंगा। तो असेट जो होता है उसका डी आर नेचर होता है, और अगर असेट नीचे जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये बात सही है कि क्रेडिट असेट्स की डिक्रीज को बता सकता है। इसी तरह से लाइबिलिटीज़ जो होता है वो सी आर होता है, और लाइबिलिटीज़ के ऊपर जाने को भी सी आर किया जाता है, यानी जो अकाउंट का नेचर होता है उस तरफ जाने को, जैसे असेट डी आर होता है, ऊपर जाने पे डी आर होता है, नीचे जाने पे सी आर होता है, यानी रिवर्स या नीचे जाने पे रिवर्स होता है। जैसे लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी सी आर होता है, ऊपर जाने पे भी वो सी आर होता है, नीचे जाने पे डी आर होता है। कैपिटल सी आर होता है, ऊपर जाने पे सी आर होता है, नीचे जाने पे डी आर होता है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिट से डिनोट होता है। इसी तरह से इंक्रीज इन कैपिटल भी क्रेडिट से डिनोट होता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह से डेबिट कब कब होता है मैं आपको वैसे बताता हूँ। अगर आप कोई असेट्स परचेज करते हो या असेट्स के अंदर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अगर कोई लाइबिलिटी नीचे जाता है तो डेबिट होता है। अगर आपका कैपिटल नीचे चला गया ड्राइंग की वजह से या किसी और वजह से, कैपिटल विड्रॉ की वजह से, तो वो डेबिट होता है। इसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, आपका ऑब्वियस सी बात है आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी नाम का असेट बढ़ जाएगा। तो आपका एक असेट बढ़ेगा, एक असेट्स कम होगा, ओवरऑल आपके असेट्स के अंदर नो चेंज आएगा। तो कीप असेट्स अनचेंज्ड। मैं चारों ऑप्शन पढ़ता वगैरह वगैरह, तो इसके ऊपर मैंने अलग अलग चैप्टर के अलग अलग MCQs करा रखे हैं। किसी के अंदर 10, किसी के अंदर 20 MCQ करा रखे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है, और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है सर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, बात नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन और हैं वो आप लगा लीजिएगा, मैं जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आपको ये नियम बताया था, आपको याद रखना है। जैसे ना हर चीज़ के नियम होते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसके एक रूल होते हैं कि भैया आप बाउंड्री कैसे मानी जाएगी, डायरेक्ट जाएगी तो छक्का माना जाएगा, कैच आउट कैसे होगा, लेग बिफोर, LBW कैसे होगा, इन सब के नियम बने होते हैं। वैसे अकाउंट्स को करने के लिए, अकाउंट्स का मतलब क्या है, आप चीज़ों को लिखना चाहते हो तो आपका नियम होने चाहिए। तो आपका पहला नियम क्या है कि असेट्स को आप DR में लिखेंगे। DR में लिखेंगे इन द सेंस, अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो DR करेंगे, अगर आप उसे खाते में लिख रहे हैं तो उसे DR की तरफ लिखेंगे। लेकिन ऐसा तब है जब वो असेट्स है, नया क्रिएट हुआ है, तो आप उसे DR करेंगे। अब अगर वो असेट्स इंक्रीज़ होता है, जैसे बिल्डिंग के बाद आपने एक और बिल्डिंग बना ली, एक और कमरा बनवा लिया, तो आपका असेट्स इंक्रीज हुआ, तो भी आप उसे DI करेंगे। लेकिन अगर उसकी वैल्यू में कमी आती है, असेट्स की वैल्यू में कमी आती है, तो आप उसको CI करेंगे। यानी अकाउंट्स में लिखने का क्या तरीका हुआ कि जनरली हम असेट्स को DI करेंगे, लेकिन अगर उसमें रिवर्स आता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। जैसे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो डेप्रिसिएशन लग गया तो बिल्डिंग की वैल्यू आपकी क्या हो गई, कम हो गई, तो आप उसे रिवर्स करेंगे। इसी तरह दूसरा रूल है कि जो लाइब्रेरीज हैं, जो पैसे हमें देने हैं, तो जब भी हमारे लिए लाइब्रेरी क्रिएट होगा तो हम उसको CI करेंगे। अब अगर वो लाइब्रेरी इंक्रीज होता है, मतलब जैसे हमने किसी से माल खरीदा, उधार खरीदा, तो आपका लाइब्रेरी क्रिएट हो गया, तो आप उसे CI करेंगे। अगर आपने फिर और उधार खरीदा तो और लाइब्रेरी बढ़ गया, तो आप उसे और CI करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको लाइब्रेरी का पैसा चुका दिया, आपने उसको चुका दिया, तो आपका लाइब्रेरी कम हो गया, तो आप उसे DI करेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा बेसिकली व्हाट इज़ द नेचर एंड, और आपको फिर जो हो रहा है उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो उस ट्रांजैक्शन में दैट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो उसके हिसाब से DI क्या होता है। तो बहुत सारे लोग अकाउंट्स में कंफ्यूज होते हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न टू कंफ्यूज। या तो आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, पाने वाला कौन है, देने वाला कौन है, वो समझ लो, कौन वस्तु आ रही है, कौन वस्तु जा रही है, वो समझ लो, या खर्चा है या इनकम है, ये समझ लो। तो ट्रेडिशनल तरीके से भी आप अकाउंट्स में कौन DR होगा, कौन CR होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हो।
नहीं तो ये जो मैं बता रहा हूँ उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें 4-5 चीज़ें होती हैं, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम। तो एक्सपेंस इनकम के तो वही वाले रूल हैं, पर बेसिकली इसमें क्या होता है, ऊपर जाना कि नीचे जाना। जैसे अगर आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अगर हो गया, पैसा आपका खर्च हो गया, तो उसका डी आर नेचर होता है। ठीक है, बेसिकली बात ये है कि एक्सपेंस का डी आर नेचर होता है। अगर किसी वजह से एक्सपेंस में कमी आती है तो फिर आपको उसको सी आर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कभी 15 महीने का इंश्योरेंस चुकाया, तो 15 महीने का इंश्योरेंस चुकाया तो आपने उसको डी आर कर दिया। फिर बाद में आपको ध्यान आया कि यार हमें तो 12 महीने का खर्चा ही डी आर करना था, 3 महीने का खर्चा अपन ने फालतू डी आर कर दिया, तो आपको उसको सी आर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा डी आर कर दिया तो बाद में आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए आपको सी आर करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस में कमी को वो छोड़ दे खाली, तो एक्सपेंस में कमी को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो इनकम या रेवेन्यू होता है तो बेसिकली उसे क्रेडिट किया जाता है। जैसे आपने सेल किया तो एक तरह की इनकम है, तो सेल को सी आर किया जाता है, लेकिन उसने ग्राहक ने माल वापस कर दिया तो आपकी इनकम या रेवेन्यू कम हो गया, तो आप उसको रिवर्स करोगे, तो क्या करोगे, डी आर करोगे। इसलिए सेल्स रिटर्न को डी आर किया जाता है। तो दे आर लॉट ऑफ रूल्स। कैपिटल होती है, ओनर जो कैपिटल लगाता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, आज ओनर ने, मैं फिर एक बार ये बात बोल रहा हूँ, आज ओनर ने जो 4 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाया है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है। बिजनेस एक ना एक दिन ये पैसा उसको वापस करेगा। जो पैसा आज ओनर ने लगाया है 4 लाख से ज़्यादा या 4 लाख से कम, ठीक है, वो पैसा कभी ना कभी बिजनेस ओनर को लौटाएगा। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और ये परमानेंट लायबिलिटी है, और ये वो लायबिलिटी है जो बिजनेस सबसे अंत में चुकाएगा। ठीक है, तो कैपिटल लगाने वाले को पैसा सबसे अंत में मिलता है, पहले बाहर के लोगों को पैसा मिलता है। तो ये अल्टीमेट लायबिलिटी होती है। तो मैं बता ही रहा था कि कैपिटल जो होती है बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो सी आर होती है। अब जो रीज़न प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, जो रीज़न लाइक कैपिटल को बढ़ाते हैं, उसे सी आर किया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी वजह से ओनर की कैपिटल में कमी आती है, जैसे ड्राइंग हो गया, या उसने परमानेंट अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, तो कैपिटल में कमी आ गई, तो फिर उसको डी आर किया जाता है। तो ये बुनियादी बात है। और एक बार लास्ट बार आप ये देख लीजिए, आप छुपा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, मैं बोलूँ असेट्स, तो आप याद कीजिए असेट्स सर डी आर होता है, इंक्रीज़ होगा तो डी आर करेंगे, डिक्रीज़ होगा तो सी आर करेंगे। ठीक है, मैं पूछूँ एक्सपेंस, तो आप बोलेंगे सर एक्सपेंस डी आर होता है, इंक्रीज़ होने पे डी आर करेंगे, डिक्रीज़ होने पे सी आर करेंगे। मैंने बोला लायबिलिटी, आप याद करेंगे लायबिलिटी, सर लायबिलिटी जैसे होती है ना बिजनेस की लायबिलिटी, वो सी आर होती है। इसीलिए मैंने पहले टॉपिक में आपको असेट लायबिलिटी बताया था कि क्या होता है लायबिलिटी, मतलब जो पैसे देने हैं। तो लायबिलिटी का बुनियादी नेचर, बेसिक नेचर सी आर होता है। और सर अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो सी आर करेंगे, और लायबिलिटीज़ में कमी हो गई तो डी आर करेंगे। कहाँ करेंगे, अकाउंट्स बनाते समय, जनरल एंट्री करते समय और खाते बनाते समय इस रूल को ध्यान रखेंगे, तब आप अकाउंट्स कर पाएंगे। अकाउंट्स मतलब लेखा, लेखा मतलब लिखना। लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे, जब रूल होगा तो ही तो लिखोगे, कुछ भी थोड़ा ना लिख दोगे। इसके बाद है इक्विटी। इक्विटी को कैपिटल बोलते हैं, या ओनर जो पैसा लगाता है उसको इक्विटी बोलते हैं। तो कई बार जैसे फॉर्मूला हो सकता है आपको देखने को मिले, ए बराबर एल प्लस सी की जगह आपको ई मिल जाए कि सर ये ई क्या हो गया, ई मतलब इक्विटी। इक्विटी मतलब समता। समता मतलब व्यापारी ने जो पैसा लगाया है, बिजनेस के ओनर ने जो पैसा लगाया है, या ओनर्स ने जो पैसा लगाया है। ठीक है, 4 वर्ड होते हैं, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल और कैपिटल फंड। इंडिविजुअल पैसा, अगर कोई एकाकी व्यापारी पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। 2-3-4 लोग मिलकर लगाते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। जहाँ बहुत सारी जनता पैसा लगाती है उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। और जहाँ किसी क्लब के या एनजीओ के मेंबर पैसा लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, चलो इसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू को आम भाषा में आप बोलते हैं इनकम। तो ठीक है, इनकम, और इनकम में से खर्चा घटता है तो होता है प्रॉफिट। तो जो रेवेन्यू होता है, आपको याद रखना है, इनकम होता है, उसका बेसिकली सी आर नेचर होता है। इसके पीछे भी रीज़न है कि रेवेन्यू का सी आर नेचर क्या होता है, क्योंकि जो रेवेन्यू कमाया जाता है वो ओनर का होता है, और ओनर का जो पैसा होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, सी आर होता है। तो इस तरह से कनेक्शन बनता है। बट आप उतना भले मत याद रखो, आप तो याद रखो रेवेन्यू का सी आर नेचर होता है। रेवेन्यू के इंक्रीज होने पे उसको सी आर ही करना है, और रेवेन्यू के डिक्रीज होने पे यानी अपोजिट डायरेक्शन जाने पे उसे डी आर करना है। एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, कुछ क्वेश्चन आपने लगा दिए, तो आपको बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा, व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज एंड डी आर सी आर कैसे करते हैं। चलो अब हम कवर करेंगे जनरल। देखिए जनरल क्या होता है, बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा असेट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बिज़नेस के अंदर जो कुछ भी होता है हम उसे लिखते हैं। तो कहाँ लिखोगे, तो लिखने के लिए जो सबसे मेन पुस्तक होती है वो है जनरल। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि व्यापार में सौदों को होते ही जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे कहते हैं जनरल। और जब व्यापार बढ़ जाता है तो जनरल को हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। तो सब्सिडियरी बुक्स पे थोड़ी देर बाद आऊँगा। थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ कि व्यापार में सौदा होते ही हम जिसे लिखेंगे उसे बोलते हैं प्रारंभिक लेखा पुस्तकें।
ठीक है। ओपनिंग बुक ऑफ एंट्रीज एंड दैट इज जनरल। तो जनरल में आप कैसे लिखेंगे, मैं कुछ नियमों के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे माल है, तो माल अगर आप खरीदेंगे, अगर आप माल खरीदेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। माल के लिए टेक्निकली वर्ड है गुड्स, लेकिन जब हम माल खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट लिखते हैं, और फिर माल आता है, जब हम खरीदेंगे तो आएगा तो उसे डीआर किया जाता है। जब हम माल बेचेंगे तो हम सेल अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे। ये तो बहुत आसान है, माल बेचने को सेल्स बोलते हैं। और सेल्स में आपका माल जाता है, इसलिए हम इसे सी आर करेंगे। वैसे सी आर करने का लॉजिक ये भी है कि सेल करने से हमारा रेवेन्यू या इनकम होता है, तो हम उसे सी आर करते हैं। तो जो राजस्थान बोर्ड है उसके अंदर जो परचेज और सेल्स हैं उनको रियल अकाउंट माना जाता है, क्योंकि उसको गुड्स की तरह देखा जाता है। गुड्स यानी वस्तु आ रही है, वस्तु जा रही है, ठीक है। माल आ रहा है, माल जा रहा है, तो उसे रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। और जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो उसे इनकम और एक्सपेंस की तरह ट्रीट करता है, कि परचेज में एक्सपेंस होता है और सेल्स के अंदर आपका रेवेन्यू होता है। खैर, वो डीआर सी आर तो वही हो रहा है जो मैंने बताया। अब अगर जब हमने माल खरीदा था वो हमने वापस कर दिया, तो आपका माल गया, और उसको लिए टर्म आप यूज़ करेंगे परचेज रिटर्न। और आपका परचेज रिटर्न में क्या होता है, माल चला जाता है, कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो एक और वर्ड है रिटर्न आउटवर्ड वर्ड है। इसी तरह मान लो अपने किसी को माल बेचा और वो माल हमारे पास वापस आ गया। तो माल बेचा था तो सेल्स बोला, वापस आ गया तो उसे सेल्स रिटर्न कहेंगे। और माल चूंकि हमारे पास अंदर आएगा तो उसे हम रिटर्न इनवर्ड टर्म देंगे, ठीक है। अब कैपिटल क्या होता है, शुरू में जो पैसा लगाते हैं उसे अपन कैपिटल कहते हैं, हमें पता है। ओनर जो पैसा लगाता है अगर वो उसे निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब हम जमा पैसे से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो जो टेम्परेरी सिचुएशन क्रिएट होती है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इज द करंट लायबिलिटी। बैड डेट्स, अगर हमने किसी को माल उधार दिया था और बाद में हमारा पैसा वसूल नहीं हो पाया तो उससे जो हमें लॉस क्रिएट होता है उसे बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। मान लो जैसे अपन ने किसी को 50,000 का माल बेचा, 50,000 का माल बेचा, और बाद में हमें उससे 45,000 रुपये मिल गया, और 5,000 अब हमको लगता है कि कभी नहीं मिलेगा, तो देर इज़ नो यूज़ कि हम 5,000 का बैलेंस अपनी बुक्स में रखें। जब 5,000 मिलना ही नहीं है तो उसे डेटर की तरह मानना ही क्यों है। जब आपको पता है कि अब 5,000 नहीं आएगा, जब आपको श्योर हो जाता है पैसा नहीं आता है, तब उसे हम टर्म देते हैं बैड डेट्स, ठीक है। बैड यानी बुरा, डेट्स यानी डेटर्स का शॉर्ट फॉर्म है, कि कोई हमने लोन दिया था और वो बैड डेट्स प्रूव हो गया। इसे हिंदी में डूबत ऋण या अशुद्ध ऋण कहते हैं, ठीक है। एक और बात है, जब भी अपन माल उधार खरीदेंगे तो किसी व्यक्ति से खरीदेंगे तो एंट्री में उस व्यक्ति का नाम आएगा। इसी तरह अगर अपन किसी को माल उधार बेचेंगे तो किसी व्यक्ति को बेचेंगे तो उस व्यक्ति का एंट्री में नाम आएगा। यही मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अगर सौदा कैश में होता है, बिजनेस में ध्यान रखिएगा, अगर सौदा कैश में होता है वहाँ पे भी अपन माल किसी व्यक्ति को ही बेचते हैं, लेकिन अगर उससे हमें कैश आ गया तो उसका नाम याद रखने की या लिखने की बुक्स में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश आ चुका। इसी तरह अगर अपन ने माल खरीदा और सामने वाले को पैसा चुका दिया तो अब उस व्यक्ति का नाम याद रख के क्या करेंगे, ठीक है। कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी में मत जाओ। आप तो केवल ये है कि आपने माल खरीदा, पैसा दे दिया, कैश गया तो कैश की एंट्री होगी, फिर आपको नाम नहीं लिखना। तो याद क्या रखना है, उधार सौदों में जिससे उधार लिया है या दिया है उसका नाम लिखा जाता है, और कैश सौदों में व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता। इसलिए जैसे कभी वो बोले ना, उमेश को नकद माल बेचा, तो कोई व्यक्ति बोलेगा सर इसमें पाने वाला उमेश है, तो बोल तो तू सही रहा है, लेकिन एंट्री में उमेश का नाम लिखना नहीं है, क्योंकि हमने नकद माल बेचा। तो नकद सौदों में व्यक्ति का नाम लिखते ही नहीं है। नकद माल बेचा तो कैश आ गया, कैश को लिखना है, और बेचा के लिए सेल्स लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है डिस्काउंट आपका दो तरह का होता है। एक आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अपन ग्राहक को खुश करने के लिए, उसे अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं कि वो खुश हो जाए। जैसे मान लो कि एक जीन्स है, उस पर जीन्स पे लिखा हुआ है 1500 और नीचे लिखा हुआ है 20% ऑफ, तो ये जीन्स आपको 1200 में मिलेगी। तो 300 रुपये हमने छोड़ दिया, हमने ग्राहक के लिए 300 रुपये छोड़ दिया, तो उसको ग्राहकों का लगा वाह 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 फ़ायदा है। जैसे मान लो कभी हम कोर्स बनाते हैं और हम लिख देते हैं कि वहाँ पे रिपब्लिक डे है, 30% ऑफ है, तो ग्राहक किसी को लगता है कि यार 100 रुपये का कोर्स है, उसमें भी सर मान लो 70 रुपये में ही दे रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, तो उसको और सस्ता लगता है। तो ये जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और जब अकाउंट्स में एंट्री होती है तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अगर मान लो 100 की चीज़ को 70 रुपये बेचा गया है तो अकाउंट्स में केवल फिर 70 रुपये की एंट्री होगी, उस 30 रुपये का जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट हम क्यों देते हैं कि हमने मान लो किसी को उधार दिया, अब हम उससे जल्दी पैसा वसूल करना चाहते हैं। सपोज़ करो कि हमने किसी को वैसे 30 दिन का उधार दे रखा है, लेकिन हमने उसको कहा कि अगर आप 7 दिन के अंदर पैसा दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। तो मान लीजिए कि किसी को हमने 1 लाख रुपए का माल दिया,
वो 30 दिन की उधारी पे था, लेकिन 7 दिन के अंदर देगा तो हम उससे मात्र 98,000 रुपये लेंगे। तो ये उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए उकसाएगा, मतलब वो जल्दी से पेमेंट कर दे, उसके लिए उसको अगर उसका पैसे पड़े तो वाकई में वो 2,000 का बेनिफिट लेने के लिए हमें 7 दिन के अंदर पैसे दे देगा, तो हमारे पैसे समय पे आ जाएंगे, बैड डेट्स का रिस्क कम हो जाएगा। इस चीज़ को जो 2,000 का डिस्काउंट है, कैश जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, टाइम से पहले मिल जाए, उसके लिए कैश डिस्काउंट कहलाता है। और कैश डिस्काउंट को बुक्स में एंटर किया जाता है। हमने पहले जब 1 लाख का माल बेचा तो भी हमने उसे एंटर किया है, और जब हम उसको कैश डिस्काउंट 2,000 का देंगे तो हम उस 2,000 की एंट्री भी करेंगे, तो कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको याद रखना है कि अगर हमें किसी ग्राहक से माल का ऑर्डर मिला है तो ऑर्डर मिलने पे अकाउंट्स में एंट्री नहीं होती है। अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे को 14 जनवरी को ऑर्डर मिला और 16 जनवरी को हमने माल डिलीवर किया, तो हम अकाउंट्स में एंट्री 16 जनवरी को करेंगे। ठीक है, उसके पीछे फिर आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट वगैरह आता है, तो वो कॉन्सेप्ट में मैं बात करूँगा। अभी के लिए समाचार ये है कि अगर आपने माल का आपको ऑर्डर मिला है या हमने किसी को ऑर्डर दिया है तो आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ऑर्डर लेने देने पे कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, मैं आपको बता देता हूँ। जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो क्या होता है, बिज़नेस के अंदर पैसा आता है। अब लोगों को पहली ही बात नहीं समझ आती, खास करके जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो बोलते हैं सर एक बात बताओ, या मैं खुद भी बचपन में जब मैं पहली बार अकाउंट्स पढ़ा तो मैंने जब ये सुना कि बिज़नेस शुरू करते हैं तो पैसा आता है, तो मैं कहूँगा ऐसा कैसे होता है, बिज़नेस शुरू करेंगे तो पैसा जाएगा। तो आप ये समझ नहीं पा रहे कि ओनर और दुकान का कॉन्सेप्ट आप समझिए। दुकान किसी ने शुरू की तो उसने अपना घर का पैसा दुकान में डाल दिया। तो अगर आप इस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा पैसा जाएगा और सही लग रहा है, लेकिन आप दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दुकान के अंदर पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो हम अकाउंट्स किसके लिए करते हैं, हम अकाउंट बिजनेस के लिए करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, ये दोनों अलग अलग हैं। हिसाब किताब लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और जो व्यापार का स्वामी होता है वो और व्यापार, ये दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं। तो इसका पैसा जा रहा है लेकिन बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो कैश आने की एंट्री की जाती है, यानी कैश को डीआर किया जाता है। और ओनर जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, कैपिटल को सीआर करते हैं, तो एंट्री बनती है कैश टू कैपिटल। इसी तरह से अगर वो और पैसा लगाएगा तो बिजनेस के अंदर और पैसा आएगा तो वापस से कैश टू कैपिटल होगी। तो कैपिटल लगाने की एंट्री और एडिशनल कैपिटल लगाने की एंट्री एक जैसी होती है। अगर ओनर पैसा निकाल ले, ठीक है ना, मान लीजिए कभी ओनर को पैसे ज़रूरत पड़ गई, वैसे धंधे में पैसा लगाने के बाद जनरली निकाला नहीं जाता, पर अगर धंधे में से निकालने की पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो ओनर का पैसा है वो बेझिझक पैसा निकाल सकता है। अगर पैसा निकालेगा तो क्या होगा, फिर इसके पास पैसा आएगा और बिजनेस के अंदर से पैसा जाएगा। और चूंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं तो कैश जाएगा, तो कैश सीआर होगा। अब कैश सीआर होगा ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपने ये बात पढ़ रखी है कि कैश एक वस्तु है, वस्तु के आने पे डीआर करते हैं, वस्तु के जाने पे सीआर करते हैं। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो जाने वाली वस्तु को सीआर करेंगे, और ओनर जो पैसा निकालता है उसके लिए ड्राइंग वर्ड यूज़ करेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों ओनर के अकाउंट ही होते हैं। ठीक है, अब है कि व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग हेतु बैंक से निकालने पे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके लिए आप सिंपल रूल याद रखिए कि अगर आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक बैलेंस ऊपर जाता है तो बैंक डीआर होगा, और अगर ट्रांजैक्शन की वजह से बैंक बैलेंस नीचे जाता है तो बैंक सीआर होगा। तो अब आप 2 मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि ओनर ने बैंक से पैसा निकाल लिया, और बैंक से पैसा निकाल लिया तो आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ, बैंक बैलेंस आपका नीचे गया, तो बैंक आएगा नीचे, और पैसा किसके पास है या किसने निकाला, ओनर ने। तो ओनर ने पैसा निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्राइंग। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग टू बैंक। तो एंट्री बनाते समय आपको 2 मिनट आपको आंखें बंद करके सोचना चाहिए, तो आपकी हर एंट्री सही बनेगी। फिर आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, और कभी दिक्कत आए तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर दो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद है व्यापारी ने स्वयं का जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया। मान लीजिए कि किसी ने व्यापारी को सलाह दी कि भाई तू तेरा इंश्योरेंस करवा ले, उसने 14,000 रुपये का इंश्योरेंस करवाने के लिए पैसा दुकान में से निकाला। देखो, अगर व्यापारी ने अपने घर की अलमारी में से पैसे 14,000 निकाल के दिए होते तो इवन हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तक नहीं करते। हम बिजनेस में उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। अब आप कहेंगे कि सर इसने 14,000 खुद का इंश्योरेंस चुकाया तो इसमें ये तो बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है। मैं भी कहूँगा हाँ, ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है, लेकिन अगर उसने वो पैसा बिजनेस से निकाला तो फिर इसमें व्यापार शामिल हो गया ना। उसने क्या किया, 14,000 का जो बीमा प्रीमियम था, अगर उसने वो पैसा व्यापार से निकाला तो व्यापार का पैसा गया तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी तो हिसाब मेंटेन होगा। तो पैसा अगर व्यापार का गया तो कैश को सीआर करेंगे, और ओनर ने निकाला है तो इसे ड्राइंग कहेंगे। कि सर वो नहीं लिख सकते क्या लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट डीआर। देखो, ओनर अगर पर्सनल काम से पैसे निकालता है
तो हमें उन रीज़न्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओनर ने अपना जीवन बीमा चुकाया, ओनर ने अपना इनकम टैक्स चुकाया, अपने बच्चे की स्कूल फ़ीस चुकाई, अपनी मिसेस को साड़ी दिलाई, अपना पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस किया, अपना घर का किराया चुकाया। उसने किसी भी पर्सनल रीज़न से अगर व्यापार में पैसा निकाला तो हमें उस रीज़न में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल ड्राइंग लिख देना है कि भाई ओनर पैसा ले गया। आप और मैं जो है ना, अपन कौन है? अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट क्या करता है? चीज़ों को देखता है। चीज़ें किसके बीच में हो रही है? व्यापार और व्यापारी के बीच में हो रही है। चीज़ें तीन तरह से होती हैं। देखो, ये अगर व्यापारी है, ये आपका व्यापार है, और ये बाहर की दुनिया है। तो ट्रांजैक्शन बाहर की दुनिया और बिज़नेस के बीच में भी हो सकता है, और वो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन ट्रांजैक्शन बिजनेस और बिजनेस के ओनर के बीच में भी हो सकता है। तो ये वाले को ड्राइंग और कैपिटल वाले ट्रांजैक्शन होते हैं। तो किसी भी रीज़न से अगर ओनर दुकान में से पैसा निकाल रहा है, वॉट एवर द रीज़न, उसे ड्राइंग अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। तो ये बातें आप समझ में आ गई हैं। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ, अगर साल के एंड में, जैसे मार्च के बाद, व्यापारी को इनकम टैक्स चुकाना है, मान लो 45,000 का नोटिस आया और व्यापारी ने 45,000 चुकाया, मैं फिर कहता हूँ अगर उसने अपने घर से पैसा चुकाया तो आपको इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने 45,000 रुपये व्यापार में से लिए तो व्यापार का पैसा गया, इसके लिए कैश CR होगा और ड्राइंग्स DR होगा। इस तरह से एंट्री होती है। इसी तरह से अगर माल नष्ट हो जाता है या दान में दिया जाता है तो ऐसे माल का लेखा लागत मूल्य पर किया जाएगा, ना कि विक्रय मूल्य पर। यूँ समझिए कि कोई माल आप लाए 400 रुपये का, ठीक है, और आप इरादा रखते थे कि आप उसे 500 रुपये में बेचेंगे। आपका जो MRP है या सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपये है। लेकिन आप माल बेचते उससे पहले वो जल गया या आपने किसी को डोनेट कर दिया तो आपका माल गया। तो चूंकि वो 400 रुपये पे आया था तो उसे व्यापार में से 400 रुपये पे ही जाना होगा। अगर आपने माल दान दिया है जो 500 का बिक जाता, पर बिका तो नहीं था, तो आपने माल को दान में दे दिया, तो आप उसे कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। माल परचेज जिस मूल्य पे होता है उसकी जो आउटगोइंग होती है, अगर सेल हुआ होता तो हम उस सौदे को सेलिंग प्राइस पे लिखते। लेकिन सेल के अलावा किसी भी रीज़न से, जैसे माल दान हो गया, चोरी हो गया, माल पर्सनल ओनर ही उठा के ले गया, तो उस ट्रांजैक्शन को आप उसकी कॉस्ट वैल्यू यानी लागत मूल्य पर दर्ज करोगे। इसके बाद है कैश डिस्काउंट की एंट्री तभी होती है जब हम कैश लेते हैं या देते हैं, ठीक है। कैश डिस्काउंट कैश के साथ साथ मूव होता है। पैसे लेने या पैसे देने पर ही कैश, पैसे का मतलब कैश या बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो ही हम डिस्काउंट को DR CR करते हैं। एक बात और याद रखेंगे, जब किसी संपत्ति को खरीदा जाता है तो जो राशि खर्च की जाती है वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाती है। जैसे सपोज करो आपने AC खरीदा, मान लीजिए 35,000 का AC खरीदा, फिर आप उसको इंस्टॉल करवाओगे तो आपने 2,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन में दिए और 1,000 उसकी वायरिंग में खर्च हुआ, तो आपका 38,000 रुपया लग गया, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपने क्या किया, 38,000 रुपये खर्च किया, तो आपका कैश गया और AC आया, तो जो वस्तु आएगी वो DR होगी, AC DR होगी, और आपका जो कैश गया वो CR होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें यूँ नहीं लिखेंगे AC अकाउंट DR, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस DR, वायरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट DR। रूल ये है कि असेट्स को जब हम लाते हैं और उसके ऊपर हम जो खर्चा करते हैं वो सब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। उसको टेक्निकली बोलते हैं कैपिटलाइज करना। जो असेट्स के ऊपर जो आपका पैसा खर्च होता है, जब तक असेट्स यूज़ में नहीं आ जाती, जब तक हम असेट्स को प्रयोग करना शुरू नहीं कर देते, तब तक असेट्स पे जो भी खर्चा होता है तो उसे हम कैपिटलाइज करते हैं, उसे हम असेट्स अकाउंट में DR करते हैं। जिस व्यक्ति से हमें रुपए लेने होते हैं वो हमारी संपत्ति होती है, उसे हम डेबिट करेंगे। यानी जैसे सपोज करो राम को माल बेचा, ठीक है, हमने राम को माल बेचा, ये इसमें नकद नहीं आया तो मतलब ये उधार है। अब हमने उसको 80,000 का माल बेचा, तो या देखो आपको राम को DR करना पड़ेगा। अब ये तीन चीज़ों तरीके से कर सकते हो, या तो आप रट लो कि है ना सेल के एंट्री में व्यक्ति DR होता है, या फिर आप इसको समझ लो कि हमने राम को माल बेचा तो राम हो गया पाने वाला व्यक्ति और पाने वाला व्यक्ति DR होता है। तो या तो आपके पास ये लॉजिक है कि राम पाने वाला व्यक्ति है इसलिए DR होगा। बहुत सही अकाउंट्स अगर परमानेंट दिमाग में बिठाना चाहते हो तो रूल ये होता है कि हमने राम को माल बेचा, हमने उधार बैल बेचा है, ये पैसे हमें वसूल होने हैं। पैसे जहाँ से मिलने होते हैं उसे असेट्स कहते हैं और असेट DR होता है। ये थोड़ा आपको लंबा रास्ता लगेगा लेकिन ये परमानेंट रास्ता है, इसमें आप कभी कंफ्यूज या कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप किसी भी एंट्री का मेरे से आप या आपस में जब समझ जाएं या मुझसे पूछना चाहें, किसी भी एसेट्स लाइबिलिटीज एंगल से आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं।
मैं फिर बोल देता हूँ, राम को हमने माल बेचा तो हम ये पैसे उससे वसूल करेंगे, ये वसूल करेंगे, तो ये पैसा जब तक वसूल नहीं हो जाता तब तक असेट्स कहलाएगा, और असेट्स को हम डीआर करते हैं इसलिए राम डीआर होगा, और माल बेचते समय सेल नीचे आएगा, तो एंट्री होगी राम टू सेल। तो याद क्या रखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है क्योंकि वो असेट होता है। इसी तरह से अगर हमने किसी से माल उधार खरीदा है तो हमें पैसे चुकाने हैं, तो वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो वो सीआर होता है। ठीक है, तो देनदार, देनदार मतलब जो व्यक्ति हमें देगा, डेटर, और लेनदार मतलब जो व्यक्ति हमसे लेगा, लेगा लायबिलिटी लेनदार। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ी सी बात और करते हैं। जैसे अभी हमने डेविड से माल खरीदा और 10% सूची मूल्य से कम पे, सूची मूल्य मतलब ये समझो कि उसने लिख तो रखा था 1000 रुपये, 1000 रुपये लिख रखा था प्राइस, और उसके ऊपर लिखा था 10% ऑफ, तो ये हो गया 10% डिस्काउंट, तो एंट्री होगी मात्र कितने रुपये से, 900 रुपये से। तो आपने परचेज़ किया तो परचेज़ में वस्तु आती है तो डीआर करेंगे, और डेविड से खरीदा तो डेविड हो गया देने वाला व्यक्ति, और रियल रीज़न क्या है कि अगर आज हमने डेविड से माल खरीदा है तो हमें उसको पैसे देने हैं, तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। इसके बाद ये जो नीचे लिखा होता है इसे बोलते हैं नरेशन। ठीक है, जनरल एंट्री होती है, जनरल एंट्री के नीचे ब्रैकेट में कोई लिखा जाता है, मतलब वो उस ट्रांजेक्शन को, वो ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था उस बात को लिखते हैं। तो जनरल एंट्री में क्या हुआ था, देखो जनरल एंट्री जैसे परचेज टू डेबिट, परचेज टू डेबिट ये उसी को समझ में आती है जिसको कॉमर्स समझ में आता है। ठीक है, लेखांकन जो होता है व्यवसाय की भाषा होती है, लेकिन अगर कोई लेमैन है, कोई नॉर्मल व्यक्ति है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, तो क्या हुआ तो फिर वो उसको नीचे लिख देगा। जैसे डॉक्टर की पर्ची होती है तो डॉक्टर की पर्ची को उसके जो कंपाउंडर नर्सेज होते हैं वो समझ जाते हैं, जो मेडिकल स्टोर वाला होता है वो समझ जाता है, लेकिन आप और मैं अगर मेडिकल लाइन के नहीं है तो नहीं समझ पाते। लेकिन मान लो कि वहाँ पे डॉक्टर के पास तो इतना समय नहीं होता, लेकिन अगर वो शॉर्ट में कोई लिख देता है कि इनके ये सिम्टम्स है और उसको ये दवाई दी जा रही है वगैरह, तो उसे हम कहते हैं नरेशन, जो उसको नरेट करता, जो उसको बताता। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको याद रखना है माल की हानियाँ और माल के विभिन्न प्रयोग। अगर माल में आग लग जाती है तो पहले सोचो, आंखें बंद करके माल में आग लग जाएगा तो माल क्या होगा, व्यापार से चला गया। तो जब आया था तो परचेज़ के नाम से आया था, और जब जाएगा तो भी परचेज़ के नाम से जाएगा, तो परचेज़ को हम सीआर करेंगे। और माल में आग लगना क्या है, हानि है, हानि डीआर होगी, तो लॉस बाय फायर डीआर होगा, तो एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर टू परचेज़। ऐसे आप हर एंट्री को 2 मिनट, मेरे को तो आंखें बंद करनी पड़ती है चीज़ों को समझने के लिए, आप देख लेना। माल चोरी हो गया, माल चोरी हो गया तो क्या हो गया, आपका माल चला गया, माल चला गया तो आया था तो डीआर किया था परचेज़ को, गया तो उसको सीआर करेंगे, तो परचेज़ हो जाएगा सीआर। और लॉस बाय चोरी हुआ तो थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ये क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं जनरल एंट्री। और इसके नीचे अगर कुछ लिख दिया जाए कि भाई इस वजह से चोरी हुआ या इतने बजे चोरी हुआ वगैरह वगैरह, तो उसे कहेंगे नरेशन। माल रास्ते में नष्ट हो गया तो, माल रास्ते में नष्ट हो गया तो आप ये समझिए कि आपने माल परचेज़ कर लिया था और बिल के बेस पे आपने परचेज़ की एंट्री चढ़ा दी, लेकिन फिर वो माल आप तक पहुंचा नहीं, रास्ते में नष्ट हो गया। या मान लीजिए कभी परचेज़ हो गया था, फिर आप कहीं भिजवा रहे थे और वो नष्ट हो गया, माल नष्ट हो गया तो रास्ते में, इसको लिए बोलते हैं लॉस इन ट्रांसिट, और माल आपका चला गया तो परचेज़ है। तो किसी भी वजह से माल को आप बेचोगे तो सेल कहेंगे, उसके अलावा किसी भी रीज़न से अगर वो चला जाएगा तो आपको परचेज़ को क्रेडिट करना है। इसी तरह से आपने माल दान में दे दिया, मान लीजिए कि राम मंदिर बन गया, आपने खुश होकर उसके लिए मान लीजिए 11,000 के, आपकी किराने की दुकान है, आपने 11,000 के चावल या एक 15,000 का तेल का पीपा वहाँ भेज दिया, तो आपका क्या हुआ, माल चला गया। माल चला गया तो परचेज़ आएगा नीचे, कि सब परचेज़ होना कर रहे हैं, परचेज़ कर नहीं रहे हैं, परचेज़ हमने किया था तब हमने परचेज़ को डीआर किया था, अब वो माल जा रहा है तो अब उस परचेज़ को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, सीआर कर रहे हैं, और उसे अपन चैरिटी या डोनेशन बोलेंगे। ठीक है, लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल। बिजनेस के अंदर जो भी सौदा हो रहा है आप उसे लिखोगे, अपन कहते हैं अकाउंट्स में पहले लिख पाछे दे, अकाउंट्स का थंब रूल है ये, पहले लिख पाछे दे। देखो सौदे जो करने हैं कर, लेकिन पहले लिख ले, लेखा अकाउंट्स में, अकाउंट्स कर लेना यानी उसको दर्ज कर लेना। इसी तरह से माल आप मुफ्त नमूनों के रूप में बांट दे सकते हैं। सपोज़ करो आपकी नमकीन की दुकान है, अब आप लोगों को वो नमकीन खिलाना चाहते हैं और ताकि लोग फ्यूचर में खरीदें, तो आपने नमकीन को पहले परचेज़ किया, तब आपने परचेज़ को डीआर किया था, अब आप फ्री में बांट रहे हो तो माल जा रहा है तो परचेज़ को सीआर करेंगे, और फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह मैंने जैसे कहा कि साड़ी की दुकान है और आपको घर में 2 साड़ियाँ चाहिए, तो आप बाजार से थोड़ा खरीदोगे, घर में दुकान में से 2 साड़ियाँ ले जाओगे, तो माल जा रहा है तो परचेज़ नीचे आएगा, और ये कौन ले जा रहा है, व्यापार का स्वामी ले जा रहा है, तो पत्नी को डीआर करने की ज़रूरत नहीं है, आप ड्राइंग को डीआर करोगे। ओनर कुछ भी सौदे करेगा तो हमें उसके डिटेल में नहीं जाना, वाइफ गिफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह ड्राइंग लिखेंगे। इसी तरह बीमा संबंधी प्रविष्टियों में अगर माल में आग लग जाती है तो आपका माल चला जाएगा, परचेज़ नीचे आएगा, उस समय लॉस बाय फायर लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए 10,000 का आपका नुकसान हुआ, फिर आपके माल का बीमा हो रखा था, तो आपने माल का बीमा हो रखा था तो
बीमा कंपनी ने कहा हम 8,000 रुपये दे देंगे, तो हमें 8,000 रुपये उनसे वसूल होंगे। तो जब तक वसूल नहीं हो जाते तब तक वो असड बन जाएगा, असड बन जाएगा तो उसे डी करेंगे। 2,000 रुपये अब हमें कभी वसूल नहीं होगा तो उसे के लिए उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस खाते में डाल देंगे, और ये लॉस को जब आपने पहले शुरू में डी किया था उसे आप रिवर्स कर देंगे, क्योंकि उसका फैसला हो चुका है। हमें जब माल जला तो एकदम से लगा 10,000 का नुकसान हो गया, तो हमने उसे डी कर दिया। बाद में 10 में से 8 वसूल हो जाएगा, तो वो तो चला जाएगा इंश्योरेंस कंपनी में। जो 2,000 वसूल नहीं होगा वो चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस खाते में, और इस तरह से आपका लॉस बाय फायर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जब बीमा कंपनी से राशि मिल जाएगी तो कैश आएगा, तो कैश डी देखो कैश आया, आया के लिए सिंबल है डी। और पैसा कहाँ से आया, तो ये देने वाला व्यक्ति ये है इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कुछ जल्दी से मैं जनरल एंट्री बताता हूँ। जनरल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द फर्म्स इन एनालिटिकल मैनेजर या क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जनरल में जैसे जैसे सौदे होते जाते हैं वैसे वैसे लिखते जाते हैं। मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे पेशेंट आता जाता है तो उस पेशेंट को नंबर दे दिया जाता है, अगले से अगला, अगले से अगला। उसी तरह से व्यापार में भी जो सौदे होते जाते हैं, जब जब होते जाते हैं उस टाइम के ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, ये एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कुछ लोगों को देनी होती है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। उसके बाद है डेबिट, क्या बताता है, मैंने पिछले मैं इसी में बता दिया था आज ही आपको। ये इफ़ 2 और मोर ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम नेचर आर जनरलाइज टुगेदर इट इज़ नोन एज, उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक होती है जैसे आपने रेंट पे किया, ठीक है, और फिर उसी दिन 2 घंटे बाद मान लीजिए आपने सैलरी पे किया, तो रेंट पे करने की एंट्री होती है रेंट टू कैश, सैलरी पे करने की एंट्री होती है सैलरी टू कैश। आप ऐसा भी कर सकते थे रेंट डी आर सैलरी डी आर टू कैश, रेंट डी आर सैलरी डी आर टू कैश। तो आपने एक जैसे खातों को एक साथ डी आर किया, तो उसे अपन कंपाउंड एंट्री या मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं, ठीक है। मालिक ने 10,000 का माल अपने व्यक्तिगत उपयोग हेतु लिया, तो कौन सा खाता ऋणी, ऋणी यानी डेबिट होगा। कौन सा खाता डी आर होगा, तो मालिक ने लिया तो ड्रॉइंग डी आर होगा, ठीक है। इसके बाद है व्यक्तिगत खाते का क्या नियम है, तो ये तो सबको पता है, व्यक्ति में पाने वाला व्यक्ति और देने वाला व्यक्ति देखते हैं, तो आप सी लगा देंगे आंसर, ठीक है। और डेबिट करो सारे खर्चों को और क्रेडिट करो सारी इनकम को, ये नॉमिनल खाते का रूल है, नाम मात्र के खाते का नियम है कि ऐसा आपको करना है। और अगर ओनर ने 1,500 रुपये अपने पर्सनल काम से निकाले तो बिजनेस में से कैश गया, कैश नीचे आ जाएगा और ड्राइंग डी आर होगा। तो पूछ लेना ये क्या बोल रहा है, क्योंकि एंट्री देके कभी कभी पूछा बताइए कौन सा खाता डी आर होगा, तो ड्राइंग डी आर होगा, और कौन सा खाता सी आर होगा पूछेगा तो कैश आएगा, ठीक है। और जनरल के साथ स्पष्टीकरण या नरेशन क्यों दिया जाता है, नरेशन बताता है उस एंट्री के बारे में, उसके अंदर कोई सीक्रेट कोड नहीं होता है, वो बेसिकली आप अकाउंट्स को समझ पाओ उसका लिए एक लघु विवरण होता है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें हैं, ये आप थोड़ी सी और देख लेना। जैसे मैंने कहा कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ना मिले तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो जनरल की अपन कुछ और एंट्रीज देखते हैं और उसके बाद अपन जीएसटी ट्रांजेक्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है जैसे 2021 में मनोज की पुस्तकों में दर्ज कीजिए 1 जून को 1,20,000 के नकद, 60,000 के माल व 65,000 के फर्नीचर से व्यापार शुरू किया। अब रियल लाइफ में देखिए कि मनोज नाम का आदमी है, उसने घर में से पैसा लगाया, माल लगाया, फर्नीचर लगाया और एक दुकान खोल ली। तो उसके पास से पैसा माल आया कि गया। अगर आप मनोज के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो गया, दुकान के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो दुकान के अंदर ये सब आया, मनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब गया, ठीक है। यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है। अकाउंटिंग किसके हिसाब से करनी है, दुकान के हिसाब से। तो दुकान में आप करेंगे कैश को डी आर, आप स्टॉक को करेंगे डी आर, फर्नीचर को करेंगे डी आर, और ये सब देने वाला कौन है, ओनर है, कैपिटल को करेंगे सी आर। तो इस तरह से अकाउंटिंग होती है, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री मैंने बताई। 75,000 रुपये जमा कराकर बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाता खोला। आपने पैसे जमा कराए तो कैश गया, तो कैश आएगा नीचे, क्योंकि जाने वाली वस्तु को सी आर करो। और कहाँ पे जमा कराया आपने, बैंक में, तो बैंक लिखेंगे। किसका करंट अकाउंट लिख दें। व्यापारी जो अधिकांशतः है खाता खुलाता है बैंक में, क्योंकि ट्रांजेक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, वो चालू खाता ही खुलवाता है। तो चालू खाता अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बैंक अकाउंट लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि चालू खाते की बात चल रही है। उसके बाद जब नकद क्रय होगा, सोचिए अगर नकद क्रय किया जाएगा, दुकान में माल खरीदा जाएगा, तो क्या होगा कि कैश जाएगा और माल आएगा। माल खरीदने के लिए परचेज बोलते हैं, मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। उसके बाद कल तो क्या इसी वीडियो में, उसके बाद है नकद बिक्री। नकद बिक्री में क्या होगा, नकद बिक्री में कैश आएगा, तो कैश को करेंगे डी आर और सेल को करेंगे सी आर। मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, आपको हर ट्रांजेक्शन को बस 1 सेकंड सोचना है क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल रहने वाला है। अब कुछ बातें कर लेते हैं रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी में क्या होता है,
हो सकता है कि आपने जो सेल की हो वो राज्य के भीतर करी हो। राज्य के भीतर का मतलब क्या, अपन राजस्थान के हैं और राजस्थान में सेल करी, या महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में सेल करी, तो उसको बोलते हैं सेल विद इन द स्टेट। इंट्रा, यहाँ पे थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना, इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल, जब राज्य के भीतर ही सेल होती है। तो एक होती है सर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, इंटर स्टेट में क्या होता है कि जैसे राजस्थान का बंदा महाराष्ट्र के बंदे को माल बेचे, महाराष्ट्र का बंदा गुजरात के बंदे को माल बेचे, मतलब स्टेट चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। ठीक है, कि ये समझना जरूरी है क्या सर? बिल्कुल सर जरूरी है। अब एक होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। जब आप माल खरीदेंगे, जब हम माल खरीदेंगे तो हमें जीएसटी चुकाना पड़ेगा। जीएसटी एक तरह का सेल टैक्स है। ठीक है, इसे और सिंपल करूँ, अगर आपने 1 लाख का माल खरीदा और मान लीजिए 18% जीएसटी है, तो आपको 1,18,000 सामने वाले को चुकाना पड़ेगा, नकद अभी या बाद में। तो ये जो आप 18,000 चुकाएंगे उसे बोलेंगे इनपुट जीएसटी। वो माल जो है वो फिर हमने मान लीजिए 1.5 लाख में बेचा। ठीक है, 1.5 लाख में बेचा, तो हम उस 1.5 लाख रुपए पे जीएसटी कैलकुलेट करके ग्राहक से वसूल करेंगे। तो जो हम वसूल करेंगे उसे कहेंगे आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, जो हम लेते हैं और जो हम देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जीएसटी 3 तरह का होता है। एक होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट जीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, वो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब क्या होता है, अगर लोकल हो रहा है सौदा, लोकल मतलब राजस्थान का राजस्थान, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र, गुजरात का गुजरात, अगर लोकल सौदा हो रहा है किसी भी स्टेट का उसी स्टेट के बंदे के साथ, तो डुअल जीएसटी लगता है। यानी अगर 18% जीएसटी की रेट है तो 9% एसजीएसटी लगेगा और 9% सीजीएसटी लगेगा। यानी जो सौदा सेम राज्य में होता है उसमें एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए बेचने वाला महाराष्ट्र का है, खरीदने वाला गुजरात का है, तो जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। तो जब स्टेट चेंज हो जाता है तो आईजीएसटी लगाया जाता है, और आईजीएसटी की दर एसजीएसटी और सीजीएसटी के टोटल के बराबर होती है। यानी आप ये मत सोचना कि दूसरे स्टेट से खरीदने में फ़ायदा है कि नुकसान है, नहीं, जीएसटी की दरें समान है, वहाँ पे दरों का बंटवारा हो जाता है। और जैसे इधर 9% है तो इधर एक ही साथ 18% आईजीएसटी हो जाएगा। इतनी सी बात है, ज़्यादा चेंज नहीं है, चेंज होता ही नहीं है। रेट का डबलिंग या हाफ हो जाता है। उसका का मतलब ये था कि जब जीएसटी आया था तो सरकार का लक्ष्य था एक राष्ट्र एक टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स की संकल्पना के साथ जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, अब इसमें एंट्रियां मांगी है, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि मुखर्जी एंड सन्स की पुस्तकों में प्रविष्टियां कीजिए, और ये सारे लेन देन यूपी में किए गए हैं, राज्य के भीतर किए गए हैं। बस ये समझाना है कि सारे लोकल ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, और इसमें 9% एसजीएसटी और 9% एसजीएसटी है और 9% सीजीएसटी है। अब आपने जैसे मेहता ब्रदर्स से 5 लाख में माल खरीदा, माल खरीदने पे आपको नॉर्मल एंट्री आती है परचेज अकाउंट डीआर टू मेहता ब्रदर्स, इतना तो आपको आता है। अब परचेज के साथ आपको लिखना है इनपुट एसजीएसटी भी डीआर करना है, और आपको इनपुट सीजीएसटी भी डीआर करना है। परचेज के सामने 5 लाख लिखना है, और 9% के हिसाब से 45,000 यहाँ लिखना है, 45,000 रुपये आपको यहाँ लिखना है, और 5,90,000 का सौदा हो गया। मुझे बस मोटे तौर पे आपको समझाना था। उसके बाद है जैसे मुंजाल एंड कंपनी को 8 लाख में माल बेचा। ठीक है, अब आपने जैसे माल बेचा, किसको बेचा? मुंजाल को, तो मुंजाल हो गया पाने वाला, तो मुंजाल एंड कंपनी को तो आप करेंगे डीआर। माल बेचने के लिए आता है सेल्स, और सेल करते समय जो जीएसटी होता है वो होता है आउटपुट जीएसटी, तो आप लगाएंगे आउटपुट एसजीएसटी और आप लगाएंगे आउटपुट सीजीएसटी। ठीक है, और रकमें वगैरह कैलकुलेट कर लेना। यानी आपको 8 लाख रुपए में 9% जोड़ के उससे वसूल करने हैं। उसके बाद है विज्ञापन के लिए भुगतान किया चेक के द्वारा। तो एक तो हमने भुगतान किया चेक से, तो बैंक बैलेंस गया नीचे, बैंक आएगा नीचे और एडवर्टाइजमेंट आएगा ऊपर। और सेवाओं पे भी जीएसटी होता है। ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, तो आपको यहाँ पे इनपुट लिखना है, और फिर लोकल है तो दोनों लिखने हैं, इनपुट एसजीएसटी भी लिखना है और इनपुट सीजीएसटी भी लिखना है। ये सब आपको डीआर करने हैं। ठीक है, इसके बाद है लास्ट देख लीजिए, आपने कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा और उसके लिए भी चेक से भुगतान किया। तो अब आपने देखो फर्नीचर खरीदा है, चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक तो जाएगा नीचे क्योंकि पेमेंट आप कर रहे हो, और फर्नीचर को करेंगे डीआर, इनपुट एसजीएसटी को करेंगे डीआर, इनपुट सीजीएसटी को करेंगे डीआर। इस तरह से एंट्री लंबी चौड़ी बनेगी टू बैंक। ठीक है, तो और वस्तुओं पे भी जीएसटी लगता है, संपत्ति पे भी जीएसटी लगता है, जब तक किसी को एग्जाम ना कर दिया जाए हर चीज़ पे जीएसटी लगता है। अब जैसे आपने छपाई और स्टेशनरी के लिए भुगतान किया तो आपका कैश गया नीचे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डीआर करेंगे क्योंकि सारे खर्चे डीआर होते हैं, और इसके साथ आपने जो जीएसटी चुकाया होगा, ठीक है,
वो क्वेश्चन आपको बता देगा कि क्वेश्चन में आपको जीएसटी का ध्यान रखना है या नहीं, क्योंकि जिनसे हम माल लेते हैं वो हर तरह की फर्में होती हैं। कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा होता है, कुछ लोगों ने नहीं करवा रखा होता है। तो अभी हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो टैक्स वाले मैटर पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, पर कुछ फर्में जैसे अनरजिस्टर्ड होती है तो वो जीएसटी नहीं लेती हैं, ठीक है। उसके बाद है मेहता एंड कंपनी को 8 लाख में माल बेचा, और इसके बाद अगर वो माल वापस हो जाए तो क्या होता है वो समझना है। तो जैसे मेहता एंड कंपनी को 8 लाख का माल बेचा तो मेहता एंड कंपनी पाने वाला डीआर हो जाएगा, सेल को अपन सीआर करेंगे, और सेल के साथ जो आउटपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी है वो लिख देंगे, आउटपुट से एसजीएसटी और आपका आउटपुट एसजीएसटी, ये दोनों आ गए, ठीक है। अब बात ये है समझने वाली मेन, अगर सपोज करो कि मेहता एंड कंपनी ने माल लौटा दिया, तो माल लौटाने पे अपन उसको सेल रिटर्न बोलते हैं। बेचा था तो सेल लिखा था, रिटर्न होगा तो रिवर्स हो जाएगा, उसे सेल रिटर्न कहेंगे। सेल रिटर्न होगा तो आपका ये जो जीएसटी है वो भी रिवर्स हो जाएंगे, आपका जो आउटपुट सीजीएसटी था वो वाला भी, और आउटपुट एसजीएसटी था वो भी। तो ये सब भी आपको रिवर्स करने होंगे। और माल आपको वापस किसने किया? मेहता एंड कंपनी ने। तो मेहता एंड कंपनी हो गया देने वाला, इसलिए करेंगे सीआर। तो सेल की एंट्री को ठीक उल्टा कर देंगे, और आउटपुट सीजीएसटी को उल्टा करते समय भी आउटपुट सीजीएसटी ही लिखा जाएगा, हालांकि सेल्स को उल्टा करते समय सेल रिटर्न लिखा जाता है। अब आप कुछ जल्दी से क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। व्हाट आर द टैक्सेस लिवाइड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई? अगर लोकल सप्लाई है, सेम स्टेट है, तो आप कौन सा टैक्स लेंगे? तो आप ग्राहक से सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लेंगे। और यहाँ पे सप्लाई वर्ड होता है, जीएसटी की दुनिया में सेल के बजाय सप्लाई वर्ड दिया जाता है। गुड सप्लाई किए या सर्विसेज सप्लाई किए तो। इंटर स्टेट मीन्स, इंटर स्टेट का मतलब है एक राज्य से दूसरे राज्य को, या एक यूटी से दूसरे स्टेट को, या एक स्टेट से दूसरी यूटी को बेचने के लिए माल। तो इंटर स्टेट का मतलब दो देशों के बीच में है, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के बीच में है। सी कहता है सेम राज्य हो और शॉपकीपर कंज्यूमर हो, नहीं, बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य। इन सब के आंसर नीचे दिए हुए हैं, मैं ये पीडीएफ वीडियो के नीचे डाल दूंगा तो आप आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद है दुकानदार द्वारा डीलर को भुगतान किया गया इनपुट जीएसटी 5000 है, और एक उपभोक्ता से दुकानदार द्वारा एकत्रित किया गया आउटपुट जीएसटी 5500 है। तो दुकानदार द्वारा सरकार को चुकाया गया जीएसटी कितना होगा? वो होगा 500। एक्चुअली क्या कि पहले मान लीजिए आप खुद को दुकानदार मान लीजिए, पहले अपन ने दिल्ली से माल खरीदा मान लीजिए, और अपन ने 5000 रुपये जीएसटी चुकाया, ठीक है। फिर अपन ने उसे कस्टमर को बेचा, और कस्टमर से अपन ने 5500 रुपये जीएसटी वसूल किया। तो अब इसका मतलब ये है कि 500 रुपये अपने पास ज़्यादा आ रखे हैं, फालतू आ रखे हैं। तो ये 500 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराना हमारा दायित्व है। इसलिए कभी पूछे कि जीएसटी जो बैलेंस शीट में दिखाई देगा वो क्या होता है, तो वो जीएसटी लायबिलिटी होती है। क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है, खरीदते कम रेट पे हैं, बेचते ज़्यादा रेट पे हैं, तो खरीदते समय हम जो जीएसटी चुकाते हैं वो कम होता है, और बेचते समय जो जीएसटी वसूल करते हैं वो जो ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा होता है वो हमारा नहीं है, वो इनकम नहीं है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, और वो हमें गवर्नमेंट को चुकाना है। पहले इसके लिए सेल टैक्स पेबल वर्ड होता था, आजकल जीएसटी आ गया है, तो जीएसटी होता है। तो कुल मिला के आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी का जो अंतर होता है वो हमें गवर्नमेंट को चुकाना होता है। इसके बाद है कोलकाता से दिल्ली तक। अब कोलकाता आता है आपका पश्चिम बंगाल में, दिल्ली है ही, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। 10,000 का माल बेचा जाता है, जीएसटी की रेट 18% है, तो सीएसजीएसटी कितना लगाया जाएगा? अब इसमें कोई बच्चा अगर नहीं समझता होगा तो बोल देगा 10,000 का 18% 1800, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जीएसटी की रेट 18% है, तो 9% इसमें से हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें कोलकाता से दिल्ली है ना, तो कोलकाता से दिल्ली के केस में जो लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी, और आईजीएसटी लगेगा ना, तो 10,000 का 18%, 1800 का आईजीएसटी लगेगा। अगर ये लोकल ट्रांजेक्शन होता तो 900 रुपये सीजीएसटी होता, 900 रुपये एसजीएसटी होता, लेकिन चूंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसमें जो लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी की दर एक ही होती है, सीजीएसटी एसजीएसटी हाफ हो जाते हैं। इसके बाद है एक डीलर ने एक निर्माता से वॉशिंग मशीन 10,000 में खरीदी और फिर फुटकर विक्रेता को 10% के लाभ पे बेच दिया। जीएसटी की रेट 18% है, तो बताइए इनपुट जीएसटी कितना होगा, आउटपुट जीएसटी कितना होगा, और टैक्स लायबिलिटी की राशि कितनी होगी। तो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपकी दुकान है, आप एक डीलर हैं, आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी 10,000 की, और 10,000 रुपये 18% के हिसाब से आपने 1800 रुपये जीएसटी चुकाया। इसको तो अपन बोलेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है। वो 10,000 के अंदर आपने 10% लाभ जोड़ा, यानी 11,000 रुपये, और 11,000 का 18% हो गया 1,980 रुपये। 1,980 रुपये आपने जो वसूल किया उसे कहेंगे आउटपुट जीएसटी, और इन दोनों का जो अंतर है वो है 180 रुपये, वो है आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो इसने पूछा था, सीक्वेंस देख लो, इनपुट जीएसटी 1800, आउटपुट जीएसटी 1,980, ये वाला ठीक है फिर, और टैक्स लायबिलिटी कितनी 180, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। होप मैं आपको समझा पाया।
ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर अपन अगले उसको शुरू करें चैप्टर को, तो अगला चैप्टर है सब्सिडियरी बुक्स। देखिए अपन को पहले अकाउंटिंग साइकिल समझना पड़ेगा। सबसे पहले जनरल होती है, जनरल के बाद लेजर होता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है। हालांकि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो डबल एंट्री सिस्टम का अनिवार्य अंग नहीं होता है, नॉट अ कंपलसरी कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। और इसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनती है। रिपीट कर देता हूँ, जनरल होता है, जनरल से लेजर होता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस होता है और बैलेंस शीट होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर जहाँ व्यापार बड़ा होता है, अगर वहाँ पे अगर आप सारे सौदों को जनरल में तैयार रिकॉर्ड करोगे तो जनरल बहुत भारी हो जाएगी। तो जनरल का हम डिवीज़न कर देते हैं, और जनरल का डिवीज़न करने पे जो बनती है वो बनती है सब्सिडरी बुक्स। तो यूँ समझिए कि जो छोटे व्यापारी होते हैं वो जनरल मेंटेन करते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं वो सब्सिडरी बुक्स यानी सहायक पुस्तकें रखते हैं। और जनरल और सब्सिडरी बुक्स को प्रारंभिक लेखा पुस्तकें कहते हैं, ओपनिंग बुक ऑफ एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन फिर लेजर में जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, और फाइनली वो फाइनल अकाउंट में जाते हैं। और फाइनल अकाउंट में अपन ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं फाइनल अकाउंट तक जाऊंगा। ओके तो अब जनरल का उप विभाजन तो मैंने बता ही दिया। जब व्यवसाय का आकार बड़ा होता है, आप इसे यूँ समझ लीजिए, जब आप छोटे थे तो एक अगर आपने 1 वीक से पढ़ाई की, और 1 वीक तो क्या, अगर ऑल इन वन से पढ़ाई की होगी, तो ऑल इन वन में क्या होता था, आपके जितने भी सब्जेक्ट होते थे, साइंस, मैथ्स, SST, वो सारे सब्जेक्ट एक ही जगह आ जाते थे। ठीक है, तो उसको अपन बोलते थे ऑल इन वन। वो थोड़ी मोटी सी किताब होती थी। बाद में अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे अलग अलग सेपरेट आने लग गई। साइंस की अलग पासबुक आने लग गई, SST की अलग आने लग गई, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, मैथ्स की अलग, ऐसे अलग अलग आने लग गई। तो उससे बच्चे को पढ़ने में सहूलियत होने लग गई। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। पहले हम जनरल मेंटेन करते थे, वो बहुत भारी हो जाती थी, तो हमने कहा हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो पुस्तकें तैयार होती है उसे सब्सिडरी बुक्स या सहायक पुस्तकें कहते हैं। सब्सिडरी बुक्स टोटल 8 तरह की होती है। एक होती है कैश बुक, इसमें सारे कैश सौदे लिखने हैं। परचेज बुक में माल के सौदे लिखने हैं। अभी डिटेल थोड़ी थोड़ी आने वाली है तो मैं आगे और बताता हूँ। पहले 8 बुक्स का आप नाम रख लो। सिंपल है, कैश बुक है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, सेल का उल्टा सेल्स रिटर्न। एक होता है बिल आने के लिए, जो बिल हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़े थे, तो जो BR आते हैं उसके लिए होती है BR बुक। जो बिल हमारे यहाँ से जाते हैं उनके लिए होती है BP बुक। और कोई ट्रांजैक्शन अगर कहीं पे नहीं आ पा रहा, किसी ट्रांजैक्शन को अगर हम किसी भी बुक में नहीं लिख पा रहे, तो फिर अल्टीमेटली हम उसे जो लिखते हैं वो उसे लिखते हैं अपन जनरल प्रॉपर में। ठीक है, तो ये बात मोटी मोटी रह गई। और ये बात देखिए, याद रखिएगा, इनको जो हम जनरल बनाते हैं या सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, इनको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज बोलते हैं। ओरिजिन मतलब होता है मूल, जहां सौदा मूलतः लिखा जाता है उनको बोलते हैं ओरिजिन बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कैश बुक में आपको क्या करना है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, चाहे आपका कैश आए, चाहे कैश आपका जाए, चाहे आप माल खरीदें, चाहे संपत्ति खरीदें, बेचें, कैश जहाँ पे भी आएगा जाएगा। या जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, बैंक में आपके पैसा आएगा या जाएगा, तो वो सारे ट्रांजैक्शन आपके कैश बुक में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद परचेज बुक में क्या होगा, जब भी आप माल उधार खरीदेंगे, माल का डेफिनेशन क्या है, जिस वस्तु का आप कारोबार करते हैं उसका अगर आप माल खरीदेंगे तो वो ट्रांजैक्शन आपका परचेज बुक में जाएगा। अच्छा, सेल बुक या उसको डे बुक भी बोलते हैं, परचेज बुक को भी डे बुक बोलते हैं, मतलब डेली मेंटेन की जाती है। तो डे बुक से सेंस क्लियर नहीं होता, बट डे बुक का मतलब होता है ये वाली बुकें, परचेज बुक, सेल बुक वगैरह। तो जब आप माल उधार बेचते हैं तो आपको सेल बुक मेंटेन करनी होती है। एक होता है आवक वापसी, हिंदी में बोलते हैं आवक वापसी, वापस आया मतलब रिटर्न इन, वापस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न बुक, क्योंकि हमने बेचा था तब तो वो गया था और वो वापस आ गया, आवक वापसी, तो उसको बोलेंगे सेल, उस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे सेल रिटर्न बुक में। लेकिन ये याद रखना, अगर हमने उधार बेचा था और वो वापस आया तो ही वो सेल रिटर्न बुक में जाएगा। इसी तरह होता है जावक वापसी का शाब्दिक अर्थ क्या है, वापस गया का मतलब क्या है, पहले आया था तो परचेज बुक में था, अगर हमने उधार खरीदा था और आया था तो परचेज बुक में था और वो वापस चला गया तो उसे अपन जावक वापसी कहेंगे। एक होता है प्राप्य बिल बही में हमें किसी से BR मिलता है, ठीक है, बिल रिसीवेबल मिलता है। हम किसी को माल बेचते हैं, उसको आदेश देते हैं। होता क्या है, हमने किसी को माल बेचा, हम उसको लिखित में आदेश देते हैं, वो हमारे आदेश को मान रहा है, इसके लिए वो साइन करता है। साइन करने को बोलते हैं स्वीकार करना। यानी होता क्या है कि अगर X है और Y है तो X माल बेचता है, इसमें पूरे सिम्टम समझ लीजिए ताकि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी आसानी रहे। X माल बेचता है, हाँ, Y माल खरीदता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद X एक बिल को लिखता है, उस बिल में वो एक आदेश लिखता है, Y उस आदेश को मानता है, लेकिन मौखिक रूप से नहीं मानता, साइन करता है। साइन करने को बोलते हैं उसने बिल को स्वीकार किया, यानी उसने हमारे आदेश को स्वीकार किया, और साइन करने के बाद वो बिल को लौटा देता है।
तो इस चीज़ को हम कहते हैं बिल रिसीवेबल। जो चीज़ हमारे लिए बिल रिसीवेबल होती है वो सामने वाली पार्टी के लिए होती है बिल्स पेबल, ठीक है। और इसी तरह अगर मान लीजिए कि हमने किसी से माल खरीदा तो सामने वाला हमें आदेश देगा, तो हम उसके आदेश को मान के साइन करेंगे और बिल को स्वीकार करके लौटा देंगे, तो उसे फिर अपन बिल पेबल कहते हैं। और इसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका किसी भी जगह क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो उसे अपन जनरल प्रॉपर में रख देते हैं। ऐसे यूँ समझ लीजिए कि क्रिकेट की टीम सेलेक्ट होती है तो कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ विकेट कीपर होते हैं। सबको फिट करने के बाद अगर फिर भी कोई खिलाड़ी बच जाते हैं तो हम उनको रिजर्व में डाल देते हैं कि भाई ठीक है आप टीम के साथ जाइए। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हम पहले ट्रांजैक्शन को उसके नेचर को समझते हुए उसकी प्रॉपर बुक में डाल देंगे, पर अब नहीं डाल पा रहे तो फिर हम उसे जनरल प्रॉपर में लिखेंगे। अब सहायक पुस्तकों को रखने से लाभ क्या होते हैं? सहायक पुस्तक में सबसे मेन बात है कि आपके काम का बंटवारा हो जाता है। अलग अलग लोग, एक तो जनरल लिखोगे तो मान लो सोचो जरा किसी बिजनेस में 500 ट्रांजेक्शन हो, अब 500 ट्रांजेक्शन को एक ही बंदा लिख रहा हो, जनरल में लिख रहा हो, तो कितना समय लग जाएगा। तो इसीलिए दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें एरर बहुत कम होते हैं, क्योंकि बंदा लिखते लिखते क्या होता है एक्सपर्ट हो जाता है, तो फिर वो गलतियाँ बहुत कम करता है। तो काम का डिस्ट्रीब्यूट करने का फ़ायदा ये है कि एक बंदा अगर परचेज बुक रोड लिख रहा है तो लिखते लिखते अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है, एरर रिड्यूस होते हैं। इससे ये होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रेडीली मिलती है। कि मान लो दुकानदार को जानना हो कि है ना इस महीने की क्रेडिट सेल कितनी हुई, उधार माल कितना बेचा, तो जस्ट वो 2 मिनट सेल बुक मंगाएगा और आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से लेन देन की जांच करना भी आसान हो जाता है। अगर आपको परचेज से रिलेटेड मैटर देखना है तो आप परचेज बुक में देख सकते हैं। किसी ट्रांजैक्शन को समझना है, जांचना है, तो वो भी आपका काम आसान हो जाता है। अब थोड़ा सा अपन जल्दी बात कर लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर जर्नल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 8 बुक बनेंगी। एक तो होती है कैश बुक पे अपन अलग से बात करेंगे। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और बैंकिंग ट्रांजेक्शन सारे कैश बुक में होते हैं। अगर आपने माल उधार खरीदा, इसमें 2 शब्द हैं, माल उधार खरीदा। तो जैसे अगर मैं थोड़ी देर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आप अनाज के दुकानदार हैं, आप अनाज बेचते हैं, तो अगर आप फर्नीचर उधार खरीदेंगे तो वो परचेज बुक में नहीं जाएगा। अगर आप अनाज खरीदेंगे किसी भी तरह का तो वो आपका परचेज बुक में जाएगा, क्योंकि वो आपके लिए माल है। दूसरी बात, अगर आपने अनाज खरीदा लेकिन नकद खरीदा, अगर आपने नकद खरीदा तो पहले वो कैश बुक में चला जाएगा। तो सबसे पहले आप दिमाग में कैश बुक को रखिए। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो ज़्यादा सोचो ही मत, उसे कैश बुक में डाल दो, चाहे वो कैसा भी सौदा हो। नकद का सौदा है तो कैश बुक में डाल दो, लेकिन अगर वो माल का सौदा है और माल आपने उधार खरीदा है तो वो परचेज बुक में जाएगा। और अगर आप संपत्ति खरीदोगे, फिक्स्ड एसेट्स खरीदोगे, जिसको अपन हिंदी में स्थायी संपत्ति बोलते हैं, तो आप उसको परचेज बुक में नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद परचेज बुक में लिखने के बाद क्या होता है, हर हफ्ते या हर महीने के एंड में उसका जोड़ लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, अभी मैं जनवरी महीने में खड़ा हूँ, तो जनवरी में अपन ने 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक जितने परचेज किए, आखिर में ला जाके उसकी टोटल लगा दी जाती है। तो उसका टोटल क्या बताता है, जनवरी महीने की परचेज बुक का टोटल बताता है कि जनवरी महीने में हमने कितना माल उधार खरीदा। मैंने जो बुक लिखी उसमें गलती से आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, बट मैं यहीं से कन्फेस कर देता हूँ उसको कि अगर आपकी परचेज बुक की टोटल है तो वो उस समय अवधि की, उस पीरियड की टोटल क्रेडिट परचेज को बताती है। कुल आपने कितना माल उधार खरीदा उसको बताता है। और एक और बात है कि परचेज बुक में हम लिखते जाते हैं और जिनसे हमने माल खरीदा है उनके खाते में एंट्री करते जाते हैं। तो अगर थोड़ा अपन कहानी बनाए, अगर सपोज करो अपन ने एक्स से माल खरीदा, तो एक तरह से लिखने का तरीका अलग है, लेकिन मूल भावना ये होती है, एंट्री होती है परचेज टू एक्स। अगर हम जनरल बनाते हैं तो परचेज टू एक्स होती है, ठीक है। सहायक पुस्तक या परचेज बुक में लिखने का तरीका अलग होता है, उस पर भी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि आपका तो MCQ पैटर्न आने वाला है और ये मैराथन क्लास है, जल्दी अपन बात कर रहे हैं। तो खैर मैं ये बता रहा था कि आपने एक्स से माल खरीदा है तो एक्स को आप बोलेंगे सप्लायर, और चूंकि आपने एक्स से माल खरीदा है, एक्स देने वाला व्यक्ति है, तो आप एक्स को क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री बनती है तो उसमें भी CR होता ही है। और इसके बाद जब आप एक्स का लेजर बनाएंगे, जब आप एक्स का खाता बनाएंगे, तो उसे आप क्रेडिट करेंगे। कि सर इसको बताने का पर्पस वो आपसे पूछता है कि परचेज बुक में सौदे दर्ज करने के बाद संबंधित आपूर्तिकर्ता के खाते में क्या किया जाएगा। तो जो रिलेटिव सप्लायर है, जो उसमें कंसर्न सप्लायर है, जिसने हमें माल सप्लाई किया है, हम उस व्यक्ति के खाते में अमाउंट को क्रेडिट करते हैं, उसे क्रेडिट देते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेल बुक में क्या होता है, सेल बुक में इसके उल्टे होता है। हम माल बेचेंगे और अगर उधार बेचेंगे तो उसे सेल बुक में लिखेंगे, ठीक है। और अगर नकद बेचेंगे तो कैश बुक में जाएगा, और अगर संपत्ति का सौदा है तो हम इसके अंदर उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और सेल बुक में क्या होता है, सपोज करो मैंने जेड को माल बेचा तो सेल तो होता है CR, क्योंकि माल गया, हमने जेड को माल बेचा तो जेड हुआ DR,
तो सेल बुक में हम सौदा लिखते जाते हैं, हफ्ते के अंत में या महीने के अंत में हम उसका जोड़ लगा देते हैं, और जो संबंधित कस्टमर है, अगर हमने माल बेचा, उधार बेचा, तो वो हमारा कस्टमर बन जाएगा, जिसे टेक्निकली डेटर बोलते हैं। तो हम उस डेटर को डीआर करेंगे, तो हम उस डेटर के खाते में जाएंगे, जेड का खाता बनाएंगे। जब लेजर इसके बाद ही मैं सिखाऊंगा आपको, तो हम जेड का खाता बनाएंगे और उसके खाते में जाके डीआर पक्ष में सेल लिख देंगे। ठीक है, तो इससे जेड का खाता उत्पन्न हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप अकाउंट में समझो, जिन व्यक्तियों से हम उधार लेन देन करते हैं, हम उनके खाते अपने पास खोल लेते हैं, तभी तो हमें याद रहेगा कि उनसे लेने हैं या देने हैं, तो तभी तो हमें याद रहेगा। और लिखने के लिए दो साइड होते हैं, तो अपन प्रॉपर साइड में जाके लिखते हैं। इसके बाद है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक का संबंध बहुत हद तक किससे है? परचेज से है। अगर आपने उधार खरीदा था, वो सौदा परचेज बुक में गया था, और अगर वो माल वापस हो गया तो वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर अपन ने माल नकद खरीदा था, अगर हमने माल नकद खरीदा था तो वो सौदा कैश बुक में गया था, यानी वो सौदा कभी परचेज बुक में गया ही नहीं था। अगर जो सौदा कभी परचेज बुक में नहीं गया था, वो परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं जाएगा। क्लियर? इसी तरह से मैं ये समझाना चाहता हूँ, सेल रिटर्न में भी यही संबंध होता है। तो क्रय वापसी में आप तभी प्रविष्टि करोगे जब आपने जो माल उधार खरीदा था उसे आप वापस करोगे। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि परचेज रिटर्न में माल वापस करने के बुक में एंट्री करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप ना दिमाग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सपोज करो कि आपने राकेश करके एक आदमी है और उससे 5 लाख का माल खरीदा। ठीक है, तो 5 लाख का माल खरीदा, उधार खरीदा, तो ये सौदा तो गया परचेज बुक में। अब अगर हमने सच में उसमें से 40,000 का माल वापस कर दिया, माल को रिटर्न कर दिया, तो वो परचेज रिटर्न में जाएगा। सपोज करो उसने 5 लाख रुपए की जगह गलती से 5,40,000 का बिल बना दिया। जो रेट तय हुई थी उस हिसाब से कैलकुलेशन में बन रहा है 5 लाख, लेकिन उसने हमें गलती से बिल बना के भेज दिया 5,40,000 का। अब दो तरीके होते हैं, या तो अपन उसको बोले बिल वापस बना, या हम उसको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तूने 5,40 का बिल भेज दिया, कोई बात नहीं, अब हम 40,000 रुपये का रिटर्न कर रहे हैं। मतलब 40,000 रुपये का ये जो बिलिंग में प्रॉब्लम हुआ है उसको अपन रिटर्न मान लेते हैं। तो अगर कभी कभी गलती से अगर सप्लायर ज़्यादा अमाउंट का बिल बना देता है, तो उस एरर को ठीक करने के लिए भी परचेज रिटर्न बुक का सहारा लिया जाता है। मुश्किल है, आप इसको वापस सुन लीजिएगा। या सपोज़ करो उसने हमें जो माल दिखाया था वो 5 लाख रुपए की वर्थ का था, 5 लाख की कीमत का था, लेकिन जो उसने माल हमें भेजा, यानी वो थोड़ा लो क्वालिटी का भेज दिया, और वो लो क्वालिटी के माल की कीमत 4,80,000 होती है। तो या तो मैंने उसको धमकी दी देख मैं माल वापस कर रहा हूँ, तो वो सामने वाले से ये कह सकता है कि नहीं मैं 20,000 रुपये कम कर दूंगा। तो ये जो 20,000 रुपये कम किए जाएंगे, इसे भी परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ने उससे 5 लाख का माल खरीदा, उसने माल को वहाँ से भेज दिया, वो नमूने के अनुसार था, रेट भी प्रॉपर थी, लेकिन माल में पैकिंग ख़राब कर दी उसने। माल की पैकिंग ख़राब कर दी तो 10,000 का माल बिगड़ गया। तो मैंने कहा मैं तो तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तो उसने भी कहा वाह ठीक है 10,000 रुपये छोड़ देता हूँ। तो 10,000 रुपये छोड़ देंगे तो ये 10,000 रुपये को परचेज रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। यानी मैं समझाना ये चाहता हूँ कि परचेज रिटर्न का रियल मतलब होता है माल को वापस करना, लेकिन परचेज रिटर्न बुक में अगर आपके किसी वजह से पैसे कम किए जाने हैं, जैसे उसने गलत बिलिंग कर दी, या कहें गलत बिलिंग में भी गलत का मतलब होता है कम या ज़्यादा, तो इसमें मैं और क्लियर कहूँ कि अगर उसने ओवर बिलिंग कर दी, ज़्यादा राशि का बिल बना दिया, तो उसे सही करने का एक तरीका परचेज रिटर्न बुक है। अगर उसने जितना डिस्काउंट प्रॉमिस किया था उतना डिस्काउंट नहीं दिया है, तो अब उसको सही करने का तरीका परचेज रिटर्न है। अगर उसने माल की ख़राब पैकिंग कर दी थी और उसके लिए कुछ कॉम्पनसेशन होना है, क्षतिपूर्ति होनी है, तो उसका तरीका एक परचेज रिटर्न बुक है। तो ये सारे तरीके, या माल जिस क्वालिटी का था उससे लो क्वालिटी का माल भेजा है तो उसको रिकॉर्ड करने का तरीका परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न बुक में न्यूमरस रीजन से एंट्री होती है। एक जो बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट में, खास करके नॉन कॉमर्स स्टूडेंट, तो मैं एक बार के लिए वंस फॉर ऑल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपने माल खरीदा तो आपने एंट्री करी परचेज टू राकेश, ठीक है, परचेज टू राकेश, और आप किसी भी वजह से मान लो 20,000 रुपये कम होने हैं, 20,000 कम होने हैं, तो इसमें राकेश आएगा ऊपर और परचेज रिटर्न आएगा नीचे। ठीक है, अब राकेश को आप डीआर करना चाहते हो तो डेबिट नोट बनाओगे। तो क्या समझ में आया? जो क्रेता होता है अगर थोड़ी समय बाद, खरीदने के बाद क्रय वापसी की सिचुएशन बनती है, जैसे मैंने सिचुएशन बताई आपको क्या क्या हो सकती है, तो उस समय में क्रेता परचेज रिटर्न को दर्ज करने के लिए डेबिट नोट तैयार करता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, हमने माल खरीदा, किसी वजह से
माल की वापसी की स्थिति बनी या पैसे कम करने की स्थिति बनी तो हम उस सप्लायर को रिवर्स करना चाहते हैं, और रिवर्स करने के मकसद से पहले हमने उसे क्रेडिट किया था, अब हम उसे डेबिट करना चाहते हैं, तो हम एक डेबिट नोट तैयार करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रेता क्रय वापसी के समय डेबिट नोट तैयार करता है। ये सारे नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे। सेल रिटर्न को समझ लीजिए। सेल रिटर्न में क्या होता है, हमने पहले किसी को सेल किया था, उधार पे बेचा था, हमने ट्रांजैक्शन को सेल बुक में लिखा था, उसे माल पसंद नहीं आ रहा, तो वो माल वापस कर देगा, वापस कर देगा तो हम उसे सेल रिटर्न बुक में दर्ज करेंगे, ठीक है। और अगर हमने उसे नकद माल बेचा था तो वो सेल बुक में गया ही नहीं था, तो उसकी वापसी को सेल रिटर्न बुक में दर्ज नहीं करना है। और सेल रिटर्न में भी यही सिचुएशन बन सकती है कि या तो कोई ग्राहक हमें सचमुच माल वापस करे तो सेल रिटर्न बुक में एंट्री होगी, या फिर ये है कि हमने गलती से बिल ज़्यादा राशि का बना दिया, ठीक है। अब इसको भी एक बात समझिए, सपोज़ कीजिए आपने मोहन को माल बेचा तो एंट्री बनती है मोहन टू सेल, ठीक है। अब आपको किसी वजह से अब मोहन आपसे नाराज़ है, या तो उसे माल पसंद नहीं आ रहा, पैकिंग पसंद नहीं आ रही, बिलिंग पसंद नहीं आ रही, अब आप मोहन को क्रेडिट करना चाहते हैं। तो मोहन को आप नीचे लिखेंगे और ऊपर आएगा सेल रिटर्न DR। तो ये तो हुई एंट्री, लेकिन इस एंट्री को करने के लिए जो वाउचर तैयार किया जाएगा वो ये होगा कि हम मोहन को क्रेडिट करना चाहते हैं, तो हम एक क्रेडिट नोट तैयार करेंगे, ठीक है। हमने जब माल बेचा तो हमने उसे डेबिट किया। अब जब वो माल को रिटर्न कर रहा है या रिटर्न कर दूंगा की धमकी दे रहा है और हम उसे कह रहे हैं वाह नाराज़ मत हो, हम तेरे 10-20 हज़ार रुपये कम कर देंगे, तो उस कमी को सेल रिटर्न बुक में दर्ज करते हैं, यहाँ तक ठीक है। और उसको क्रेडिट करने के लिए, उस व्यक्ति को क्रेडिट देने के लिए आप क्रेडिट नोट तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लब्बो लुबाब क्या निकला, समरी ये निकली कि क्रेडिट नोट जो होता है वो सेलर तैयार करता है, ठीक है। क्रेडिट नोट जो होता है वो सेलर तैयार करता है। इस चीज़ को 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। BR बुक मैंने बता ही दिया। पूरी कहानी अगर मैं वापस बता दूं कि अगर मान लीजिए मेरा नाम V है और मैंने किसी जेड को माल बेचा, तो होता क्या है सीक्वेंस में, सबसे पहले मैं माल बेचूंगा, ये तो हो गया पहला काम। ऑब्वियस सी बात है, इसने यहाँ से परचेज़ किया, मैंने सेल किया, उसने परचेज़ किया। उसके बाद मैं उसे एक आदेश दूंगा, V मेरा नाम है, मैं उसे एक आदेश दूंगा और आदेश देने के लिए मैं बिल को लिखूंगा, ठीक है। मैं बिल को लिखूंगा, वो उस आदेश को पढ़ने के बाद उसके ऊपर साइन करेगा, उसको बिल को स्वीकार करेगा और बिल पे साइन करके वो मुझे लौटा देगा। तो 3 तरह से शब्द को BR को आप पहचान सकते हैं। या तो आप ये कहेंगे कि जिसने माल बेचा था उसने बिल लिखा, और उसके बाद क्या होता है, जिसने माल खरीदा था उसने बिल को स्वीकार किया, और फिर जो बिल लिखता है उसे ही बिल प्राप्त हो जाता है, और बिल को प्राप्त होने पर बिल रिसीवेबल कहते हैं, और बिल रिसीवेबल को BR बुक में नोट करते हैं, ठीक है। और बिल पेबल क्या होता है, बिल पेबल में हम माल खरीदते हैं, ठीक है। हमने किसी से माल खरीदा, जैसे सपोज करो हमने जेड से माल खरीदा, ये जो पार्टी है वो बिल को लिखेगी, आदेश देगी, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको स्वीकार करेंगे। स्वीकार करने का मतलब प्राप्त करना नहीं होता है, स्वीकार करने का मतलब होता है कि हम उसके ऊपर साइन करेंगे, हम साइन करके उसको बिल लौटा देंगे, और इसे हम कहेंगे बिल पेबल, ठीक है। BR और BP क्या है, ये पेमेंट को पोस्टपोन करने के तरीके हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी उसको पैसे दे देता, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं उसको कहूँगा कि भैया मैंने आपसे 2 लाख का माल ख़रीदा, मैंने उसको बिल साइन करके दे दिया और 3 महीने का समय ले लिया, 3 महीने के बाद मैं उसको 2 लाख रुपए लौटा दूंगा, तो बिल का मुझे पे करना है, तो उसको बोलते हैं बिल पेबल। और बिल पेबल इज़ अ लायबिलिटी एंड इट इज़ अ करंट लायबिलिटी। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दैट इज़ वाई ये टॉपिक मैंने पहले लिया है ना। किसी को लग सकता है कि अरे सर बहुत समय लग रहा है, लेकिन देखो आपको अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना कि अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है। ट्रांजैक्शन मैंने जनरल से शुरू किए और जनरल से लेके मुझे फाइनल अकाउंट तक मैं आपको इस वीडियो में बताना है, तब आपको जाके अकाउंटिंग साइकिल समझ में आएगा कि होता क्या है, और उसके बाद फिर अपन डिफरेंट टॉपिक्स पे जाएंगे। अगर आप ट्रांजैक्शंस को किसी भी प्रॉपर बुक में या स्पेसिफिक बुक में नहीं लिख पा रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर आपको उसे जनरल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा, या उसे जनरल भी कहते हैं, जनरल, ठीक है। ओके, डे टू डे चीज़ों को लिखने के लिए जो डायरी यूज़ होती है, रियल लाइफ में डायरी यूज़ होती है, अकाउंट्स में उस चीज़ को जर्नल कहते हैं, जनरल।
जर्नल ये कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये दोनों मिक्स वर्ड हैं, लेकिन दोनों अलग अलग स्पेलिंग भी अलग है। एक जी से स्टार्ट है, एक जे से स्टार्ट है। वैसे आप समझ जाएंगे, खैर ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए। अच्छा, अब आप जर्नल प्रॉपर में क्या लिखेंगे, तो एक तो होती है ओपनिंग एंट्रीज। अब आप कहेंगे सर ये क्या भला है। देखिए, अकाउंटिंग साइकिल जर्नल से शुरू होता है, हाँ सर। अकाउंटिंग साइकिल बैलेंस शीट पे जाके ख़त्म होता है, हाँ सर। मान लीजिए ये 2023 है, 2023 में ऐसा हो गया। अब जब 2024 की शुरुआत होगी ना, तो शुरू में एक एंट्री की जाएगी, यानी लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में। लेखांकन वर्ष आपका 1 जनवरी को शुरू हो सकता है, 1 अप्रैल को, या 1 जुलाई को, कभी भी शुरू हो सकता है। लेखांकन वर्ष के शुरू में जो प्रविष्टि की जाती है उसे प्रारंभिक प्रविष्टि कहती है। तो जो पिछले साल के शेष थे उनको अगले साल पे लाया जाता है। पिछले वर्ष के जो शेष होते हैं उनको आगे लाया जाता है। उसके लिए जो एंट्री होती है उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में की जाती है। इसके बाद है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और बहुत सारे खाते ओपन होते हैं। बहुत सारे खाते जो ओपन होते हैं उसमें से कुछ खाते तो हम बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं। जिनको बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं दैट्स ओके। जिनको बैलेंस शीट में हम नहीं ले जा सकते उनको अपन निपटा देते हैं। निपटाने को बोलते हैं अपलिखित करना या राइट ऑफ करना। और राइट ऑफ करने के मकसद से जो प्रविष्टि होती है उसको बोलते हैं अंतिम प्रविष्टियाँ। और अंतिम प्रविष्टियाँ भी कहाँ होती है, जनरल प्रॉपर में होती हैं। तो आप ये समझिए कि मैं आपको साथ ही साथ प्रारंभिक प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि चीज़ों का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होती है ट्रांसफ़र एंट्रियाँ। ट्रांसफ़र एंट्रियों में हम एक खाते का बैलेंस दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे ड्राइंग और कैपिटल। अब कैपिटल भी व्यापारी लगाता है और ड्राइंग भी व्यापारी करता है। तो अपन वर्ष के अंत में क्या करते हैं, ड्राइंग खाते को क्लोज कर देते हैं और ड्राइंग खाते को उसके पेरेंट खाते में पहुंचा देते हैं। तो उसके लिए जो एंट्री होती है वो ट्रांसफ़र एंट्री होती है, ठीक है। इसी तरह सेल रिटर्न को सेल्स में पहुंचा देते हैं, परचेज रिटर्न को परचेज में पहुंचा देते हैं। तो कुछ ट्रांसफ़र एंट्रीज भी होती हैं। एक होती है सुधार प्रविष्टियाँ। अकाउंट्स अब आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं कठिन है, आसान है। तो कभी कभी कोई अकाउंटेंट होता है वो गलतियां कर देता है जर्नल बनाते समय, लेजर बनाते समय। किसी भी अकाउंट्स की स्टेज पे, अकाउंटिंग साइकिल की स्टेज पे गलती उससे हो सकती है। अगर बाद में गलती ध्यान पड़ गई तो उसके लिए सुधार प्रविष्टि होती है। तो सुधार प्रविष्टि कहाँ दर्ज की जाती है, तो आंसर है सुधार प्रविष्टि को जनरल प्रॉपर में दर्ज किया जाता है। सुधार प्रविष्टि कैसे की जाती है उस पर तो एक पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि सुधार प्रविष्टि आपकी जनरल प्रॉपर में की जाती है। इसके अलावा एक होता है समायोजन प्रविष्टियाँ। अकाउंट्स में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन तो हम लिख दिया करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को सैलरी चुकाया, मान लीजिए 10 महीने हो गए, हमने उसको 10 महीने का सैलरी चुका दिया, तो वो तो एंट्री हमने लिख दी। लेकिन मान लीजिए कि 2 महीने की जो सैलरी है वो बाकी रह गई, तो अब उसे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि नहीं, उन 2 महीने की सैलरी जो नहीं चुकाई है उसे भी हमें लिखना चाहिए, तो ताकि हमारे खाते अपडेट हो सकें। तो खातों को अपडेट करने के उद्देश्य से जो एंट्रीज़ की जाती है उसे समायोजन प्रविष्टियाँ या उसे एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कहते हैं। और वो जो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, किसी का कुछ बाकी होता है तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, किसी को हमने ज़्यादा चुका दिया तो उसे एडजस्ट करना पड़ता है तो प्रीपेड बोलते हैं। किसी से हमें ज़्यादा इनकम मिल गई, जितनी मिलनी थी उससे ज़्यादा मिल गई तो उसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, उसे एडजस्ट करना पड़ता है। कहीं हमने जितना कमा लिया है उतना नहीं मिला है तो हमें पैसा वसूल करना है, तो उसके लिए एक्रूड की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। अगर हमारा डेटर है, पैसे देने में नखरा कर रहा है तो हमें प्रोविज़न बनाना पड़ता है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। हमारे एसेट्स के वैल्यू डाउन हो गए हैं तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो ये पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो के अंत तक होते होते, कोई फाइनल अकाउंट में वो भी आएगा। तो ये सब अपन की बातें होंगी, लेकिन ये एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ की जाती हैं, तो ये भी आपके जनरल प्रॉपर में की जाती हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारी अनाज की दुकान है और मान लीजिए कि हमने सोफ़ा ख़रीदा। अब 2 बातें हैं, अगर सोफ़ा अपन ने नकद ख़रीदा तो वो कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन ने सोफ़ा उधार ख़रीदा तो फिर वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। कि सब उधार ख़रीदा तो परचेज बुक में जाएगा ना, नहीं 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 नहीं। परचेज बुक में तो अगर माल उधार खरीदोगे तो जाएगा। अगर आपने सोफ़ा उधार खरीदा तो वो माल नहीं है। सब माल किसको बोलेंगे, जो चीज़ आपने बेचने के लिए खरीदी है उसे माल बोलते हैं, ठीक है। सोफ़ा आपने बैठने के लिए खरीदा है, कस्टमर को बिठाने के लिए खरीदा है, ठीक है, तो वो आपका माल नहीं है। तो वो क्या है सर वो संपत्ति है। तो वो संपत्ति है तो क्या करें, तो संपत्ति की जो उधार खरीदा है उसे जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने जो माल खरीदा वो तो आपका परचेज बुक में चला गया, आपने उधार माल खरीदा परचेज बुक में चला गया। लेकिन अगर माल चोरी हो गया, दान में दे दिया, कोई उठा के ले गया, स्वामी उठा के ले गया, यानी माल के डिफरेंट प्रयोग किए आपने। माल अगर आप बेचते तो सेल बुक में जाते,
लेकिन आपने माल को बेचने के अलावा कुछ और ही कर दिया, तो जो कुछ अगर और कर दिया तो आप उसे लिखोगे तो सही। अकाउंट्स में अगर किसी चीज़ के आने की एंट्री की है तो जाने की एंट्री भी करोगे। तो माल खरीदने की एंट्री भले ही आपने परचेज बुक में करी हो, लेकिन माल के जाने की एंट्री जब अगर चोरी वगैरह हो गया, दान वगैरह दे दिया, तो उसको आप जनरल प्रॉपर में लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन होते हैं, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। कंसाइनमेंट क्या होता है कि अपन किसी एजेंट के पास माल भेजते हैं, और जॉइंट वेंचर क्या होता है कि हम किसी के साथ मिलकर टेम्परेरी पार्टनरशिप करते हैं। तो ये जो टेम्परेरी काइंड ऑफ सौदे होते हैं वो भी जनरल प्रॉपर में दर्ज किए जाते हैं। इसी तरह से हमें बिल मिला, मैंने अभी आपको कहानी बताई कि हमने किसी को आदेश दिया, उसने साइन किया, हमें बिल मिला, तो उसे तो अपन ने BR बुक में लिखा, उसमें उसने प्रॉमिस किया मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। अगर 3 महीने के बाद पैसे नहीं दिए तो उसको बोलते हैं बिल का अनादरण। बिल का अनादरण डिसऑनर, आम भाषा में बोलते हैं बिल का बाउंस होना। अब अगर ऐसा हो गया तो ये दर्द भरी कहानी लिखी जाएगी जनरल प्रॉपर में। तो ये ऐसे उल्टे पुल्टे ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में लिखे जाएंगे। इसके बाद मैं ये कुछ सौदे आपको दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा सौदा कौन सी बुक में जाएगा। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। मैं आपको 2 सौदे बताता हूँ। राज ट्रेडर्स से हमने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे 16,400 का सामान खरीदा, सामान यानी माल खरीदा, तो ये सौदा परचेज बुक में जाएगा। हमने प्रीति एंटरप्राइजेस ने हमें 17,250 के सामान का चालान या बीजक भेजा, उसने हमें बिल भेजा है, इसका मतलब हमने उससे परचेज़ किया है, तो ये भी परचेज बुक में जाएगा। उसके बाद है विनीता स्टोर को 5% ट्रेड डिस्काउंट पे 19,000 का सामान बेचा, तो ये हमारा सेल बुक में जाएगा। तो ऐसे आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा। बाकी मैंने आपको नीचे आंसर दे दिया है तो आप पहचान लेंगे। अब कुछ आप MCQ लगाने की कोशिश कीजिएगा, तो चाहे MCQ मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ी आपकी अप्रोच डेवलप हो जाए। बीजक में अशुद्धि होने के कारण दीपक से 800 की छूट प्राप्त हुई, इस व्यवहार का लेखा किया जाएगा। तो बीजक मतलब होता है बिल, इनवॉइस बोलते हैं, और अशुद्धि मतलब एरर हो गई, और हमें दीपक से छूट प्राप्त हुई, इसका मतलब वो हमें छूट दे रहा है, मतलब वो बड़ा आदमी है। इसका मतलब पहले हमने उसे परचेज़ किया था, उसने बिलिंग गलत कर दी, तो मैं नाराज़ हो गया, तो उसने कहा वाह वाह वाह, नाराज़ मत हो, 800 रुपये कम कर देते हैं। तो ये 800 रुपये की जो कमी है ये परचेज रिटर्न बुक में दर्ज की जाएगी, ठीक है। इसके बाद है क्रेडिट नोट, जिस लेखा पुस्तक में लेखा करने का वाउचर होता है वो पुस्तक है, ठीक है। क्रेडिट नोट एक बार फिर समझ लीजिए, हमने जेड को माल बेचा तो एंट्री हो गई जेड टू सेल। अब किसी वजह से जेड नाराज़ है या वो हमें माल वापस कर देता है, तो हम उसकी एंट्री इस तरह की करना चाहते हैं, सेल रिटर्न टू जेड, इस तरह की एंट्री करना चाहते हैं, और हम जेड को क्रेडिट करना चाहते हैं। तो क्रेडिट करने के मकसद से जो नोट तैयार होता है वो होता है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट मतलब किस एंट्री का गेट पास है, तो वो है सेल रिटर्न बुक का गेट पास है। थोड़ा ये अभी भी आपको मुश्किल लग सकता है, बट अब थोड़ी बहुत आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक परचेज बुक में किसको रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज बुक में हम तभी सौदा करेंगे जब हमने माल खरीदा हो और वो भी उधार खरीदा हो। तो 2 शब्द जरूर होने चाहिए, माल उधार खरीदा हो, तो इसमें आपका आंसर B आएगा, ठीक है। C में क्या फ़र्क है सर? C में लिखा है सभी तरह की क्रेडिट कराए। सभी तरह का मतलब कि अपन ने माल खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, संपत्ति खरीदी, ताला चाबी खरीदी, सब इसके अंदर जाएगा? नहीं। अगर आपने माल उधार खरीदा है तो ही वो ट्रांजेक्शन परचेज बुक के लिए क्वालिफाई करेगा। सर इसके आंसर कहाँ है? सारे आंसर्स के नीचे दे रखे हैं। एक उसके बाद है अनादृत होने पर बैंक द्वारा लौटाया गया ग्राहक का चेक किस पुस्तक में दर्ज किया जाता है। इसमें फिर आप फंस जाओगे कि सर अभी आप कह रहे थे ना कि डिसऑनर जो होता है वो जनरल प्रॉपर में जाता है, लेकिन ध्यान से देखो तो मैंने बिल का डिसऑनर बताया था। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है ग्राहक का चेक। जब हमें ग्राहक का चेक मिलता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक टू कस्टमर, ठीक है। जब हमें चेक मिलता है तो हम इस उम्मीद के साथ कि खाता हमारे पैसा हमारे खाते में आ जाएगा, एंट्री करते हैं बैंक टू कस्टमर। लेकिन खाते में चेक लगाने के बाद खाते में हमारे पैसा आया ही नहीं, इसका मतलब है चेक नकली है, वो आदमी झूठा है। तो फिर हम रिवर्स एंट्री करते हैं। रिवर्स एंट्री में हम उस आदमी को DR करते हैं और बैंक को CR करते हैं, यानी हम अपनी एंट्री का पापों का प्रायश्चित करते हैं, एंट्री का प्रायश्चित करते हैं और रिवर्स एंट्री पास करते हैं। तो एंट्री में पहले बैंक DR हुआ और अब बैंक CR हुआ, तो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएंगे। तो चेक का मिलना भी कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और उसके पश्चात उसका डिसऑनर होना भी कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से आप ये सौदे कर लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने इसका डिटेल आपको दे रखा है, ठीक है सर। अगला टॉपिक है अपना लेजर, ठीक है। अब आप ये बात समझिए कि आपने ट्रांजेक्शन को जनरल में लिख लिया, बड़ा व्यापार था तो आपने उसको सब्सिडरी बुक्स में लिख दिया। लेकिन अगर मान लो कि किसी दिन आपके दुकान पे राकेश नाम का आदमी आता है और बोलता है मेरा हिसाब बताओ कितना पैसा बाकी चल रहा है, तो राकेश का हिसाब अगर आपने खाली जनरल में लिख रखा होगा तो आपने एक सौदा मान लीजिए 5 जनवरी को किया, एक सौदा 8 फरवरी को किया, एक सौदा 18 फरवरी को किया, तो आप राकेश का हिसाब कैसे करोगे? राकेश का हिसाब करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक राकेश का खाता बनाओ, तो उसको बोलते हैं लेजर।
ठीक है। खाते ऐसे राकेश का खाता, मुकेश का खाता, नेहा का खाता, आप ये खाते बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? खाता बही में बनाएंगे। और जब आप खाता बही में खाता बनाना चाहते हैं तो जो आप करते हैं उसे खतौनी कहते हैं इंग्लिश में। अगर आप लेजर में जाके अकाउंट बनाना चाहते हैं तो जो आप लिखेंगे उसे पोस्टिंग कहते हैं। तो ये चीज़ है मेन। तो खाता बही आप याद रखिएगा, ये सबसे मेन या प्रिंसिपल बुक होती है कि सर जनरल और सब्सिडरी बुक्स इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। इनको अपन बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन लेजर जो होती है जिसके अंदर सबके खाते बनाए जाते हैं, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। वो खातों की प्रधान पुस्तक होती है। उसमें जैसे अगर आपको फर्नीचर के जितने भी सौदे हैं वो सारे आप फर्नीचर खाते में डालोगे, राकेश के जितने भी सौदे हैं वो आप राकेश खाते में डालोगे, व्यापारी के जितने भी सौदे हैं वो कैपिटल खाते में डालोगे। इस तरह से जिस व्यक्ति या वस्तु से संबंधित जो खाते हैं वो सारे आप एक जगह डालोगे। जैसे आपने जनवरी में सैलरी दी, फरवरी में सैलरी दी, मई में सैलरी दी, वो सारे आप एक ही जगह डालोगे यानी सैलरी अकाउंट में, ताकि अकाउंट से ही आपको पता लगता है कि उस अकाउंट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देखना है कि किसी व्यक्ति में पूरे साल के दौरान क्या हुआ, किसी संपत्ति में पूरे साल के दौरान क्या हुआ, किसी खर्चे या इनकम में पूरे साल के दौरान एक आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आपको उसका पर्टिकुलर खाता देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप थ्योरी वेरी आप पढ़ लेंगे। और ये भी बात है कि खाते अगर आप बनाते हैं तो ही आप अंतिम खाते बना पाएंगे। आप पूरे साल में जो सौदे होते हैं, जिनसे भी सौदे होते हैं, उन सब के आप खाते बनाते हैं और उन फिर खातों की समरी बनती है जिसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं या अंतिम खाते बनते हैं। तो इसीलिए खाता बही बहुत ही मेन या इम्पॉर्टेंट बुक होती है, ठीक है। लेकिन बिना जनरल या सब्सिडरी बुक्स को बनाए आप खाते नहीं बना सकते। आप डायरेक्ट खाते नहीं बना सकते हैं। रियल लाइफ में कुछ लोग खर्चा बचाने के लिए या समय बचाने के लिए डायरेक्ट खातों में पोस्ट कर देते हैं और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं करते, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो एक सिस्टमेटिक एंट्री की बात कर रहे हैं जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। पहले वो ट्रांजेक्शन जनरल या सब्सिडरी बुक में जाएगा, देन वो लेजर के अंदर जाएगा, ठीक है। एक और बात आप देख लीजिए कि जब आप कोई भी खाता बनाते हैं, मैं अभी आपको थोड़ा खाता बनाना बताऊंगा अभी, तो उसके अंदर एक साइड आपका डी आर साइड होता है, एक साइड आपका सी आर साइड होता है। हिंदी में डी आर को नाम पक्ष और सी आर को जमा पक्ष बोलते हैं। और एक थोड़ा मुश्किल नाम है, डी आर को ऋणी पक्ष भी बोलते हैं और जमा को आप ऋणदाता पक्ष बोलते हैं। तो ये बेसिक थ्योरी आप पढ़ लेना। इसके बाद ये भी होता है कि एक होता है खाते बनाना, और उसके बाद क्या होता है, साल के अंत में कुछ खातों को तो बंद कर दिया जाता है और कुछ खातों के शेष निकाले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि खाते 3 तरह के होते हैं, पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं। तो पर्सनल और रियल में तो बैलेंस चलता रहता है, लेन देन चलता रहता है, तो उनमें तो शेष मौजूद होता है, तो उनका तो शेष निकाला जाता है। और जो नॉमिनल खाते होते हैं, नॉमिनल खातों को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम उनको बंद कर देते हैं। नॉमिनल खातों को, नाम मात्र के खातों को ट्रांसफ़र करने के उद्देश्य से उनको बंद कर दिया जाता है। तो जो खाते ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से बंद कर दिया जाता है। जो खाते P&L अकाउंट में जा सकते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस खाते P&L की मदद से बंद कर दिया जाता है। सर हमें कैसे पता लगेगा? तो मैंने जैसे बताया, व्यक्तिगत और वास्तविक खातों को बंद नहीं किया जाता, उनका शेष जो भी चल रहा होता है वो शेष निकाला जाता है, और जो नाम मात्र के खाते होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये वर्ष के अंत में होता है। चलो इसके बाद कहीं, अच्छा जैसे मैंने अब थोड़ी बात ये समझना, ये तो थोड़ा डीप है बट ये समझ लो एक बार के लिए। जब व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम जनरल की जगह सब्सिडियरी बुक्स बनाया करते हैं, ठीक है। उसी तरह व्यापार में वैसे जनरली एक ही लेजर होती है, एक ही खाता बही होती है, लेकिन अगर व्यापार बहुत बड़ा हो जाता है तो हम खाता बही भी 3 बना लेते हैं। उसमें एक हमारी कस्टमर्स की लेजर होती है जिसको अपन डेटर लेजर बोलते हैं, एक हमारी सप्लायर की लेजर होती है जिसको हम क्रेडिटर लेजर बोलते हैं, और डेटर और क्रेडिटर के अलावा बाकी सारे जो खाते होते हैं उसके लिए हम जनरल लेजर बनाते हैं। तो कई बार हम खाता बही का भी विभाजन कर देते हैं और तब जो बनती है उसको बोलते हैं सामान्य खाता बही, देनदार खाता बही और लेनदार खाता बही, अगर हमारा व्यापार वास्तव में बहुत ज़्यादा फैल जाए तो, ठीक है। अब जैसे आप ये समझो, ये एंट्री आपको समझ में आ रही है, कैश टू कैपिटल। इसमें आप समझो, इसमें आपको जनरल का प्रारूप समझ में आ रहा है कि जनरल का ये प्रारूप होता है। अब मैं 2 मिनट आपके यहाँ पे लूँगा। जैसे एंट्री है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, तो इस एंट्री में कितने खाते हैं? इस एंट्री में 2 खाते हैं। तो इस एंट्री
की खतौनी करते समय आपको दो खाते बनाने पड़ेंगे। एक तो आपको कैश खाता बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? कैश खाता आप जाएंगे, थोड़ा नीचे बने हुए भी हैं तो ना वो आपको उस PDF में मिल जाएंगे। कैश खाते में आप जाएंगे, और बाप रे नीचे चला गया वेल तो आप कैश खाते में जाएंगे, ओके। और DR साइड पे जाके आपको टू कैपिटल लिखना पड़ेगा, यानी जो नीचे लिखा हुआ होता है उसे आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। तो एंट्री कर देंगे कैश के खाते में जाके टू कैपिटल। इसके बाद आप कैपिटल का खाता बनाएंगे, ये दूसरा खाता है इस एंट्री में। और कैपिटल खाता CR साइड में आ रहा है, तो आप CR साइड में जाएंगे, CR साइड में बाय लिखेंगे और बाय कैश लिखेंगे। मतलब क्या होता है, DR साइड के लिए आपको टू प्रीफिक्स का यूज़ करना होता है और CR साइड के लिए लिखने के लिए आपको बाय प्रीफिक्स का यूज़ करना होता है। तो जब ये एंट्री की इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग पूरी होना। ये जो है इसको अपन बोलते हैं जनरल एंट्री। और जब हमने कैश खाता और कैपिटल खाते में जाके लिख दिया, लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग करना या खतौनी करना। तो इस तरह से हमारे खाते बनते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कैश खाता हमारा 15 नंबर पन्ने पे है, तो LF के अंदर अपन जाके 15 नंबर पन्ना लिख देंगे। और कैपिटल मान लीजिए 18 नंबर पेज पे है, तो अपन इसमें जाके 18 नंबर पेज लिख देते हैं। तो जब जनरल के को हम खाता बही में पहुंचा देते हैं तो फिर हम LF रिकॉर्ड किया करते हैं। लेकिन ये आपसे अभी पूछेगा नहीं, वो तो रियल लाइफ में मैं आपको बता रहा हूँ। बस मैं एक आपको और बता दूँ, परचेज टू पेमेंट कंपनी। एक और बात है, अगर आपको रियल अकाउंट समझ में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, इसकी पहचान ये होता है कि आप एंट्री देखते ही सौदा समझ जाओ। तो मैं आपको बताऊं, पहले अभी तो आप एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको रियल समझना है ना कि मुझे अकाउंट्स आ गई है या नहीं आ गई है, तो जस्ट सॉ एंट्री, आप एक एंट्री को देखो और समझने की कोशिश करो ये एंट्री किस सौदे की है, बिना नरेशन को देखे। जैसे मैंने कहा परचेज टू पेमेंट कंपनी, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें हमने माल खरीदा है और पेमेंट कंपनी से खरीदा है। जैसे इसमें लिखा है राम टू सेल, इसका मतलब हमने राम को माल बेचा है। परचेज टू कैश, इसका मतलब हमने नकद माल खरीदा है। खैर, अगर मैं इसकी बात करूं परचेज टू पेमेंट कंपनी, तो इस एंट्री में दो खाते हैं, एक परचेज का खाता है और एक प्रेम का खाता है। तो पहले आपको परचेज का खाता बनाना पड़ेगा, परचेज के खाते में DR की तरफ जाना पड़ेगा और DR की तरफ जाके आपको पेमेंट कंपनी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको पेमेंट कंपनी का खाता बनाना पड़ेगा, उसके आपको CR में जाना पड़ेगा और CR में जाके बाय परचेज लिखना पड़ेगा। इस तरह से खाता में खतौनी होती है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे हुआ करता है। आजकल कंप्यूटर आने के बाद ये बहुत काम आसान हो गया है। तो ये जस्ट है कि मैंने सारे सौदों को कैसे कैसे दिखाया जाएगा ये बताया है। अब आप कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाइए। खाता बही को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो खाता बही को खातों की प्रधान पुस्तक या प्रिंसिपल बुक के नाम से जाना जाता है। इसमें से कौन सा खाता DR और CR दोनों शेष को दिखा सकता है? जनरली जो खाते होते हैं या तो वो DR टेंडेंसी के होते हैं या CR टेंडेंसी के होते हैं, लेकिन कुछ खाते ऐसे होते हैं जो DR या CR कुछ भी हो सकते हैं या कुछ भी शेष रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे उसमें साझेदारों का चालू खाता है, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे, मैं पार्टनरशिप पे भी एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखेंगे उसमें एक पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में उनका पैसा जमा हो सकता है तो CR शेष होता है, कभी कभी वो ओवर विड्रॉ कर लेते हैं तो उनका DR शेष होता है। तो पार्टनर्स करंट का शेष CR अथवा DR कुछ भी हो सकता है। बाकी जो परचेज खाता है उसका शेष हमेशा DR होता है। अगर आपने कमीशन अर्जित किया है, इसको अक्रूड कमीशन बोलते हैं, तो इसका खाते का शेष हमेशा DR होता है। और ये इसका आंसर हो जाएगा कि साझेदार के चालू खाते का शेष DR अथवा CR हो सकता है। इसके अलावा जैसे कमीशन अकाउंट है, कमीशन हमें मिल भी सकता है, दे भी सकते हैं, तो कमीशन अकाउंट का शेष DR CR हो सकता है। डिस्काउंट का शेष DR CR हो सकता है, इंटरेस्ट का शेष DR CR हो सकता है, रेंट का शेष DR CR हो सकता है। तो ये कुछ और खाते भी हैं। उसके बाद है जनरल से खाता बही में तत्संबंधी खाते में डेबिट तथा क्रेडिट की जो प्रोसीजर है उसे क्या कहते हैं? उसे खतौनी कहते हैं। जब हम जनरल से लेजर की तरफ जाते हैं तो वो जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसे खतौनी या पोस्टिंग बोलते हैं। खाता बही में लेन देनों का लेखा करते हैं, तो खाता बही में समय के अनुसार लेखा नहीं होता है, खाता बही में समीक्षात्मक क्रम में यानी एनालिटिकल ऑर्डर में एंट्री होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है। जनरल में मैंने आज ही इसी वीडियो में बताया था कि जनरल में जैसे जैसे सौदे होते हैं समय क्रम में दर्ज होते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। लेकिन लेजर में जो सौदे दर्ज होते हैं वो आपके एनालिटिकल ऑर्डर में दर्ज होते हैं, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं। अगर वो परचेज का सौदा है तो वो परचेज खाते में जाएगा, चाहे वो किसी भी तारीख का हुआ होगा। उसके बाद है छूट खाता, यानी डिस्काउंट खाता सदैव होगा, केवल डेबिट शेष, शून्य शेष, केवल क्रेडिट शेष, डेबिट या क्रेडिट। तो मैंने डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है कस्टमर से। जब हम बात करते हैं डिस्काउंट की तो हम कैश डिस्काउंट की बात कर रहे होते हैं। तो कैश डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है, कैश डिस्काउंट हम दे भी सकते हैं, तो उस खाते का शेष DR या CR कुछ भी हो सकता है। और भी MCQ हैं, उनको आप लगा लीजिएगा, इनके सबके आंसर यहाँ दे रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखिए, आपने जनरल, मैं कभी जनरल बोलूँगा या कभी सब्सिडरी बुक्स, लाइक दोनों बोलूँगा, पर आप समझ जाना जनरल या सब्सिडरी बुक्स एक ही बात है, ठीक है? जस्ट अ मिनट।
हाँ ठीक। तो सबसे पहले जनरल बनती है, जनरल के बाद लेजर बनता है। अब हमको अगर ये चेक करना है कि लेजर हमने मैथमेटिकली ओके बनाई है या नहीं, बहुत सारे पक्ष होते हैं लेकिन मैं मैथमेटिकल गणितीय पक्ष की बात कर रहा हूँ कि अगर हमें चेक करना है कि हमने लेजर बनाते समय गणितीय रूप से अशुद्धि तो नहीं की है, तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाया करते हैं। इसको पहले आप समझ लीजिए, एक होता है ट्रायल रूम। अब ट्रायल रूम क्या होता है, जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कपड़ा हमें फिट आ रहा है या नहीं है, या हमारे ऊपर फब रहा है या जच रहा है या नहीं, तो अपन एक ट्रायल रूम में जाते हैं, उसको पहन के देखते हैं। उसी तरह से लेजर हमने बना दिए हैं, ठीक है, और अब हम खाते के बाद अंतिम खाते बनाने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक चेक कर लेते हैं कि हमने लेजर में सब कुछ सही तो किया है ना। सब कुछ तो नहीं, पर मैं मैथमेटिकली बात करूँ, मैथमेटिकली तो हमने सही किया है ना। तो ये जांच करने के लिए जो बनता है उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का अनिवार्य अंग नहीं है। इट इज़ नॉट द कंपलसरी कंपोनेंट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ही यूज़फुल रहता है, इसीलिए मैंने कहा खाते और अंतिम खातों के बीच में हम ट्रायल बैलेंस अक्सर बना लिया करते हैं। लेकिन कभी वो आपसे पूछ ले कि क्या ये दोहरा लेखा प्रणाली का अंग है, इज़ इट द कंपलसरी पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, तो इट इज़ नॉट। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, ये खाता भी नहीं होता है। ऑल्दो ट्रायल बैलेंस में भी जब बनाएगा तो उसका परफॉर्मेंस में DRCR लिखा जाता है, बट बेसिकली ट्रायल बैलेंस इज अ रिपोर्टिंग और इट इज़ एन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है और ये क्या चेक करता है, ये आपकी खाता बही यानी लेजर की गणितीय अशुद्धि को चेक करता है, या आपके उसको मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। और होता क्या है कि देखो, जनरल एंट्री करते समय भी हमने DRCR किया, लेजर के अंदर भी हमने DRCR किया, तो अगर हमने प्रॉपर काम किया है तो आपका ट्रायल बैलेंस का भी DRCR इक्वल होगा। वापस दोहराऊँ, जल्दी बताऊँ, जनरल में भी आपने DRCR किया, एंट्री तभी कंप्लीट होती है जब आपने पहली लाइन में DR2, नीचे वाली लाइन में किसी को CR किया। लेजर में भी बनाते समय आपने एंट्री का DR पक्ष और CR पक्ष दोनों में पोस्ट किया। अगर आपने सारा काम क्लैरिकली लिपिकीय तौर पे बिल्कुल सही सही किया तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, गो अहेड। लेकिन अगर आपसे दिन भर में आप काम करते हैं, थक जाते हैं, अकाउंटेंट होता है, एक जगह लिखा दूसरी जगह नहीं लिखा, तो इससे फिर मिसमैच की स्थिति होती है। तो ट्रायल बैलेंस उस मिसमैच को बता देता है। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस का DR साइड और CR साइड बराबर नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ एरर हो गया है, ठीक है। रियल लाइफ में तो क्या होता है, पहले जनरल हो जाएगा, फिर लेजर हो जाएगा, और फिर लेजर का एक एक खाते का समरी, लेजर का जो भी नाम है और उसकी भी जो भी समरी है वो ट्रायल बैलेंस में लिख दी जाती है, और फिर नीचे जाके देख लिया जाता है कि इक्वल है या इक्वल नहीं है। एक और बात यही बता दूं, अगर दोनों में मिसमैच है तो टेम्परेरी एक सस्पेंस अकाउंट होता है, वो सस्पेंस अकाउंट को अपन यूज़ करके टेम्परेरी उसको मैच करा लेते हैं। अब कुछ बातें आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय बेसिकली पता होनी चाहिए कि अगर आप असेट का शेष लिख रहे हो तो असेट्स का शेष DR नेचर का होता है। अगर आप लाइब्रेरीज लिख रहे हो तो लाइब्रेरीज का नेचर CR शेष का होता है। अगर आप एक्सपेंसेस की बात लिख रहे हो तो एक्सपेंसेस का DR शेष होता है। और अगर आप इनकम की बात लिख रहे हो तो इनकम का CR शेष होता है। अब आप मुझे कह सकते हैं सर ये सारे रूल तो आपने जनरल में बताए थे। बिल्कुल, जो जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब उसी अकाउंटिंग साइकिल का प्रोसेस है, तो नियम थोड़ा ना बदल जाएंगे, तो नियम तो वही रहेंगे। तो यानी अगर कोई असेट है तो जनरल एंट्री बनाते समय वो DR में दर्ज होता है, लेजर बनाते समय DR में पोस्ट होता है, और ट्रायल बैलेंस बनाते समय वो DR पे पोस्ट किया जाता है, ठीक है। इसलिए अच्छा, कुछ बातें आपको याद रखना है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो आप कभी भी बना सकते हो। आप चाहें तो, जैसे एक ट्रांजैक्शन चल रहा है और अगर मान लीजिए मैं ये वीडियो है वो 30 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब महीने का एंड तो 31 जनवरी को होना है, लेकिन अगर आप 30 जनवरी को भी ट्रायल बैलेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे बना सकते हैं। जब भी आपको खातों की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने की इच्छा हो तो आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। अच्छा, ये क्या सुनिश्चित करेगा कि आपने जनरल से लेकर लेजर तक जो सारा काम किया है वो प्रॉपर किया है या नहीं किया है। मैं बेसिकली तो ये लेजर को चेक करता है कि लेजर में आपने प्रॉपरली क्रेडिट वेडिट किया है या नहीं किया है। इसके बाद है आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है, जिसको परीक्षण संतुलन कहते हैं या कहें संतुलन परीक्षण कहते हैं। तो ये आपकी कई सारी एरर्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जैसे जब मैं अशुद्धियों का सुधार वाला टॉपिक लूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ एरर होती हैं जो सिद्धांत की अशुद्धियाँ होती हैं, प्रिंसिपल एरर्स होती हैं, कुछ कॉम्पनसेंट्री एरर होती हैं। तो इनको अभी बताने का सेंस नहीं है क्योंकि तब वहाँ बताऊंगा तो डबल रिपीट हो जाएगा। और या
टू साइड ओमिशन होता है, दोनों तरफ आप लिखना भूल जाते हो, या कभी कभी टू साइड कमीशन एरर होता है। तो कुछ अशुद्धियाँ याद रखेंगे, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, दो तरफा हिसाब की अशुद्धियाँ और दो तरफा भूल की अशुद्धियाँ। ये कुछ अशुद्धियाँ ऐसी है जिनको ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी अकाउंटेंट का ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ बराबर बैठ गया और वो चिल्ला पड़ा और भाई साहब मैंने तो फोड़ दिया, मैंने तो पूरे अकाउंट सही बनाए हैं, तो नहीं, ट्रायल बैलेंस का मैच होना एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। दोबारा दोहराता हूँ, ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। ये ठीक, अगर मैं इसकी इस तरह से बात बताऊं कि कोई बच्चा अगर इसको बोर्ड एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लेके आ गया तो वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बन सकता है 90% मार्क्स अच्छे मार्क्स होते हैं तो अच्छे चांसेस हैं कि वो लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बन जाएगा, लेकिन आप श्योर तो नहीं हो ना कि जिसके बोर्ड में 90% मार्क्स आए वो लाइफ में बहुत फोड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसी तरह ट्रायल बैलेंस का मैच हो जाना अच्छी बात है, इट्स ए गुड साइन, बट इट इज़ नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी। ये खातों की शुद्धता का निर्णायक सबूत नहीं है। अब इससे ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में मैं नहीं समझा सकता भाई, समझ जाओ। इसके बाद है कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपको याद रखना है जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं दिखाई देता है। कि सर अब ये क्या है, कैसे याद करेंगे? देखो, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? बचा हुआ माल। अब बचा हुआ माल ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिखता, मैं उसका आपको टेक्निकल रीज़न बताता हूँ। सपोज करो आपने माल परचेज़ किया तो आपने उसकी एंट्री करी, ठीक है, और आपने सेल किया तो उसकी एंट्री करी, लेकिन बचे हुए माल की, जो माल बच गया, जैसे आपने 100 बोरी खरीदी और थी और आपने उसमें से 90 बैग बेच दिए, 10 बैग बच गए, तो जो 10 बैग बच गए आपने उसकी कोई एंट्री करी नहीं। अगर एंट्री करी नहीं तो लेजर पोस्टिंग हुई नहीं, अगर लेजर पोस्टिंग हुई नहीं तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए बहुत आसान होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाई नहीं देता है, और एक्सेप्शनली दिखाई दे सकता है अगर आपने उन बची हुई 10 बैग की भी जनरल एंट्री कर दी है, उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी है, तो वो ट्रायल बैलेंस में दिखाई देगा। पर इन जनरल क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, पहले जनरल होती है, फिर लेजर होता है, और उसके बाद फाइनल अकाउंट बना सकते हो आप, लेकिन उससे पहले अपन ट्रायल रूम में जाके ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि तलपट के आधार पर अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, ठीक है। लेजर के बाद तलपट होता है, ये सीक्वेंस होता है। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग सीक्वेंस ही बताने लग रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाया करते हैं, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस का आपका प्रारूप होता है, ये है ना, फॉर्मेट होता है। और वैसे रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे रियल लाइफ में अगर मैं आपको समझाऊँ, ये कैश अकाउंट है, यानी ये लेजर है। अब कैश अकाउंट में ये 6,000 रुपये का है, और 6,000 रुपये के DR का योग है, इसको DR का योग बोलते हैं, ये DR का योग है, और ये जो है आपके CR का योग है। तो अब 3,000 रुपये जो आ रहा है वो आ रहा है शेष, तो इस खाते में 3,000 रुपये शेष है। और ये भी मज़ेदार बताऊँ, मैं अगर किसी से पूछूँ ना बच्चे को कि ये कौन सा शेष है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे CR शेष है। नो, इट्स DR शेष। अरे सर पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो CR में लिखा हुआ है। नो, DR का योग ज़्यादा है ना, जिधर का योग ज़्यादा होता है उधर का शेष कहलाता है, लिखा उधर जाता है। अगर ये DR का योग है, DR 6,000 है और आपका CR 3,000 है, तो जो अंतर है वो 3,000 है, और वो 3,000 का DR शेष कहलाएगा। इसलिए इस खाते को देख के बताऊँ, इस खाते को मैं देख के बोलूँगा कैश अकाउंट इज शोइंग DR बैलेंस। मैं तो आपको 2 मिनट और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ। ये कैपिटल खाता है, ठीक है। कैपिटल खाते में CR की तरफ राशि लिखी हुई है, DR की तरफ राशि नहीं है, ठीक है। तो अपन इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD मतलब कैरिड डाउन। तो ये जो 5,000 है इसे अपन CR शेष कहेंगे, क्योंकि CR का योग ज़्यादा है ना, तो इसे अपन CR शेष कहेंगे। अब ये जैसे परचेज अकाउंट है, इधर इसके DR में 4400 है और CR में कुछ नहीं है, तो ये जो 4400 रुपये है इसे अपन कहेंगे DR शेष, ठीक है। अगर मैं बैलेंस CD लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं खाते का शेष निकाल रहा हूँ, और वैसे बाद में वहाँ पढ़ेंगे कि परचेज अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन अब ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता। बस ये कुल मिला के आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारे खाते बने हुए हैं। ये परचेज खाता है, प्रेम का खाता है, राम का खाता है, सेल का खाता है। ये सारे खातों का जो समरी है, समरी मतलब एंड रिजल्ट है, वो एंड रिजल्ट ट्रायल बैलेंस में जाता है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो मैं आपको बताऊं क्या होता है। जब मैच चल रहा होता है, विराट कोहली खेल रहा होता है, कोई भी प्लेयर खेल रहा होता है, तो उसका हर बॉल का आता है, इस बॉल पे उसने 1 रन बनाया, 2 रन बनाया, लेकिन आखिर में एक स्कोर बोर्ड आता है, उसमें आप देखते होंगे क्या लिखा होता है, विराट कोहली 56 रन, ब्रैकेट में लिखा होता है 72 बॉल।
तो आखिर में क्या आती है, समरी आती है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक समरी होता है। ट्रायल बैलेंस जो जो प्लेयर्स ने किया उन प्लेयर्स के खाते होते हैं, उस खाते के बेस पे एक समरी बोर्ड या एक स्कोर बोर्ड तैयार किया जाता है, ठीक है। मान लो अगर 300 बॉल का मैच है, 50 ओवर का मैच है, तो आपको आखिर में तो समरी चाहिए होती है ना। और उसके बाद अगर आपने सही तरह से रिकॉर्ड किया तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। अगेन इसमें ये बात और है, नॉन कॉमर्स वाले के लिए मुश्किल है। कॉमर्स वाला तो मेरी बात पूरी बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसको तो ये लग रहा होगा कि सर आप टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो, ये हमें पता है। बट नॉन कॉमर्स वाले के लिए सब कुछ ही जादू सा लग रहा होगा कि हो क्या रहा है। वेल, ट्रायल बैलेंस भी आप 3 तरीके से बना सकते हो। एक तरीका होता है जिसमें केवल टोटल को कैप्चर किया जाता है, टोटल को कैप्चर किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8,000 रुपये की डीआर की तरफ की आइटमों का योग है और 3,000 रुपये सीआर की तरफ का योग है, तो दोनों टोटल्स को कैप्चर कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं टोटल मेथड। और एक मेथड ऐसा होता है जो डीआर और सीआर का अंतर के आधार पर चलता है, उसको शेष विधि बोलते हैं, बैलेंस मेथड बोलते हैं। उसमें केवल जो अंतर है उसको कैप्चर किया जाता है। और एक मेथड इन दोनों का कंबाइंड मेथड है, उसमें क्या करते हैं, अपन टोटल्स को भी कैप्चर कर लेते हैं और जो बैलेंस चल रहा है उसको भी कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर वो इस तरह का बनता है। वो उसमें टोटल मेथड और बैलेंस मेथड होता है। जैसे कोई खाता है, उसमें जैसे इस तरफ 1700 है, इस तरफ 1000 है, तो ये टोटल मेथड है। और 1700 में से 1000 गया तो 700 बचा, तो ये आपका बैलेंस मेथड होता है। और अगर कोई कहे कि भाई ट्रायल बैलेंस का कौन सा मेथड ज़्यादा यूज़फुल है, तो जो शेष विधि होती है उससे आपको अंतिम खाते बनाने में आसानी होती है। तो जो शेष विधि होती है, बैलेंस मेथड होता है, वो ज़्यादा ईजी, ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। इसके बाद जल्दी अपन ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद अपन फाइनल अकाउंट पे आ जाएंगे। तो अब अपन ट्रायल बैलेंस के कुछ एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन कहता है तलपट बनाकर किसकी जांच की जाती है, यानी जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो किसकी जांच करते हैं, व्यापार की तरलता की, व्यापार के वित्तीय परिणाम की, व्यापार के क्रय और विक्रय की, या खाता बही की गणितीय शुद्धता की। तो मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस से अपन लेजर का मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो इसका आंसर डी रहने वाला है, ठीक है सर, कि इससे हम खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन ट्रायल बैलेंस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, इनमें से कौन सी आइटम है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे पहली आइटम दे रखी है इन्होंने ओपनिंग स्टॉक और ड्राइंग। अब ये ट्रायल बैलेंस के रेफरेंस से पूछा गया है, तो आपको पता है कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो भी डीआर होता है और जो ड्राइंग होता है वो भी डीआर होता है, तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। दूसरा आइटम देख रखा है सेल और परचेज डन, तो सेल्स जो होता है वो भी सीआर होता है और परचेज डन होता है वो भी सीआर होता है, तो इनमें भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसके बाद है कैरिज इनवर्ड, जब माल आता है तो जो हम भाड़ा देते हैं उसे कैरिज इनवर्ड कहते हैं, और जब माल जाता है तो जो हम भाड़ा देते हैं वो कैरिज आउटवर्ड होता है। तो अधिकतर बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं की हुई उनको लगेगा सी ऑप्शन है कि कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड का अपोजिट नेचर है। अपोजिट नेचर होते हुए भी ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का डीआर नेचर होता है, तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन लास्ट आइटम है ट्रेड रिसीवेबल एंड लायबिलिटी। तो ट्रेड रिसीवेबल जब डेटर को और बीआर को मिला दिया जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, और इसका डीआर नेचर होता है और लायबिलिटी का सीआर नेचर होता है। तो यहाँ पे आके विरोधाभास है, दोनों आइटमों में विरोधाभास है। तीसरा क्वेश्चन कहता है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स ऋषि एंड कंपनी शोज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30,000, इट विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनल अकाउंट्स। वेल, फाइनल अकाउंट वाला टॉपिक अभी इसके बाद आने वाला है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है तो वो फिर बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगा। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट क्या होते हैं ये थोड़ी ही देर में हम सीखने वाले हैं, तो तब तक के लिए बने रहिएगा। अभी के लिए मैंने आंसर दे दिया है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो केवल बैलेंस शीट में दिखाई देगा। अब केवल बैलेंस शीट में दिखाई देगा, इसका से क्या सेंस होता है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाया जाता है, लेकिन अगेन ये थोड़ी देर के बाद ही आएगा। ट्रायल बैलेंस अंडर बैलेंस मेथड इज नोन एज ग्रॉस ट्रायल बैलेंस के नेट ट्रायल बैलेंस, सिंपल ट्रायल बैलेंस की एप्रोप्रिएटेड ट्रायल बैलेंस। तो अगर ट्रायल बैलेंस आप बैलेंस मेथड से बनाते हो, जैसे मैंने बताया कि एक मेथड होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। हिंदी में कहें तो एक होती है योग विधि, एक होती है शेष विधि। तो शेष विधि से या बैलेंस मेथड से जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो नेट बनता है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, ट्रायल बैलेंस बनाने का एक तरीका ये है कि आप डेबिट की टोटल को भी लिख लो और क्रेडिट की टोटल को भी लिख लो। जैसे 6,000 डीआर में है और 2,000 सीआर में है तो आप दोनों को लिख लो, तो एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका है 6 में से 2 हटा के 4000 लिखो, तो आपने नेट फिगर लिखा, उसी को बैलेंस मेथड बोलते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसे नेट ट्रायल बैलेंस कहेंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मैंने कहा है ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, आप खाते बनाने के बाद सीधे ही अंतिम खाते बना सकते हो। आप मतलब जैसे ये होता है ना कि अगर आप ड्रेस परचेज करते हो तो सीधे ही फिर घर जाके पहन सकते हो, लेकिन आप चाहो तो उसको ट्रायल रूम में जाके चेक कर सकते हो। तो खाते बनाने के बाद आप चाहो तो ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। तो जहाँ चाहो बात आ जाती है वो हो जाता है वैकल्पिक यानी ऑप्शनल, कि ट्रायल बैलेंस बनाना ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, ऐच्छिक है। एक सूची जिसमें खातों के शेष दिखाए जाते हैं, यह जानने के लिए कि डीआर के शेषों का योग क्रेडिट के शेषों के योग के बराबर है तो इसे कहते हैं। तो अभी तो आप ट्रायल बैलेंस का टॉपिक कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको आराम से ट्रायल बैलेंस लगेगा, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए कि सब लोग चीज़ें क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले मैंने अभी तक आपसे बात करी है जनरल के बारे में। ट्रांजेक्शन होते ही जिस बुक में लिखते हैं उसे जनरल कहते हैं। जनरल के बाद उसे सिस्टमैटिक तरीके से अपने खाते में पहुंचाया जाता है और उसे अपन लेजर कहते हैं। सारे लेजर बनाने के बाद उनकी समरी निकाली जाती है, यानी मान लीजिए कि हमारे व्यापार में 400 खाते हैं तो उन 400 खातों की समरी निकाली जाती है, उनके शेष निकाले जाते हैं और शेष को एक जगह दिखाया जाता है, उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है कि हमारे जो डीआर बैलेंसेज हैं और हमारे जो सीआर बैलेंसेज हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ये जानने के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है। और बैलेंस शीट जो थोड़ी देर में आने वाला है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, वो हमारी वित्तीय स्थिति बताता है। तो इसका आंसर ट्रायल बैलेंस रहा। इसके बाद है इनमें से किसका डेबिट बैलेंस होगा? बैंक लोन का। बैंक से हम लोन लेते हैं तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी का सीआर नेचर होता है। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का सीआर नेचर होता है। बैड डेट्स रिकवर हमारे लिए इनकम है। बैड डेट्स रिकवर यानी हमारा डूबा हुआ पैसा मिल गया, ये हमारी इनकम है, इनकम का सीआर नेचर होता है। सैलरी पेबल इज अ लायबिलिटी, इसको अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, लायबिलिटी का सीआर नेचर होता है। और गुडविल असेट होता है। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, अगर गुडविल का पूरा प्रॉपर एड्रेस पूछा जाए तो वो है न दिखाई देने वाली स्थायी संपत्ति, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो जो गुडविल होता है उसका डीआर नेचर होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण संतुलन, परीक्षण संतुलन यानी ट्रायल बैलेंस तैयार करने का चरण नहीं है? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशन। टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो आपको ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद खातों के हिसाब से उसकी छटाई होगी, उसका क्लासिफिकेशन होगा। फर्नीचर के ट्रांजेक्शन फर्नीचर में जाएंगे, सैलरी वाले सैलरी में जाएंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन होगा। तो रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफिकेशन होगा, उसकी समरी निकाली जाएगी कि भाई डीआर और सीआर में क्या फाइनल बैलेंस क्या है। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी अंग है, लेकिन इंटरप्रिटेशन जो होता है वो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद की चीज़ है। फाइनल अकाउंट बनाने के बाद इंटरप्रिटेशन वगैरह होता है। तो ये व्याख्या अभी के लिए आंसर आपका रहने वाला है। और निम्नलिखित में से किस खाते का डीआर बैलेंस होगा? तो अगर इनकम आपको एडवांस में मिल गई तो ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो सीआर होगा। बैंक से आपने लोन ले रखा है तो वो लायबिलिटी है तो सीआर नेचर होगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके ऊपर हमने ब्याज कमाया, ऑल्दो वो ब्याज हमें मिला नहीं है तो वो हमें मिलेगा तो ये हमारी असेट है, और असेट है तो डीआर नेचर होगा। और कमीशन रिसीव, कमीशन अगर हमें मिल गया तो इनकम है तो सीआर नेचर होगा। तो इसने पूछा था कौन सा डीआर नेचर होगा, तो जो हमारी एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका डीआर नेचर होगा। उसके बाद है कि अगर आपको तलपट में दिखाई देता है सस्पेंस अकाउंट तो कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो आपको पता है कि वर्ष के अंत में अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, या वैसे तो ट्रायल बैलेंस हम कभी भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि इधर का जोड़ हमारा आया 70,000 रुपये और इधर सीआर का जोड़ है 80,000 रुपये, तो इसका मतलब 10,000 का अंतर है। तो 10,000 के अंतर को टेम्परेरी अपन सस्पेंस अकाउंट से पूरा करते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट का आप क्या करोगे? तो सस्पेंस अकाउंट को अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये डीआर नेचर लिए हुए हैं, अगर सस्पेंस अकाउंट डीआर नेचर लिए हुए हैं तो हम इसे असेट्स में दिखाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट बाय द वे सीआर नेचर लिए हुए हैं तो हम इसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो आपको अभी याद रखना है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो टेम्परेरी जो खाता खोला जाता है उसे ट्रायल बैलेंस उसे सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, और सस्पेंस अकाउंट आपके जाएगा बैलेंस शीट के अंदर ईदर ऑन असेट साइड इफ़ इट इज़ डीआर बैलेंस। अगर सस्पेंस अकाउंट का डीआर बैलेंस है तो वो आपके असेट साइड में जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट का अगर सीआर बैलेंस है तो वो आपके लायबिलिटी साइड के अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ गया है, ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट। ठीक है, यानी जब आपका वर्ष ख़त्म होता है
तो वर्ष खत्म होने के बाद अकाउंटिंग साइकिल के एंड में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। फाइनल स्टेटमेंट में आप 3 चीज़ें बनाते हो, एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। 3 चीज़ें वर्ष के अंत में बनती है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, आपने मोटे तौर पे क्या कमाया या क्या गंवाया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यानी पूरे साल में आपने परचेज़ किया, सेल किया, स्टॉक था, स्टॉक बच गया, जो भी हुआ उसके बाद आपका क्या रिजल्ट रहा, कितना ग्रॉस प्रॉफिट रहा या कितना ग्रॉस लॉस रहा, हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ हुआ कि सकल हानि हुई, उसे जानने के लिए ट्रेडिंग खाता बनाया जाता है। ठीक है। अब ट्रेडिंग खाते में देखो, अब इसमें एक ज़रूरी बात समझ लो, व्यापार में होने वाले खर्चे 2 तरह के होते हैं। इसमें अपन ने पहले एक बात की कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, दैट इज़ बिजनेस एक्सपेंस, और कुछ खर्चे व्यापारी से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं पर्सनल एक्सपेंस। इसके बाद मैं पुनः अब बोलूँगा कि बिजनेस के खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट खर्चे और एक होते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो ट्रेडिंग खाते में लिखे जाते हैं और जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो P&L में लिखे जाते हैं। अब डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, वो खर्चे जो माल को गोडाउन तक लाने में लगते हैं। सपोज़ कीजिए हमारी जयपुर में दुकान है और हम माल को, जयपुर में हमारा बापू बाज़ार के अंदर गोदाम है, तो वहाँ तक वस्तु को लाने में जो खर्चा होगा उसे अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। तो माल को लाने में चुंगी लगती है, हालांकि GST आने के बाद चुंगी समाप्त हो गई है, लेकिन अगर माल हम कहीं से भी ला रहे हैं, सपोज़ कीजिए माल हम दिल्ली से ला रहे हैं, तो उसे जब तक वो हमारे जयपुर में गोदाम तक नहीं आ जाता तब तक उसका जो गाड़ी भाड़ा लगेगा, उसका जो वेजेस लगेगा, अगर किसी तरह की ड्यूटी या टैक्सेस लगे हैं तो वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे, प्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। और ये एक तरह से वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं जो माल को लाने में लगते हैं। तो माल को लाने में जो लगते हैं खर्चे वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब बात ये आती है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता कैसा है। ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह का होता है, पूरे साल में आप परचेज सेल करते रहते हैं, खाते आपके बनते रहते हैं, उसके बाद जो आपने पूरे साल में सेल की वो सेल यहाँ पे लिखी जाती है, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो। याद रखिएगा, वो पूछेगा ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह की सेल लिखी जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी जो कैश सेल हुई वो भी लिखनी है, जो हमारी उधार सेल हुई वो भी लिखनी है, और उसमें से जो रिटर्न हुआ वो लेस करना है, और फाइनल सेल आपको लिखनी है। सपोज़ कीजिए आपने 15 लाख रुपये की सेल करी तो आपको ट्रेडिंग खाते के CR में लिखनी है। और इसके अलावा मान लीजिए 3 लाख का माल आपके पास बच गया तो वो भी आपको CR में लिखना है। तो आपकी CR की तरफ हो गई 18 लाख की सेल, तो ये आपका रेवेन्यू साइड होता है। और DR साइड में आपको दिखाना है ओपनिंग स्टॉक, जो साल के शुरू में था, जो आपने परचेज़ किया, जिस पूरे साल जो भी आपने माल खरीदा वो आपको परचेज़ में दिखाना है। और अगर आपकी कोई परचेज़ रिटर्न है तो परचेज़ रिटर्न को परचेज़ में से माइनस करना है। और ये जो एक्सपेंसेस के नाम दे रखे हैं ये सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आप इनके नाम याद रख लीजिए। वेजेस, ऑक्ट्रॉय चुंगी, ऑक्ट्रॉय की स्पेलिंग OCTROI होती है, ऑक्ट्रॉय चुंगी। इंपोर्ट ड्यूटी, जब दूसरे कंट्री से माल मंगाते हैं। कस्टम ड्यूटी, जब दूसरे कंट्री से माल मंगाते हैं। दोनों एक ही बात है, मतलब जो कस्टम ड्यूटी है वो बड़ा वर्ड है, कस्टम ड्यूटी के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी दोनों आता है। डॉक चार्जेस, जो अपन माल अगर शिप से आता है तो जो डॉक के ऊपर माल जब तक पड़ा रहता है, खड़ा रहता है जहाज, माल उसके अंदर पड़ा रहता है तो चार्जेस लगते हैं, तो उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। डॉक चार्जेस, उसके बाद अपन माल को छुड़ाते हैं तो उसके खर्चे लगते हैं, उसको क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं वो। और माल की मैन्युफैक्चरिंग पे कोई खर्चा होता है तो कुल मिला के ये सारा खर्चा आप पाएंगे माल को पाने से रिलेटेड है। इसके अंदर एक रह गया कैरेज इनवर्ड, माल के आते समय का जो कैरेज होता है, कैरेज इनवर्ड, वो आपका DR में आता है। तो अब सपोज करो आपकी जो DR की साइड की जोड़ है वो है मान लीजिए 13 लाख रुपए, तो अब आप हुआ क्या, आपकी CR साइड तो है 18 लाख रुपए की, यानी रेवेन्यू साइड तो है 18 लाख की, और आपकी जो खर्चे की साइड है वो है 13 लाख की, तो दोनों साइड का जो गैप है वो है 5 लाख रुपए। तो इस 5 लाख को कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो 5 लाख रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अगर CR साइड का योग ज़्यादा आता है, जैसे CR मेरे एग्जाम्पल में जीत गया, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर आपके DR साइड का योग ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आपको लॉस होगा, उसे ग्रॉस लॉस कहेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर वेजेस एंड सैलरी वर्ड लिखा है तो ये आइटम ट्रेडिंग को बिलोंग करती है, लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो ये आइटम P&L को बिलोंग करती है। तो हमें क्या करना होगा, आइटमों की छटाई करनी पड़ती है। साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो ट्रायल बैलेंस के अंदर खाते होते हैं उनको छांटा जाता है, तो जो कुछ आइटमें हैं वो ट्रेडिंग में चली जाती हैं, कुछ आइटमें जो होती हैं वो P&L में चली जाती हैं, और कुछ आइटमें बैलेंस शीट में चली जाती हैं। तो कौन सी आइटमें कहाँ जाएंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद एक वर्ड है ऑफिस हीटिंग एंड लाइटिंग। तो किसी भी खर्चे के आगे अगर ऑफिस वर्ड आ जाए तो वो P&L में जाता है, और किसी भी खर्चे के आगे अगर फैक्ट्री वर्ड आ जाए तो वो ट्रेडिंग में जाता है। तो अगर मैं कभी पूछूं फिर फैक्ट्री हीटिंग लाइटिंग, तो फैक्ट्री हीटिंग लाइटिंग आपका ट्रेडिंग में जाएगा, बिकॉज इट प्रीफिक्स्ड विद फैक्ट्री। तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस
परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, माल के आने से रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट को जाते हैं, और माल की सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस या ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। रॉयल्टी अगर माल को परचेज करने पे लगी है या माल के प्रोडक्शन पे लगी है तो ये ट्रेडिंग खाते में जाएगी। रॉयल्टी क्या होती है? कोई हमें किसी तरह का राइट देता है तो बदले में हम उसको रॉयल्टी देते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमें ये राइट मिला कि हम स्टोन माइन से स्टोन निकाल सकते हैं, यानी पत्थर की खान से पत्थर निकाल सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दिया। तो हम वो जो रॉयल्टी चुकाएंगे वो हम किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं तो वो रॉयल्टी ट्रेडिंग की आइटम कहलाएगी। पर अगर रॉयल्टी सेल के समय चुकाई जाती है या सेल की वजह से चुकाई जाती है तो वो P&L के अंदर जाएगी। तो अगेन आप इसको सिंपल रिलेट कर सकते हैं। इफ़ एक्सपेंस रिलेट टू द परचेज ऑफ द आइटम तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, एंड इफ़ एक्सपेंस इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ द आइटम तो वो P&L के अंदर जाएगा। इसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ आप याद रखिएगा, आपको जो ट्रायल बैलेंस होता है, कभी तो क्लोजिंग स्टॉक आपको अंदर दिखाई देगा, जनरली नहीं पर अंदर दिखाई देगा। अगर ये अंदर है तो आपको इसे बैलेंस शीट में दिखाना है, ओनली बैलेंस शीट में दिखाना है, ठीक है। और अगर आपको ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाई देता है, तो उसको स्पेशल VIP ट्रीटमेंट देना है, तब इसे आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है और ट्रेडिंग के CR में भी दिखाना है। तो अभी आप याद कर लीजिए, अगेन इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक की आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाई देती है तो उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, और फिर उसको 2 जगह एडजस्ट करते हैं। उसे हम ट्रेडिंग के CR में भी दिखाएंगे और उसे अपन बैलेंस शीट के अंदर भी दिखाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने वास्तव में कितना कमाया या गंवाया, इसकी जानकारी के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सपोज़ करिए उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 5 लाख रुपए, यानी मोटे तौर पे हमने 5 लाख रुपए कमाया। अब वो जो हमने 5 लाख कमाया वो यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा जो छोटी मोटी इनकम हुई वो सारी भी यहाँ आ जाएगी। छोटी मोटी इनकम में क्या, जैसे हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, बैड डेट्स मिला, या अप्रेंटिसशिप प्रीमियम मिला, यानी हमने कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी, अप्रेंटाइज होते हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बदले हमने वो पैसा मिला। तो ये जो छोटा मोटा अपन ने इनकम कमाया, तो अपनी कुल इनकम हो गई 5,80,000 रुपये। इसमें 5 लाख अपन ने बिजनेस करके कमाया है, 80,000 अपनी इनडायरेक्ट इनकम हुई है। अब DR की तरफ एक्सपेंसेस आते हैं, जो जैसे हमने सैलरी चुकाया, रेंट, लाइटिंग का खर्चा, इंश्योरेंस, कमीशन, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, सेलिंग, इंटरेस्ट पेड, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, इधर की तरफ खर्चा आया। सपोज कीजिए 4 लाख रुपए का खर्चा आया, तो 580 का हमारा रेवेन्यू है, 4 लाख हमारा खर्चा है, तो 1,80,000 जो बचेगा इसे हम नेट प्रॉफिट कहेंगे, और नेट प्रॉफिट गोज़ टू कैपिटल अकाउंट। हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बिजनेस के ओनर का है। बिजनेस पैसा कमाता है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस करता कौन है? ओनर। तो ये पैसा ओनर की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो कभी पूछा जाएगा कि नेट प्रॉफिट का क्या होता है, या नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से निकल के कहाँ जाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, ओनर की कैपिटल में जाके जुड़ जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट आता है वो P&L में जाता है, और P&L से जो रिजल्ट आता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा अगर नेट प्रॉफिट है तो, और नेट लॉस है तो ये माइनस होगा, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट कहाँ देखने को मिलता है? वो बैलेंस शीट में मिलता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में मिलता है, और प्लस माइनस मैंने बता दिया। अब तीसरी और ज़रूरी चीज़ जो बनाई जाती है वो होती है बैलेंस शीट। वर्ष के अंत में, या वर्ष से सही ज़्यादा वर्ड है लेखा वर्ष, है ना। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से शुरू करके 31 दिसंबर तक चल सकता है। दिस कैन बी द अकाउंटिंग ईयर। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से चल के 31 मार्च तक चल सकता है, दैट कैन बी अकाउंटिंग ईयर। और हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से चल के 30 जून तक भी चल सकता है। तो जिस भी लेखा वर्ष कुछ भी हो सकता है। लेखा वर्ष के अंत में हम एक बनाते हैं चीज़, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट से हमारी रियल फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, ठीक है। बैलेंस शीट में जो सीधा हाथ होता है, बैलेंस शीट के नीचे एज एट लिखा जाता है, ट्रेडिंग के नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, P&L के नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है एज एट। जैसे कि मैं ये लिखूँ बैलेंस शीट एज एट 31 जनवरी 2024, तो बैलेंस शीट एज एट 31 जनवरी 2024, तो ये हमें बताएगा कि 31 जनवरी को हमारी क्या पोजीशन थी। क्या पोजीशन से मतलब है कि हमारे पास कितना कैश था, हमारे पास इन द सेंस हमारे घर पे नहीं, हमारी दुकान पे। हमारी दुकान पे कितना कैश था, हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े थे, हमारे हाथ में कितने BR पड़े हैं, हमारे बाज़ार में कितनी उधारी है, कितने डेटर हैं,
कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री या अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास पड़ा है, कितने रुपए हमने एडवांस दे रखे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर रखा है, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, मशीन की वैल्यू क्या है, फर्नीचर की वैल्यू क्या है, गुडविल की वैल्यू क्या है। सपोज कीजिए दिस ऑल कम्स टू 60 लाख, तो हमारे पास 60 लाख रुपए के असेट्स हैं। रियल लाइफ में क्या होता है, आदमी चूक ये कर लेता है कि वो सामने वाले के असेट्स को देख लेता है और उसको देख सोच के लगता है कि ये बंदा अमीर है। कोई भी आदमी अमीर है या गरीब है उसका पता लगता है जब वो आप उसके असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों देख लेते हो। अब लाइबिलिटीज क्या होता है, जैसे हमें बैंक को पैसा देना है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, हमें बिल का पैसा चुकाना है, हमने राइटिंग में किसी को प्रॉमिस कर रखा है, बिल एक्सेप्ट कर रखे हैं तो हमें बिल का पैसा देना है, बिल पेबल, हमने माल उधार ले रखा है, क्रेडिटर, हमारे ऊपर खर्चे बाकी हैं वो बाकी है, और लोन फ्रॉम बैंक वो बाकी है। सपोज करो ये सारा मिला के हमारे ऊपर 20 लाख का लाइबिलिटी है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे बिजनेस के पास 60 लाख रुपए के एसेट्स हैं, इसमें से 20 लाख रुपए हमें बाहर के लोगों को देने हैं। इसका मतलब है 40 लाख रुपए बिजनेस के ओनर ने लगा रखे हैं। आज की तारीख में 40 लाख रुपए की कैपिटल है, और जब आप असेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करते हो तो इस अंतर को कैपिटल बोलते हैं, और असेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करते हैं तो इसे नेट एसेट्स भी बोलते हैं। किसी भी आदमी की अगर आपको हैसियत या कहें औकात देखनी हो या वर्थ देखनी हो तो आपको उसकी नेट एसेट्स देखनी चाहिए, यानी उसकी एसेट्स जिसको ग्रॉस एसेट्स भी बोलते हैं, उसके ग्रॉस एसेट्स देख के उसमें से उसकी जो लाइबिलिटी है, इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी बोलते हैं। ये जो सारा पैसा है ये बाहर का पैसा है, ये बाहर का पैसा है, इसको चुकाने के बाद जो बचेगा वही ओनर को मिलेगा, वही उसकी नेट एसेट्स होती है। तो ये आपको समझना है कि पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर P&L बनता है और फिर बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट हमेशा बराबर हो जाता है, मिस मैच नहीं होता व्यापार के एसेट्स, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से कह लो, या एक आपका डुअल एस्पेक्ट करके कॉन्सेप्ट होता है, मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, उस वजह से बैलेंस शीट आपका हमेशा मैच होता है। अगर किसी बंदे ने ड्राइंग की है किसी बंदे ने, तो क्या ओनर ने अगर ड्राइंग की है तो वो उसके कैपिटल में से माइनस होगा, और जो भी नेट प्रॉफिट उसने कमाया है पूरे साल में वो उसकी कैपिटल में प्लस होगा, और जो भी नेट लॉस हुआ है वो उसकी कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, और वैसे ये जो हम बना रहे हैं फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, उस फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने अभी आपको बताई नहीं। पर फाइनल अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट्स को क्लोज़ किया जाता है, और अकाउंट्स को क्लोज़ करने के लिए जो एंट्री होती है उसे क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। इसके बाद एक आइटम है प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का बेसिकली मतलब होता है वो पैसा जो डूब सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके 4 लाख के डेटर हैं, लेकिन 4 लाख के डेटर में से 30,000 का मिलना डाउटफुल है, तो यू विल क्रिएट अ प्रोविज़न, और आपको जितना पैसा मिल सकता है उसे ही आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और बाकी के लिए अपन प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। ये कैसे करते हैं वो अपन एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें पट्टे पे जायदाद, अगर कोई प्रॉपर्टी है जो लीज पे है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई खेत 10 साल के लिए ले लिया, तो ये खेत मैंने ख़रीदा नहीं है, वो 10 साल के लिए मैंने ले लिया है। माने सामने वाले को 10 लाख रुपए दिए और 10 साल के लिए मैंने उसको प्रॉपर्टी लीज़ पे ले ली, तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद है एकत्रित बिक्री कर, ये थोड़ी पुरानी आइटम है। अगर हमने सेल टैक्स कलेक्ट किया जिसका आजकल नाम GST है, तो अगर हमने आउटपुट GST कलेक्ट किया है और वो इनपुट GST से ज़्यादा है तो ये हमारी लायबिलिटी है। कि सर समझ नहीं आया, सपोज़ कीजिए कि परचेज़ करते समय हमने 1 लाख रुपए का GST चुकाया, तो परचेज़ के समय जो हम GST देते हैं वो इनपुट GST होता है, और फिर सेल के समय हमने 1,40,000 का GST वसूल किया जिसे आउटपुट GST कहते हैं। तो 40,000 का GST हमारे पास पड़ा है फालतू, उसे नेट GST कलेक्टेड बोल सकते हैं या नेट आउटपुट GST बोल सकते हैं, एंड दिस इज़ आवर लायबिलिटी। ये हमारी लायबिलिटी है, अगर हम इसे चुकाएंगे नहीं, मतलब चुकाने पड़ेंगे। ये पैसे आपने जो ले लिए हैं ये गवर्नमेंट की अमानत है जो हमें देने हैं। और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो होता है वो हमारी कहें लायबिलिटी नहीं होता है, ये बस अपने को डेटर में से लेस करके दिखाना है क्योंकि जितना पैसा डूब सकता है। इसके बाद हिडन एडजस्टमेंट है, वो कभी कभी जैसे अगर कभी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसा दिखाई दे 10% बैंक लोन 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब आपने लोन ले रखा है, ये तो सीधा ही समझ में आ रहा है, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमें इसके ऊपर 10% ब्याज भी देना होता है। तो अगर हमने ब्याज 5 लाख का 10% 50,000 होता है, तो सपोज़ कीजिए अगर हमने 40,000 का ही ब्याज चुकाया है तो 10,000 का ब्याज हमें देना पड़ेगा।
और 10,000 रुपये का ब्याज हमें देना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो आपको इस 10,000 का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। वो मैं आपको एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में बता दूंगा। अब इसके बाद बात आती है, एक तो होता है P&L और एक बैलेंस शीट होता है। दोनों में क्या अंतर है? तो बच्चों वाली बातें हैं। P&L बेसिकली एक अकाउंट होता है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहाँ अकाउंट होता है वहाँ पे DR और CR हो जाता है, लेफ्ट शोल्डर पे DR और राइट शोल्डर पे CR होता है। लेकिन बैलेंस शीट जो होता है वो एक तरह का स्टेटमेंट होता है और इसमें कोई DR CR नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको नॉमिनल खाते यानी अवास्तविक खाते दिखाई देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको हमेशा एक्सपेंस और इनकम के खाते दिखाई देंगे, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर आपको रियल और पर्सनल अकाउंट दिखाई देंगे। दैट्स वाई हमने अकाउंटिंग साइकिल के शुरू में अकाउंट्स के टाइप को समझा कि बैलेंस शीट के अंदर आपको हमेशा जो असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, जिन पर्सन से लेने देने हैं उनके खाते दिखाई देते हैं, और जो एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट हैं वो आपको P&L में दिखाई देते हैं। P&L के अंदर DR CR साइड होते हैं और बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी साइड होते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में कोई सीक्वेंस नहीं होता है। बैलेंस शीट को बनाने का एक सीक्वेंस होता है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि बैलेंस शीट आप किस तरह से किस सीक्वेंस में बना सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बनाने का मकसद है प्रॉफिट एंड लॉस को जानना। नाम से पता लग रहा है कि बाय मेकिंग P&L अकाउंट वी वांट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन बैलेंस शीट से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रिजल्ट होता है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है, और बैलेंस शीट में तो कोई बैलेंस निकलता नहीं क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में रेयर चांस में एक्सपेंस इनकम बराबर हो सकते हैं, वरना या तो कभी इनकम ज़्यादा होती है या एक्सपेंस ज़्यादा होता है। तो P&L अकाउंट का जो भी रिजल्ट रहेगा वो कैपिटल में चला जाएगा अनिवार्यता। और इस खाते को बनाने के लिए चिट्ठा बनाना अनिवार्य नहीं है। मतलब ये है कि P&L ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तो आपको P&L बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी बैलेंस शीट की निर्भरता है P&L के ऊपर, लेकिन P&L की निर्भरता नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर। आपको बैलेंस शीट बनानी है तो बनाओ, मत बनानी है मत बनाओ, P&L अपने आप में सफिशेंट है। तो ये अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो बात यह है कि अगर आपको बैलेंस शीट क्रिएट करनी है तो उससे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ज़रूरी होगा। अब एक और बात कर लेते हैं, लगभग ये लास्ट बात है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग। बैलेंस शीट बनाने के दो क्रम होते हैं, है ना। दो तरह से उसे बनाया सकते हैं, उसे अपन मार्शलिंग बोलते हैं। बैलेंस शीट आप लिक्विडिटी ऑर्डर में बना सकते हैं, और बैलेंस शीट आप चाहें तो परमानेंस ऑर्डर में बना सकते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक तो होता है तरलता क्रम और एक होता है स्थायित्व क्रम। तो ये दो तरह के क्रम होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल लगेगा बट बता देता हूँ। जैसे बैलेंस शीट में मान लीजिए कि अपन परमानेंट आइटम में दिखाएंगे, या पहले मैं आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा पहले वैसे लिक्विड टर्म बताता हूँ। तो जैसे कैश है, कैश सबसे लिक्विड होता है, तो पहले कैश को लिखें, फिर सेकंड लिक्विड आइटम बैंक होती है उसको लिखें, फिर डेटर को लिखें, फिर स्टॉक को लिखें, और फिक्स एसेट्स को नीचे लिखें। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, पहले आप तरल आइटमों को लिख रहे हैं। तरल आइटमों में जैसे कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, इनको आप पहले लिख रहे हैं, तो आपने तरलता क्रम को फॉलो किया। लायबिलिटी साइड के अंदर भी आप ओवरड्राफ्ट को लिखिए, क्रेडिटर को लिखिए और कैपिटल को नीचे लिखिए। तो लिक्विड जो आपका होता है ऑर्डर, उसमें क्या होता है, लिक्विड आइटम्स को ऊपर लिखा जाता है, और जो आपका परमानेंस ऑर्डर होता है उसमें फिक्स्ड आइटमों को ऊपर लिखा जाता है। तो जैसे मैं आपको इससे एक बार बता देता हूँ। सपोज़ करो अगर कैश पहले नंबर पे होता, ठीक है, बैंक बैलेंस दूसरे नंबर पे होता, इसके बाद BR, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल, इस तरह से होता। अगर ये इस तरह से होता तो ये लिक्विड ऑर्डर होता। लेकिन अभी जो लिखा है इसमें इन्होंने गुडविल जैसी एक तरह से फालतू आइटम को, नॉट फालतू आइटम बट एक बार के लिए जिससे पैसा वसूल होना बहुत मुश्किल है, गुडविल से पैसा वसूल होना बहुत मुश्किल है, उस जैसी आइटम को आपने ऊपर ही ऊपर लिखा है, और कैश जैसी मस्त आइटम को आपने नीचे नीचे लिखा है। तो इसका मतलब यू आर फॉलोइंग परमानेंस ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से बैंक को ओवरड्राफ्ट सबसे ऊपर चुकाया जाता है, सबसे पहले चुकाया जाता है, बिल पेबल सेकंड नंबर पे चुकाया जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तीसरे नंबर पे, क्रेडिटर चौथे नंबर पे, और कैपिटल सबसे अंत में चुकाया जाता है। अगर ऐसा होता तो ये लिक्विड ऑर्डर होता, लेकिन अभी इन्होंने कैपिटल जो सबसे लास्ट में देनी है उसको सबसे पहले लिखा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो सबसे पहले चुकाना है उसको सबसे अंत में लिखा है। तो ये परमानेंस ऑर्डर है।
तो ये 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, थोड़े बहुत नोट्स मैं आपको दूंगा तो वो आप पढ़ लीजिएगा तो आप बात समझ जाएंगे। तरलता क्रम में क्या होता है, स्थायित्व क्रम में क्या होता है, ये सारा का सारा लिखा हुआ है। एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो आप ओपनिंग कैपिटल लीजिए, उसके अंदर एडिशनल कैपिटल जोड़िए, प्रॉफिट को जोड़िए और ड्राइंग को लेस कीजिए, तो आपको आपकी कैपिटल पता लग जाएगी। अगर एग्जांपल देके बताऊं, 1 लाख रुपए हमारी शुरू की कैपिटल थी और 1 लाख रुपए मान लीजिए हमने और लगाया, 70,000 रुपये हमने कमाया और 20,000 रुपये हमने ड्राइंग कर ली, तो इसको जोड़ फोड़ के आपका 2.5 लाख रुपये आ जाएगा। यानी 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, 2,70,000, 2,70,000 में से 20,000 के ड्राइंग हो गए, तो क्लोजिंग कैपिटल 2.5 लाख। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस सूत्र में क्या होता है, वो कभी कभी आपको ओपनिंग कैपिटल गायब कर देगा, तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, फिर ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान के निकाल लीजिए। आप बाकी सारे फिगर भर लीजिएगा और ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान के निकाल लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी वो सारे फिगर दे देगा और ड्राइंग का फिगर छुपा देगा, तो आप इसको एक्स मान के निकाल लीजिएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला परमानेंट याद कर लो, तो आपके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद बैलेंस शीट और पी&एल का अंतर अपन ने देख ही लिया है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट का अंतर है, वो भी आप एक बार के लिए पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको फिर भी, क्योंकि अभी आपने सुना ही है। ट्रायल बैलेंस से आप मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो, बैलेंस शीट से आप व्यापार की वित्तीय स्थिति का पता करते हो। ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बना सकते हो जब आपकी मर्जी करे। बैलेंस शीट जनरली वर्ष के अंत में बनती है, लेखांकन वर्ष के अंत में बनती है। ट्रायल बैलेंस में सभी तरह के खर्चे आते हैं, चाहे पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो। ट्रायल बैलेंस में सभी तरह के अकाउंट आते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपके रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ही आते हैं, नॉमिनल अकाउंट पहले ही निपट जाते हैं। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो जनरली, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं होता है, लेकिन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बैलेंस शीट के अंदर तो होता ही है। और ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाओगे, वो आप लेजर के बेसिस पे बनाते हो। लेजर के अंदर जो बैलेंसेस होते हैं उनकी समरी के बेसिस पे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और बैलेंस शीट बनाते हो आप ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। डिपेंडेंस को बताता है कि कौन किस पे डिपेंड करता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको लेजर की ज़रूरत है, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत है। और ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, अकाउंट को फाइनल करने से पहले बनाया जाता है ना। और मतलब सीक्वेंस है कि ट्रायल बैलेंस पहले बनता है और बैलेंस शीट उसके बाद में बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है, बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी है। इसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस है, अपन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब ये 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, इसके लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि COGS कॉन्सेप्ट होता क्या है। सपोज़ कीजिए आपके पास 10,000 रुपये का माल था पहले का, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और फिर आपने 80,000 का माल खरीदा, तो इसको बोलते हैं परचेज। तो ये दोनों मिला के हो गए 90,000 के, ठीक है। इस 90,000 को बोलते हैं अवेलेबल गुड्स, और इसमें से मान लीजिए कि 20,000 रुपये का माल बच गया इन द सेंस हम बेच नहीं पाए, तो इसका मतलब हमने 70,000 का माल बेचा, तो 70,000 को बोलते हैं COGS, ठीक है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अपन अगर इस बात को समझें तो COGS का फॉर्मूला क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। कभी कभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया उसे लेस कर देंगे। वापस समझा देता हूँ, हमारे पास पहले जो स्टॉक था वो, और जो हमने परचेज़ किया इस साल वो, उन दोनों को जोड़ दो। इसमें से जो माल बच गया उसे तो बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और जो माल हम बेच दिया उसे अपन बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हो सकता है कि माल अपन ने 1,20,000 में बेचा हो, तो 1,20,000 रुपये तो हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, और उस माल की जो कॉस्ट है वो, उस माल की कॉस्ट है 70,000 रुपये। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको MCQ लगाने में काम आएगा। तो जो मैंने कहानी बोली इसको आप याद कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें भी कोई फिगर मिसिंग हो तो उसे आप बना लोगे, तो इनमें से आपको पता लग जाएगा कि विच फॉर्मूला इज़ करेक्ट और विच फॉर्मूला इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि आग से 5,000 का स्टॉक नष्ट हो गया, 3,000 का बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया, तो बाकी 2,000 रुपये कहाँ जाएगा, तो बाकी 2,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। 5,000 का माल जला, 3,000 तो बीमा कंपनी दे ही देगी, तो 2,000 का लॉस हमें भुगतना पड़ेगा, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मैंने आज की वीडियो में इंश्योरेंस वाली एंट्री बताया था। वित्तीय विवरण क्या है, ये भी मैंने मुझसे बुक के अंदर, जो मैंने बुक पब्लिश करी उसके अंदर ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप इसका आंसर याद रख लीजिएगा कि जो वित्तीय विवरण होते हैं वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे रिकॉर्ड्स के बेसिस पे बनते हैं। जैसा भी हम रिकॉर्ड करते हैं उससे वो बनते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, ना कि ये ऑथेंटिक फैक्ट्स होते हैं और ना ही ये अनुमानित फैक्ट्स होते हैं। तो
ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, तो ये बात आप थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद है विक्रय किए गए माल की लागत 1,20,000 है, यानी जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट जो है वो 1,20,000 रुपये है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो 1/4 है। अब आप इसमें यूँ समझिए कि एक तो चीज़ होती है 1/4 ऑन कॉस्ट, और एक जो चीज़ होती है 1/4 ऑन सेल। तो ये हमें क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि 1/4 अगर दे रखा है तो वो किस पे दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है 1/4, और ये 1/4 दे रखा है आपका सकल हानि का। तो आप इसको यूँ याद रख लीजिए, जो चीज़ कॉस्ट का 1/4 होती है वो चीज़ सेल का 1/5 होती है। इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर 4 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, 4 रुपये की कॉस्ट पे 1 रुपये का प्रॉफिट, आप बात समझना, टेक्निकल है ना। 4 रुपये की कॉस्ट पे 1 रुपये का प्रॉफिट, दैट मीन्स वी आर सेलिंग एट 5 रुपया, तो उसकी प्रॉफिट रेट हुई 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट मीन्स 1/5 ऑन सेल। लेकिन अगर लॉस का मामला है और हम ये कह रहे हैं 1/4, इसका मतलब है कि 4 रुपये की कॉस्ट पे हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 ऑन सेल, 1/3 ऑन सेल। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपकी जो सकल हानि है वो है 1/4 ऑन सेल, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन कॉस्ट। तो 1,20,000 रुपये पे 1,20,000 पे 1/5 निकालोगे तो वो आएगा 24,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 की कॉस्ट पे आपको 24,000 का लॉस हुआ, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 96,000 आएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ टफ आपको लगा होगा, इनफैक्ट ज़्यादा टफ लगा होगा, बट मैंने जो बोला वो सारा सही है। अगर 1,20,000 की कॉस्ट है और ये वाली सिचुएशन है, तो इसका मतलब है कि आपने उस माल को 96,000 पे बेचा है। इसका आंसर सी रहने वाला है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें अगले क्वेश्चन में आपकी सेल की अमाउंट दे रखी है, सेल दे रखी है 6 लाख रुपए की, और आपकी जो प्रॉफिट की रेट दे रखी है वो दे रखी है 25%। तो प्रॉफिट आपका दे रखा है 25%, 25% को अपन 1/4 बोलते हैं। 1/4 दे रखा है लागत पे, यानी 1/4 ऑन कॉस्ट वैल्यू, और अगर 1/4 ऑन कॉस्ट वैल्यू है तो उसका मतलब होता है 1/5 ऑन सेल वैल्यू, 1/5 ऑन सेल वैल्यू। तो ये सेल है, इस पे 1/5 निकालेंगे तो 1,20,000 आएगा। तो सेल है 6 लाख रुपए की, प्रॉफिट है 1,20,000 का, तो उस माल की जो कॉस्ट होगी वो होगी 4,80,000 रुपये। और हमसे क्या पूछा है, हमसे कॉस्ट पूछा है, तो कॉस्ट 4,80,000 रुपये होगी, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है। इसके बाद आय विवरण, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें क्या पता लगता है, इनकम स्टेटमेंट से हमें आय उत्पन्न करने वाली आइटमें पता लगती है, बैलेंस शीट पता कर लगती है, नहीं, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट पता करने वाली आइटम में पता लगती है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी असेट्स इंटेंजिबल है, तो गुडविल दे रखा है, तो गुडविल सिंपली इंटेंजिबल असेट्स हैं, आप बाकी लोग पढ़ लेना। व्यापार के शुरू में जो खर्चे होते हैं, प्रारंभिक व्यय, ये आपके फिक्टिशियस असेट्स है। P&L का जो DR शेष होता है ये भी झूठ मूठ का असेट्स है या फिक्टिशियस असेट्स है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब अपन टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और एक होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी रियल असेट्स नहीं होते। गुडविल इसमें एक न दिखाई देने वाला रियल असेट्स है, गुडविल आपका इंटेंजिबल असेट्स है। ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या होता है, मैं एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा स्पीड में आप फास्ट हो रहा है आज, बट मजबूरी यही है कि एग्ज़ाम है नज़दीक। ओपनिंग स्टॉक है 40,000 रुपये का, हमने परचेज़ किया 2,60,000 का, तो हमारे पास माल हो गया 3 लाख रुपये का। 3 लाख में से हमारे पास 60,000 का माल बच गया, तो हमने 2,40,000 का माल बेचा, तो 2,40,000 के माल को हम कॉस्ट बोलेंगे, यानी COGS बोलेंगे। अब आपकी जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 20% ऑन सेल, 20% का मतलब होता है 1/5। लेकिन ये जो दे रखी है रेट, ये आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, सिंस इट इज़ द 1/5 ऑन सेल, 1/5 ऑन सेल, हमारे पास कॉस्ट पता है हमें, तो 1/5 ऑन सेल का मतलब होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल ऑल्सो नोन एज 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो अब आपको 1/4 अप्लाई करना है, तो 2,40,000 रुपये के माल पे हम
60,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, इसका मतलब हमारी सेल 3 लाख रुपए की होगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले कॉस्ट निकालना बताया, फिर आपको ये वाले जो फंडा है 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल, मैं अभी 2 मिनट में एक बार वापस लिख के आपको समझा दूंगा। 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल, तो आपको कॉस्ट वाली रेट अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, तो आपको पता लग जाएगा कि सारा माल आपने 3 लाख में बेचा। और लास्ट क्वेश्चन वापस इसी को रिपीट करता है, 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो वो क्या होगा सेल का, तो वो होता है 1/5 ऑन सेल। ठीक है, मैं इसको 2 मिनट लेके आपको समझा देता हूँ, फिर आप फ्री हो जाएंगे। देखो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑन सेल। परसेंटेज में भी बनाना आपको आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो इस फ्रैक्शन में समझ लो। इसी तरह 1/5 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/6 ऑन सेल। और इसका लॉजिक ये होता है कि 5 रुपये पे अपन 1 रुपये कमा रहे हैं, 5 रुपये की कॉस्ट पे 1 रुपये कमा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको 6 में बेच रहे हैं। एक और समझ लो 1/6 ऑन कॉस्ट, तो सिंपल रट्टा क्या हो जाएगा 1/7 ऑन सेल, क्योंकि हम 6 रुपये की कॉस्ट पे 1 रुपये कमा रहे हैं, मतलब हम उनको 7 रुपये बेच रहे हैं। और कभी अगर आपको फंसा दे तो मैं आपको बताऊँ, जैसे बोल दे 2/7 ऑन कॉस्ट, 2/7 ऑन कॉस्ट, तो इधर आपको बोलना है 2/9 ऑन सेल। लॉजिक यही है कि 2/7 ऑन कॉस्ट मतलब 7 रुपये की कॉस्ट पर हम 2 रुपये कमा रहे हैं, तो 2/9 ऑन सेल हो गया। तो ये आपका हो गया इन केस ऑफ प्रॉफिट। 90% चांस है कि प्रॉफिट वाले क्वेश्चन ही आएंगे, फिर भी अगर लॉस वाले क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये यूँ होता है 1/4 ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 ऑन सेल। कि सर ऐसा कब करना है, ऐसा होता है लॉस के केस में, कि अगर हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है 4 रुपये की कॉस्ट पे, तो इसका मतलब हम उसे 3 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। कॉस्ट होता है खरीदने का भाव, सेल होता है बेचने का भाव। अगर हम 4 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का घाटा खा रहे हैं, मतलब हम उसे 3 पे बेच रहे हैं। एक बार और समझ लीजिए, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑन सेल। ऐसा कब होगा सर, लॉस के केस में, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि 5 रुपये की चीज़ को हम 1 रुपये के घाटे पे बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसे 4 रुपये पे बेच रहे हैं। होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा। और भैया यूपी टीजीटी कॉमर्स का फॉर्म भर दिया, तैयारी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। हर साल हज़ारों छात्र यही गलती करते हैं कि अगर थोड़ी और प्रैक्टिस करता तो सिलेक्शन हो जाता। मैं हूँ CA विशेष छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी टीजीटी कॉमर्स के 50 सैम्पल पेपर की सीरीज़। इसमें आपको मिलेगा 50 सैम्पल पेपर्स, जिससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो सके, चैप्टर वाइज MCQ, ताकि हर टॉपिक पे आपकी पकड़ हो सके। ये सारा का सारा कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, यूपी के हर छात्र के लिए परफेक्ट। 999 रुपये वाली मॉक सीरीज़ केवल 249 में अवेलेबल है। नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, टाइम वेस्ट ना करें। तो चलते चलते अपन फाइनल अकाउंट तक पहुंच गए हैं। हमने जर्नी स्टार्ट किया जनरल से, जनरल के साथ साथ हमने सब्सिडरी बुक्स के बारे में समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि इसके बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, जो कि बनाना ज़रूरी नहीं है, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर फिर क्या बाकी रह गया। कई बार क्या होती है, पूरे साल की अकाउंटिंग के दौरान कुछ बातें छूट जाती हैं, या कुछ बातें हमें बिल्कुल लास्ट में जाके याद आती हैं, तो उसे अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो अपन उसको लास्ट मोमेंट पे, यानी जब हम अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उस समय हम उनको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में प्लस करना, किसी चीज़ में माइनस करना, किसी में कम या किसी में ज़्यादा करना। कैसे, कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये होगा कि पहली बात तो ये समझिए कि आपके ट्रायल बैलेंस होगा, और उस ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ 1-2 बातें लिखी होगी। जितनी बातें लिखी होंगी उतने एडजस्टमेंट कहलाएंगे। तो सपोज करो ट्रायल बैलेंस के लिए नीचे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 80,000 रुपया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 80,000 का माल बच गया, तो आप ये नहीं कह सकते मैं क्या करूँ, आपको इसका कुछ करना पड़ेगा। अब इसको आप आराम से समझिए। आपको इसके बारे में 2 चीज़ें सीखनी है कि एक तो इसका प्रेजेंटेशन कहाँ होगा, और एक इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ये 2 ही चीज़ें आपको सीखनी है। अब पहली बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी आपके पास माल बच गया तो ये आपकी असेट है, तो एक चीज़ तो ये आपके असेट्स में जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो माल बचा हुआ है इसे अपन ट्रेडिंग के CR साइड में लिखते हैं, तो इसे ट्रेडिंग के CR में लिखना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जब हमने माल को परचेज़ किया तो हमने परचेज़ को कहाँ लिखा, ट्रेडिंग के DR में। अगर उसमें से कुछ माल बच गया तो आप उनसे कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के CR में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास जो माल बचा हुआ है उसकी कॉस्ट वैल्यू तो है 80,000 रुपये, यानी उसका खरीदने का भाव तो है 80,000 रुपया,
और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 90,000 रुपया, यानी अगर हम जब उसे बेचेंगे तो 90 मिलेगा। तो कोई बच्चा या स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो सकता है कि सर फिर मुझे 80 लिखना है कि 90 लिखना है। अगर आपको कॉस्ट वैल्यू यानी लागत मूल्य और बाजार भाव यानी मार्केट वैल्यू दे रखा है दोनों, और मार्केट वैल्यू से भी बढ़िया शब्द होता है NRV, नेट रिलायजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य दे रखा है, तो आपको कॉस्ट वैल्यू और NRV में से जो वैल्यू कम हो उसे लेना है। तो अभी 80 और 90 में सेलेक्ट करना हो तो आपने 80 सेलेक्ट किया। सपोज कोई करो कि उसकी बाजार वैल्यू या नेट रिलायजेबल वैल्यू 70 दे रखी है, तो आपको फिर 80 और 70 में सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको 70,000 रुपये लिखना पड़ेगा। जितना आप ट्रेडिंग के CR में लिखेंगे उतना ही आप बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। याद रखिएगा, जब कोई आइटम एडजस्टमेंट के रूप तौर पे होती है, यानी वो ट्रायल बैलेंस के नीचे होती है, तो उसे 2 जगह लिखना होता है। अब दूसरे पॉइंट आता है इसकी एंट्री क्या होगी। तो अगेन इसका लॉजिक सोचिए, क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट है, असेट DR होता है, इसलिए आपको उसको DR करना है, तो आपकी एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई खर्चा बाकी रह गया, हमने उसे चुकाया नहीं। सपोज करो कि आपका ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है 8,000 रुपया सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका सिंपली मतलब ये है कि 8,000 रुपये की सैलरी देना बाकी है। सैलरी देना बाकी है तो इज़ अ लाइबिलिटी, तो एक तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आपकी सैलरी बाकी है देनी, इसका मतलब ये है कि पहले जो सैलरी हमने दी है वो कम दी है, तो हम उसके अंदर प्लस करेंगे। तो जैसे सैलरी के आइटम है वो P&L के अंदर है। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी 40,000 रुपये, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वो सैलरी लिखी होती है जो हमने दे दी है, और नीचे वो लिखी हुई है जो देनी बाकी है। तो आपको क्या करना है, जब आप अपना P&L बनाएंगे तो उसके अंदर आपको पहले लिखना है सैलरी, और सैलरी के अंदर जो सैलरी बाकी है उसे आप प्लस कर देंगे। तो आपको ये याद करना है कि आउटस्टैंडिंग जो भी आइटम है, अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आपको सैलरी में जाके प्लस करना है, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में जाके प्लस करना है, लाइट का बिल आउटस्टैंडिंग है तो लाइट के बिल में जाके एडजस्ट करना है। मतलब जो भी वो खर्चा है आपको वो उसमें जाके ऐड करना है। अब आती है एंट्री की बात। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज़ अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी होता है CR। तो आपको आउटस्टैंडिंग आइटम को तो करना है CR, और वो जो भी है उसको करना है DR। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा CR, और सैलरी हो जाएगा आपका DR। तो जो भी एक्सपेंस है वो हो जाएगा DR, और जो आउटस्टैंडिंग आइटम चल रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो भी है, वो आपका आ जाएगा CR में। 2 ही चीज़ें सीखनी है, एक तो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि वो कहाँ अपना असर दिखाएगा, यानी ये जैसे 8,000 सैलरी बाकी है तो इसने अपना असर एक तो बैलेंस शीट पे डाला और एक P&L पे डाला। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग होती तो बैलेंस शीट पे असर आता और आपका ट्रेडिंग के अंदर असर आता। नेक्स्ट आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस का आप कैसे एडजस्टमेंट करोगे। प्रीपेड का मतलब है कि हमने ज़्यादा पैसा दे दिया। सपोज़ कीजिए कि हमें किसी आइटम के लिए मान लीजिए 15,000 रुपये देना था, लेकिन अपन ने 20,000 रुपये दे दिया, यानी हमने 5,000 रुपये एडवांस दे दिया, 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिया। नाउ थिंक ऑन दैट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड हमने पहले से पे कर दिया, तो ये अच्छी बात है, असेट्स है, हम स्ट्रांग हैं, हमने पहले से ज़्यादा पैसा दे दिया, तो प्रीपेड है। तो प्रीपेड एक तो जाएगा आपका असेट साइड में, और एक आपको क्या करना पड़ेगा, उस संबंधित खर्चे में से लेस करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर आपने इंश्योरेंस का 20,000 रुपये दे दिया, और इस 20,000 में से 5,000 रुपये रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर है, तो अगर 5,000 रुपये नेक्स्ट ईयर का है तो हम उसे इस साल में क्यों लिख रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे से उसे हटाना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये अपने को यहाँ से उसे हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस चूँकि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसलिए उसे इस साल में से हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अगर आप लॉजिक समझोगे तो आउटस्टैंडिंग का खर्चा इस साल का है तो उसे अपन ने इस साल में जोड़ दिया, और प्रीपेड का खर्चा चूँकि अगले साल जाने वाला है तो हमने उसे अपने खर्चे में से हटा दिया, ताकि सही सिचुएशन सामने आए। ठीक है, रही बात एंट्री की, तो प्रीपेड में हमने पहले से पैसा दे दिया, तो ये हमारी असेट है, असेट है तो DR है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस DR होगा और एक्सपेंसेस CR होगा। इस तरह से एंट्री बनती है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करें, ठीक है, एक एडजस्टमेंट रह गया इसके अंदर, 4th नंबर एडजस्टमेंट मैं अपने हाथ से डाल देता हूँ। 4th एडजस्टमेंट होता है जैसे अक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है कि हमने कमा लिया। एक्रूड इनकम का सिंपली मतलब होता है हमने कमा लिया लेकिन वो हमें पैसा मिला नहीं, या जितना मिलना था वो उतना नहीं मिला। सपोज़ कीजिए कि मुझे किसी से 2,000 रुपया महीने के हिसाब से मिलना है, तो एक साल का मुझे 24,000 रुपया मिलना चाहिए, 24 मिलना चाहिए, और सपोज़ करो मुझे 20 ही मिला, तो 20 मिल गया, वो तो हो गया रिसीव्ड। मान लो मुझे कमीशन मिलना है, तो 20,000 तो हो गया रिसीव्ड कमीशन। तो 4,000 को क्या बोलेंगे,
4000 को बोलेंगे एक्रूड कमीशन। व्हाट इट्स मीन ऑफ एक्रूड? एक्रूड का मतलब अर्नड बट नॉट रिसीव, कमा लिया पर मिला नहीं। ओके, अब 2 मिनट सोचो इसका क्या करूँगा मैं। अगर 4000 मैंने कमा लिया है, मुझे मिलना बाकी है, यानी वो पैसा मुझे मिलेगा, तो समथिंग मेरे पास कुछ पैसा मेरे पास फ्यूचर में आएगा। आएगा होता है असेट, तो ये जो अक्रूड होता है वो असेट साइड में जाता है। ठीक है, और इसका मतलब जो मुझे मिला है वो कम मिला है तो मैं उसके अंदर ऐड करूँगा। तो जब मैं अपना P&L अकाउंट बनाऊँगा, P&L के अंदर जितना कमीशन मुझे मिला है वो तो लिखा हुआ होगा ही होगा, और जो मुझे मिलने वाला है वो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो इसको अक्रूड को हमें कॉन्सेप्ट से याद करते हैं। अक्रूड में वर्ड क्या है? ए। तो ए फॉर एसेट, ए फॉर ऐड। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर दैट। अगर जब तक आपके लॉजिक पक्के होते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। ए क्या बोलती तू? ए असेट्स, ए अक्रूड, ए ऐड। ठीक है, अब इसका रिवर्स होता है अनअर्न्ड। अन यानी नहीं, अर्न। ठीक है, अच्छा अक्रूड, इससे पहले अक्रूड पे पूरी बात कर लें। अक्रूड हमारे लिए असेट है, तो असेट डीआर होगा, तो इसकी जब एंट्री बनाते हैं तो इस तरह से एंट्री बनती है, एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो जो इनकम है उसे क्रेडिट किया जाता है और एक्रूड इनकम अकाउंट को डीआर किया जाता है। अब इस बात को छोड़ो, अब बात करते हैं अनअर्न्ड इनकम की। अनअर्न्ड इनकम में क्या होगा? हमें पैसा इन एडवांस मिल गया, हमने कमाया नहीं और हमें पैसा मिल गया एडवांस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें 5000 रुपये महीने का रेंट मिलना चाहिए था, यानी पूरे साल का मिलना चाहिए था 60, पर सामने वाली पार्टी ने हमारे खाते में 1 लाख रुपये डाल दिया, सपोज करो डाल दिया, तो 40,000 रुपये हमें इन एडवांस मिल गया। तो इस 40,000 को बोलेंगे अनअर्न्ड रेंट। तो 40,000 रुपये हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी है। हमने कमाया 60 था, पर सामने वाले से अपन ने को 1 लाख रुपये मिल गया, तो 40,000 रुपये का हमें उसको फ्यूचर में बेनिफिट देना होगा या 40,000 रुपये हमें लौटाने होंगे, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। तो जो अनअर्न्ड इनकम है वो लायबिलिटी साइड में जाता है, देयता पक्ष बोलते हैं, दायित्व पक्ष बोलते हैं, उसमें जाएगा। और आप के P&L में अगर 1 लाख रुपए की इनकम लिखी हुई है तो आपको उसमें से 40,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर जोड़े से याद करें तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आपस में उल्टे होते हैं और एक्रूड और अनअर्न्ड आपस में उल्टे होते हैं। तो इस तरह से आप एक को समझ लेंगे तो दूसरे को रिवर्स करके भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक एडजस्टमेंट छठा आपको देखने को मिल सकता है, डेप्रीसिएशन। यानी वो क्या बोलेगा? वो नीचे बोलेगा मशीन पे 10% डेप्रीसिएशन लगाइए। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मशीन की वैल्यू को 10% कम कीजिए। तो वो कह रहा है, क्वेश्चन अगर कह रहा है कि मशीन की वैल्यू को 10% कम कीजिए, तो आप मशीन में से, मशीन कहाँ होती है? बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट की असेट्स में से आप उससे माइनस कर देना। सपोज करो आपका 1 लाख रुपए की मशीन है, 10,000 आपको माइनस करने के लिए कहा है, तो आप 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देना और बाकी 90,000 रुपये को आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखा देना। ये जो 10,000 रुपये आपने संपत्ति के मूल्य में कमी करी, ये आपके लिए एक तरह का लॉस है, तो लॉस आपका P&L में जाएगा। तो डेप्रीसिएशन जो होता है वो P&L के अंदर जाया करता है। अच्छा, बात रही अकाउंटिंग एंट्री की, तो डेप्रीसिएशन इज़ अ लॉस, ऑल लॉसेस डेबिटेड, सभी हानियों को डीआर किया जाता है। तो डेप्रीसिएशन डीआर हो जाएगा और मशीन आपकी सीआर हो जाएगी। कोई पूछे कि डेप्रीसिएशन किस तरह का लॉस है, रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है, तो डेप्रीसिएशन एक तरह का रेवेन्यू लॉस है, यानी एक ऐसा लॉस है जो रूटीन में होता है। तो डेप्रीसिएशन को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू लॉस की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद है अशोध्य ऋण या बैड डेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है बैड डेट्स 5,000 रुपये, इसका मतलब ये है कि अभी अभी हमें पता लगा है कि 5,000 रुपये डूब गए हैं, तो इसको फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि पहले ही जो बैड डेट्स होना होता है वो हो चुका होता है, वो तो हमारे रिकॉर्ड में होता है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो होता है उसे अपन फर्दर बैड डेट्स या एडिशनल बैड डेट्स बोलते हैं। तो अगर 5,000 रुपये डूब गया है तो एक तरह का लॉस है तो P&L में जाएगा। और ये जो आपका बैड डेट्स होता है वो आपका डेटर में से माइनस भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे डेटर 1 लाख रुपए के थे और अभी अभी 5,000 रुपये डूब गए हैं, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर हमें 95,000 रुपये ही मिलने वाला है। कि सर ये PBD है क्या? नहीं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का तो मतलब होता है डूबने का चांस है, वो तो अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ये फर्दर बैड डेट्स का मतलब है कंफर्म पैसा डूब गया। थोड़ी देर पहले तक ट्रायल बैलेंस बनाने तक तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब हम अकाउंट्स को फाइनलाइज कर रहे थे तो हमें पता लगा था कि भाई हमारा एक ग्राहक था, वो पैसे हमें नहीं देगा। कंप्लीटली वी आर श्योर कि वो पैसा डूब गया है, तो उसे फर्दर बैड डेट्स कहते हैं और इसे अपन डेटर में से माइनस करते हैं और इसे P&L के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बात रही अकाउंटिंग एंट्री की, तो बैड डेट्स इज़ द लॉस, तो बैड डेट्स को DR करेंगे और उस व्यक्ति का नाम जैसे मुकेश है तो नीचे बैड डेट्स टू मुकेश आ जाएगा, उसका नाम राजेश है तो नीचे बैड डेट्स टू राजेश आ जाएगा। आपको पता नहीं चल रहा कि उस काले चोर का नाम क्या है, तो आपको डेटर वर्ड यूज़ करना है, एंट्री बनेगी बैड डेट्स टू डेटर।
ठीक है। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट। जैसे आपको लिखा जाता है 10% क्रिएट 10% पीबीडी, है ना। बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बट एमसीक्यू वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो, बट फिर भी अपन एक बात करें तो जब आप 11th-12th में पढ़ते हैं इस चीज़ को तो वहाँ पे लिखा होता है क्रिएट 10% पीवीडी। तो उसका मतलब होता है कि हमारे डेटर में से 10% मिलना डाउटफुल है। इसका मतलब ये है कि अगर बैलेंस शीट मान लीजिए हमारे डेटर 4 लाख के हैं, तो 4 लाख में से हमें लग रहा है कि 10% अमाउंट डूब जाएगा, तो अपने को उसे डेटर में से लेस करना है और उतनी ही अमाउंट हमें बाहर दिखानी है जो हमें मिल सकती है। ठीक है। तो क्या मैंने समझाने की कोशिश करी कि अगर आपको प्रोविज़न बनाने के लिए कहा जाए, प्रोविज़न का मतलब होता है बंदोबस्त करना। आपका पैसा डूबने वाला है तो आप उसका कुछ बंदोबस्त कीजिए। तो बंदोबस्त आप क्या करेंगे, आपको डेटर में से जितना पैसा डाउट है डूबने वाला है उतना पैसा आप लेस कर देंगे, पहली बात। और ये एक तरह का लॉस है तो ये पीएनएल में जाएगा। ठीक है। पीवीडी की कभी कभी कैलकुलेशन होती है तो वो थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन है, तो अभी तो मैं नहीं समझा रहा। तो टोटल पीएनएल में 3 तरह के एक तरह से लॉसेस चले जाते हैं। जो पैसा आपका पहले डूब गया बैड डेट्स, जो पैसा अभी अभी आपका डूबा फर्दर बैड डेट्स, और जो पैसा डूब सकता है उसे बोलते हैं पीबीडी नया वाला, उसे लेस करते हैं। और मान लीजिए कभी कभी आपका पुराना प्रोविज़न होता है, पुराना बंदोबस्त होता है, तो उसे माइनस करते हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस करने से आपका पीएनएल का अमाउंट आ जाता है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जो आपका बैड डेट्स हो चुका है पहले, जो आपकी नॉलेज में है, ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट्स एज पर द ट्रायल बैलेंस, जो पैसा अभी डूबा है फर्दर बैड डेट्स, और जो पैसा के लिए प्रोविज़न क्वेश्चन कहता है करना है वो प्रोविज़न, इन सबको जोड़ दो। और जो अगर आपके पास कोई पुराना प्रोविज़न है तो उसे आप माइनस कर दो। तो इस तरह से आपको पीएनएल का आ जाएगा, यानी लाभ हानि पे होने वाला प्रभाव आ जाएगा। खैर, पीवीडी की एंट्री कभी उल्टी कभी सीधी हो सकती है। जनरली बात करें कि अगर हम वैसे सिंपल सोचें कि पैसा हमारा डूबने वाला है तो ये कोई फ़ायदे की बात तो है नहीं, ये तो नुकसान की बात है। तो पीएनएल को डीआर करेंगे और पीबीडी आ जाएगा नीचे। तो जनरली एंट्री 90% केसेस में पीएनएल टू पीबीडी होती है। कभी कभी हमारे पास पुराना प्रोविज़न बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में रिवर्स एंट्री हो सकती है, पर वो बहुत ही बहुत तो नहीं, पर थोड़े एडवांस लेवल की चीज़ें, उसमें नहीं जाते हैं। पर मैं अभी ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका पुराना प्रोविज़न बहुत ज़्यादा है तो पीबीडी की रिवर्स एंट्री भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है। सपोज करो वी आर अज्यूमिंग 2% पीडीडी। तो 2% पीडीडी का मीनिंग क्या है? पी फॉर प्रोविज़न है, डी फॉर डिस्काउंट है, डी फॉर डेटर है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब हम डेटर्स को 2% डिस्काउंट देने वाले हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो गुड डेटर्स पे होती है, अच्छे लोगों पे होती है। अगर हम कहानी की बात करें, जैसे 4 लाख के हमारे डेटर हैं, 40,000 रुपये उसमें से डूब सकते हैं। इसका मतलब है 3,60,000 रुपये हमें मिलेंगे। अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि 3,60,000 रुपये हमें टाइम पे मिलेंगे और हमें उनको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी 7,200 रुपये का डिस्काउंट हमें देना पड़ सकता है। आप ये भी कहेंगे सर जो पैसा डूब सकता है, जो पैसा डिस्काउंट में देना पड़ सकता है, हम उसको अभी से क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? तो जब मैं कंसेप्ट वाला टॉपिक पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि अकाउंट्स में अगर कोई फ्यूचर में नुकसान हो सकता है तो हम उसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है तो वो भी हमारे लिए एक तरह का लॉस है जो हम रिकॉर्ड करेंगे पीएनएल के अंदर जाके। ठीक है। और जैसे पीबीडी को, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को हमने डेटर में से लेस किया, उसी तरह से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट को भी हम डेटर में से लेस करते हैं। याद रखेंगे सीक्वेंस, पहले आपको प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स माइनस करना है, उसके बाद जो बचे हुए डेटर हैं उस पर आपको प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट काउंट करना है और उसे आपको लेस करना है। ठीक है। और जैसे मैंने कहा है लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डीआर होगा, और पीडीडी बोलते हैं शॉर्ट में, पीडीडी सीआर होगा। इसके बाद है प्रबंधक को देय कमीशन। इसका मतलब होता है कि हम मैनेजर को कमीशन देने वाले हैं। जैसे इसमें जैसे मान लीजिए 2,20,000 रुपये फर्म का नेट प्रॉफिट है और 10% कमीशन देना है, तो कभी तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 22,000 रुपये कमीशन आएगा, और कभी 2,20,000 रुपया इंटू 10/110 करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 रुपये कमीशन आएगा। इसमें पूर्व शब्द होता है या पश्चात शब्द होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। मतलब लैंग्वेज अगर आप टेक्निकली बात समझें तो मैं बताऊँ आपको, अगर हमने मैनेजर को कहा है कि हम तेरे को 10% कमीशन देंगे, ठीक है, तो 10% कमीशन देंगे तो किसका देंगे? जो प्रॉफिट हो रहे हैं उस पर 10% कमीशन देंगे। तो प्रॉफिट भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मैनेजर का कमीशन देने से पूर्व के लाभ, मैनेजर को कमीशन देने से पहले के लाभ, और एक होते हैं मैनेजर के
को कमीशन देने के पश्चात के लाभ। तो डिपेंड करता है कमीशन का कैलकुलेशन कि हमने 10% पूर्व प्रॉफिट्स पे प्रॉमिस किया है या 10% हमने पश्चात वाले पे प्रॉमिस किया है। अभी के लिए समाचार याद रखिए कि पूर्व वाली लैंग्वेज तो आपको 10% सिंपल निकालना है विच इज़ 10/100, और अगर पश्चात वाली लैंग्वेज है तो आपने को 10/110 निकालना है। कि सर अगर 5% हो तो 5% में सिंपल में होता है 5/100, और पश्चात वाली लैंग्वेज हो तो 5/105। पूर्व के लिए बिफोर वर्ड आएगा, पश्चात के लिए आफ्टर वर्ड आएगा। चूँकि ये कमीशन हमें देना है, चूँकि ये कमीशन हमारे लिए देना है, तो ये बात लाइब्रेरी साइड में रिकॉर्ड होगी, ये बात लाइब्रेरी साइड में जाएगी। और मैनेजर को जो आप कमीशन दे रहे हैं इट्स एन एक्सपेंस, वो एक्सपेंस आपका P&L के DR में जाएगा, वो एक्सपेंस आपका P&L के DR में जाएगा। वन मोर थिंग, अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो मैनेजर को कमीशन हमें देना है एज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को करेंगे CR, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन होगा CR, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन होगा CR, और मैनेजर कमीशन होगा DR। तो इस तरह से आपकी एंट्री बनेगी, मैनेजर कमीशन अकाउंट DR टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। उसके बाद है दो थोड़े से टफ एडजस्टमेंट हैं, पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज। वेल ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से है, मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। व्यापारी ने पूंजी लगाई और वो चाहता है कि उसे ब्याज मिले, मतलब आप तो ये कहेंगे कि ओनर और व्यापार एक ही होता है, लेकिन मैं इस वीडियो की शुरुआत से ही आपको बताने लग रहा हूँ कि बिज़नेस अलग होता है, ये बिज़नेस है, और ये इंसान ओनर है वो अलग है। तो इसने कैपिटल लगाई और ये अपनी कैपिटल पे ब्याज चाहता है। ओके, तो व्यापार में सपोज करो उसने 10 लाख की कैपिटल लगाई और ये बदले में 1 लाख का ब्याज चाहता है, तो 1 लाख रुपये व्यापार को देना है, तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी में जाके कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा। तो 1 लाख रुपये का जो ब्याज दिया जाना है वो ओनर की कैपिटल में जोड़ दिया जाएगा, और ये 1 लाख रुपये का एक तरह से धक्का लगेगा व्यापार को, तो इसे P&L के DR में लिखा जाएगा। तो अगर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ओनर को तो ब्याज मिल रहा है तो उसके लिए इनकम है, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये बिज़नेस के लिए खर्चा है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर एक बच्चा घर में जिद करता है कि उसे बाइक चाहिए और मान लो उसे बाइक मिल जाए, तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उसे तो मज़ा आ गया, 80,000 की, लाख रुपए की बाइक उसको मिल गई। लेकिन व्यापार के फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो फैमिली को लग गई, फैमिली को तो 1 लाख रुपए देने पड़ गए, तो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसी तरह पूंजी पे ब्याज को समझने के लिए आपको व्यापारी के प्रोस्पेक्टिव से समझोगे तो इनकम है, व्यापार के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये खर्चा है, और हमें अकाउंटिंग व्यापार के प्रोस्पेक्टिव से करनी होती है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR करना है और नीचे आएगा टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इस तरह की एंट्री बनती है। इसी तरह से अगर मैं आपको समझा पाऊँ, एक होता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज मतलब व्यापारी ने ड्राइंग करी है, व्यापारी ने ड्राइंग की है और नियम के अनुसार उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो सपोज़ करो ऐसा है कि एक व्यापारी ने 50,000 रुपये बिजनेस से निकाला और एज अ पेनल्टी 5,000 रुपये का ब्याज उसके ऊपर लगाया जा रहा है। तो मज़े की बात है कि व्यापारी ब्याज देगा, तो व्यापारी के लिए तो है खर्चा और व्यापार के लिए है इनकम। व्यापार के लिए इनकम है तो इसे CR में लिखा जाएगा, P&L के प्रॉफिट एंड लॉस के CR में लिखा जाएगा, और ये ब्याज एज अ पेनल्टी उसकी कैपिटल में से घटाया जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी कैपिटल में जोड़ा गया था, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उसकी कैपिटल में से घटाया जाएगा। अगर आप एंट्री की बात करें तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है तो इसे CR किया जाएगा, तो एंट्री आएगी, ऊपर तो आएगा ड्राइंग या कैपिटल और नीचे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टफ था ये। इसके बाद थोड़ी सी बात और करें, सपोज़ करो अगर हमने लोन ले रखा है, जैसे मैं एग्जांपल थोड़ी देर पहले दे रखा था कि अगर हमने 10% लोन ले रखा है 5 लाख का, तो 5 लाख का ब्याज होता है 50,000 रुपये। अब सपोज़ करो 40,000 का ब्याज तो हम दे चुके हैं और 10,000 का ब्याज हमें देना है, तो इसे अपन बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज़ अ लायबिलिटी। तो पहली बात तो ये कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज़ अ लायबिलिटी, और 10,000 देना है, इसका मतलब पहले हमने कम दिया है, तो इसे जाके जोड़ेंगे। जब भी हमने पहले कम दिया होता है या कम लिया होता है तो उसमें जोड़ा जाता है, और ज़्यादा लिया होता है या ज़्यादा दिया होता है तो उसमें माइनस करते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। अब अगर मैं 10,000 की बात करूँ ब्याज की, तो 10,000 का ब्याज हमें देना है एज अ लायबिलिटी, तो इसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो ये 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या तो इसी नाम से लिखा जाएगा, या ये 10,000 रुपये लोन में जुड़ जाएगा तो लोन के नाम से भी लिख सकते हैं। तो 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या लोन के नाम से लिखेंगे, और 10,000 रुपये का खर्चा है। ये देखो, एक होता है खर्चा, एक होता है भुगतान।
अगर मैं 5 लाख के 10% की बात करूँ तो 50,000 बनता है, तो 50,000 खर्चा है, 40 हम दे चुके हैं। तो जो हम दे चुके हैं उसे बोलते हैं भुगतान, पेमेंट। और जो हमें देना है वो होता है, जो हमें टोटल देना था वो होता है एक्सपेंस। तो अगर मैं आपको समझा पाया तो एक्सपेंस का वो हिस्सा जो दे दिया जाता है वो होता है पेमेंट, और एक्सपेंस का वो हिस्सा जो देना बाकी होता है वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मे बी आउटस्टैंडिंग सैलरी, मे बी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, वॉट एवर। ठीक है, थोड़े से और हैं। अगर आपकी माल की हानि हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि आपका 10,000 का माल जल गया, तो आपके लिए लॉस है, तो आपका एंट्री करनी है लॉस बाय फायर टू परचेज, या लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग भी बोलते हैं, लॉस बाय फायर टू परचेज बोलते हैं। अगर आपका माल की हानि हो जाए तो इस लॉस बाय फायर को आप P&L के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब थोड़ी इसमें कहानी है कि सपोज करो आपका 10,000 का माल जल गया और 7,000 रुपये बीमा कंपनी ने मंजूर कर लिया, उन्होंने कहा कि 7,000 रुपये हम देंगे। तो जो 7,000 रुपये हमें मिलने वाले हैं वो हमारी बैलेंस शीट की असेट्स में जाएगा, यानी द अमाउंट विच इज़ रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, पैसा जो हमें बीमा कंपनी से मिलने वाला है वो असेट साइड में जाएगा। पैसा जो हमारे को नेट नुकसान हुआ वो P&L में जाएगा, और जितने रुपए का माल गया वो परचेज में से लेस होगा। तो ये इकलौता एडजस्टमेंट होता है जो तीनों चीज़ों को हिट करता है। मैं जल्दी से दोहराता हूँ, 10,000 का माल जल गया तो एक तो आपको परचेज में से लेस करना है, परचेज के अंदर माल आता है, और अगर वो जल गया, चोरी हो गया, तो उसमें से आपको लेस करना है। तो जितना जल गया उतना आपको परचेज में से लेस करना है। जितना पैसा आपको बीमा कंपनी से मिलने वाला है वो आप असेट साइड में दिखाएंगे, और जितना पैसा नहीं मिल पाया किसी रीज़न से, वो फिर आप इंश्योरेंस क्लेम वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ पैसा नहीं मिल पाता है तो उसे अपने को P&L अकाउंट के अंदर लिखना है। ठीक है, इसी तरह असेट्स का नुकसान हो सकता है। सपोज़ कीजिए आपका 80,000 का फर्नीचर था, वो जल गया, और सपोज़ कीजिए उसमें 60,000 मिल जाएगा, तो 60,000 रुपया आपको पहली बात तो बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है जो आपको मिल जाएगा। अगर आपका फर्नीचर जल गया तो आपको फर्नीचर में से माइनस करना है, और जो पैसा आपका गैप रह गया नुकसान का और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का जो गैप रह गया वो आपका P&L के अंदर रिकॉर्ड होगा। थोड़ा सा और है, एक होता है विक्रय या वापसी के आधार पर भेजा गया माल। सपोज़ कीजिए 4,000 रुपये का माल है, और आपने किसी कस्टमर को बोला कि भाई साहब ये 5,000 का माल हम आपको भेज रहे हैं, आप इसे बेचो आराम से, 6,000, 8,000, 10,000 में बेचो, आपका माल बिक जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आपको माल पसंद नहीं आता तो हम माल वापस ले लेंगे। तो उसको बोलते हैं पसंदगी या वापसी। हमने ग्राहक को बोला आप माल रख लो, हमें पता है वो माल 4,000 का है, हमने ग्राहक को तो 5,000 का बोल के भेजा कि ये 5,000 का माल हम आपके पास भेज रहे हैं, और आप इसे आराम से बेचो, नहीं बिकेगा तो हम वापस लिख लेंगे। तो कायदे से तो रूल ये होता है कि जब आपने किसी को इस तरह से माल ज़बरदस्ती चिपकाया है और उसने अभी हाँ भी नहीं बोला है, तो आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, कम से कम उसको सेल तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सेल तो वो है भी नहीं। लेकिन सपोज़ कि जो आपने उसे सेल में लिख लिया, तो एडजस्टमेंट यूँ बनता है कि हमने 4,000 का माल 5,000 के विक्रय मूल्य पर ग्राहक को भेजा, जिसका अभी तक कन्फर्मेशन, हिंदी में वर्ड होता है अनुमोदन, जिसका अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब अपन क्या करें, अब एडजस्टमेंट क्या करें कि अगर हमें कंफर्मेशन तो मिली नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने सेल को ज़बरदस्ती चढ़ा रखा है, आपने सेल को बढ़ा रखा है, तो एक तो सेल में से माइनस करो, क्योंकि उसने हाँ तो भरी नहीं है, सेल में से माइनस करो। अच्छा, आपने उधार सेल हो गई है ऐसा बुक्स में चढ़ा रखा है, तो ज़बरदस्ती आपने अपने डेटर्स को बढ़ा रखा है, तो डेटर में से माइनस करो। और तीसरी बात यह कि हमारा माल किसी के पास पड़ा है अमानत के तौर पे, वो माल हमारा है, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करो। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में होता है और बैलेंस शीट में होता है। तो आपको ये समझना है कि जो आप स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे दैट विल बी एट कॉस्ट वैल्यू, और जो सेल में से और डेटर में से आप एडजस्ट करेंगे दैट विल बी सेलिंग वैल्यू। मैं एक ही चीज़ को दोबारा नहीं बोल रहा, आप इसको आराम से समझ लीजिएगा, आराम से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो जस्ट मैं ये कहना चाह रहा था कि अब आपने पहले जब सेल की एंट्री ज़बरदस्ती चढ़ा दी होगी तब आपने एंट्री कर दी होगी डेटर टू सेल, अब आपको उस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेल टू डेटर। और दूसरी बात है कि हमारा स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा है, तो एंट्री बनेगी स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। तो इस तरह की आपको एक 4,000 की एंट्री करनी पड़ेगी। दिस एंट्री विल बी डन फ्रॉम द कॉस्ट वैल्यू एंड दिस विल बी डन विद द सेल वैल्यू। मार्ग में माल का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो हमने 10 लाख रुपए की परचेज को लिखा है, लेकिन अभी ये मान लेते हैं कि 50,000 का माल हमको मिला ही नहीं है, बस 50,000 का माल रास्ते में है। तो ये तो एक खास ही तरह का एडजस्टमेंट है, उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग। तो आपको इस तरह की एंट्री करनी है, गुड्स इन ट्रांजिट टू ट्रेडिंग, है ना। और इसको आपको ट्रेडिंग के सीआर में दिखाना है, ये माल जो रास्ते में अटका हुआ है इसे आपको ट्रेडिंग के सीआर में दिखाना है और बैलेंस शीट की असेट्स के अंदर दिखाना है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि
मान लीजिए 17,000 का माल ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया, तो इसकी आपको एंट्री बनानी आनी चाहिए, विच इज़ वेरी इजी। ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग टू परचेज, परचेज क्या हो रहा है, CR हो रहा है, तो परचेज में से माइनस करना है, परचेज में से माइनस करना है, और जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को आपको कैपिटल में से माइनस करना है। एक बात और समझ लीजिए, ये 17,000 का जो माल है, सपोज़ करो उसकी MRP 25,000 थी, यानी अगर हम इसको बेचते तो 25,000 में बेचते, लेकिन आपको जब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो कॉस्ट प्राइस पे करनी है। कभी भी माल से रिलेटेड आपको कॉस्ट एंट्री करनी हो, माल चोरी हो जाए, दान में हो जाए, विज्ञापन हो जाए, निजी प्रयोग में चला जाए, जब भी गुड्स से रिलेटेड आप एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तो वो कॉस्ट प्राइस पे करोगे। इसी तरह से अगर आपने माल को फ्री में बांट दिया तो एंट्री बनेगी फ्री सैंपल टू परचेस या एडवर्टाइजिंग टू परचेस। तो जो फ्री सैंपल है वो P&L के अंदर चला जाएगा और परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो सपोज़ करो अगर आपने 5,000 का माल लोगों को फ्री में खिला दिया तो 5,000 रुपये P&L में चला जाएगा और 5,000 परचेज में से लेस हो जाएगा। एक लास्ट आइटम होती है पारस्परिक ऋण। पारस्परिक ऋण का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए राकेश है, राकेश पे मैं 50,000 रुपये मांगता हूँ, राकेश पे मैं यानी हमारा व्यापार 50,000 मांगता है, तो 50,000 रुपये से वो डेटर है। और ये भी कि 30,000 रुपये हमें उसको देने हैं, तो 30,000 रुपये से क्रेडिटर है वो हमारा, 50,000 हमें लेने हैं क्योंकि हमने उसको कभी माल बेचा था, और 30,000 हमें देने हैं क्योंकि कभी हमने उससे माल ख़रीदा था। तो अगर देखा जाए तो नेट हिसाब तो 20,000 का ही है, तो एक आपको एंट्री रटनी पड़ेगी, इसको म्यूचुअल डेट बोलते हैं। जब आपस में लेना देना बाकी होता है तो इस सिचुएशन को म्यूचुअल डेट बोलते हैं, और उसकी एंट्री लगती है क्रेडिटर टू डेटर। क्रेडिटर टू डेटर इस तरह की एक एंट्री लगती है क्रेडिटर्स और डेटर्स को मिटिगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और वो आपसे बस ये पूछेगा कि बताओ इसमें एडजस्टमेंट एंट्री कितने से होगी, 50 से होगी, 30 से होगी या 20 से होगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट एंट्री 20 से होगी। नहीं, 20 पे पहुंचना है, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री 30 से करनी पड़ेगी। कि सर ये क्या बात हुई। आपको हमेशा इसमें छोटी राशि का रूल याद रखना है कि अगर कभी भी म्यूचुअल डेट का क्वेश्चन आए तो क्रेडिटर और डेटर का जब एडजस्टमेंट हो या PBD के पर्पज़ से भी डेटर के लिए कैलकुलेशन होती है, तो आपको छोटा अमाउंट एडजस्ट करना है। तो क्रेडिटर टू डेटर एंट्री होगी, इसका नतीजा होगा क्रेडिटर आपके माइनस हो जाएंगे, डेटर आपके माइनस हो जाएंगे, और लेकिन ये एडजस्टमेंट हमेशा छोटी राशि से होगा। मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, अगर डेटर 1 लाख रुपए का है और क्रेडिटर मान लीजिए 40,000 रुपये का है, तो आपको एडजस्टमेंट हमेशा 40,000 का करना है, ना कि डिफरेंस का, छोटी अमाउंट का आपको एडजस्टमेंट करना होगा। कुछ MCQ देख लेते हैं। इफ़ द एडजस्टमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। ये कह रहा है कि अगर, जैसे अपन ने एडजस्टमेंट की बात की, पर ये कह रहा है कि अगर अंतिम खाते बनाते समय अगर किसी ने बाय द वे एडजस्टमेंट का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा। फाइनल अकाउंट हैव टू बी ड्रॉन बैक, उसे अंतिम खाते वापस बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन सारे देखेंगे अपन। सेकंड कहता है कि नहीं, फाइनल अकाउंट विल नॉट बी वैलिड बाय लॉ, अंतिम खाते कानूनन मान्य नहीं होंगे, यह कानूनन अपराध होगा। और या ये होगा कि अंतिम खाते व्यापार की सही लाभ हानि और आर्थिक स्थिति नहीं बता पाएंगे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन आंसर है कि अगर आप फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्टमेंट होते हुए भी अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको सही लाभ हानि की पोजीशन नहीं बताएगा, या आपका बैलेंस शीट है वो आपको सही आर्थिक स्थिति नहीं दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद है स्टेशनरी और विज्ञापन की क्रय को क्रय खाते में शामिल कर लिया गया। अब इसका मतलब ये है कि हमें जो पैसा स्टेशनरी के नाम से लिखना चाहिए था उसे हमने गलती से परचेज में लिख दिया, तो आप क्या करें। तो बेसिकली वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है जो अपन तीसरे मैराथन में कवर करेंगे। टोटल मैं 3 मैराथन वीडियोस बनाऊंगा, काफ़ी लंबे 3-3.5 घंटे के एक वीडियो हो रहा है ये, तो लगभग 3 हम बनाएंगे, तो उसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी करेंगे। तो अभी के लिए समाचार ये है कि जो पैसा परचेज के अंदर DR होना चाहिए था वो हमने गलती से स्टेशनरी में लिख दिया, तो स्टेशनरी को रिवर्स कर देंगे। तो इस तरह से एंट्री बनेगी परचेज टू स्टेशनरी। रेक्टिफिकेशन का रूल मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि जो होना चाहिए उसे कर दो, यानी परचेज को DR करना था तो उसे कर दिया, और जिसे हमने गलती से या बाय मिस्टेक DR कर दिया तो उसे हमने रिवर्स कर दिया। तो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी परचेज टू स्टेशनरी। ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि हमने गलती से उसे परचेज में शामिल कर दिया। अगर परचेज में गलती से शामिल कर दिया तो परचेज को रिवर्स करेंगे, परचेज को रिवर्स करेंगे और स्टेशनरी को DR करेंगे। जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुँचा देंगे, और जहाँ गलती से चला गया है उसे वहाँ से रिवर्स कर देंगे। अगर इसका इम्पैक्ट पूछता तो स्टेशनरी के आइटम प्लस हो जाएगी और परचेज के आइटम माइनस हो जाएगी,
अगर हम जब, तो एंट्री इसकी स्टेशनरी टू परचेज बी इसका आंसर होगा। इसके बाद है, ये पूछ रहा है कि अगर आपका एडिशनल बैड डेट्स है तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, यानी अगर आपका ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और पैसा डूब गया तो क्या एंट्री होगी। जैसे अभी हमने समझा, बैड डेट्स को हम डी आर करेंगे और डेटर को सी आर करेंगे। रूटीन बैड डेट्स की एंट्री भी यही होती है, बैड डेट्स टू डेटर। और अगर एडिशनल बैड डेट्स हो जाते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और पैसे डूब जाते हैं, तो नुकसान तो है ही, और उसी तरह का नुकसान है तो बैड डेट्स को डी आर करेंगे और डेटर को सी आर करेंगे। तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा, बैड डेट्स टू डेटर। ये कहता है कि डूबत और संदिग्ध ऋण हेतु आयोजन के लिए समायोजन प्रविष्टि होगी। तो आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपका पैसा डूबने वाला है तो क्या एंट्री होगी। अगर पैसा डूबने वाला है तो नुकसान ही, तो हम पी एन एल को डी आर करेंगे और नीचे पी बी डी आएगा, तो एंट्री आएगी पी एन एल टू पी बी डी। अगर हमारा पैसा डूबने वाला है, हमें नुकसान होने वाला है, तो उस लॉस को भी हम कंसीडर करेंगे, पी एन एल को डी आर करेंगे और पी बी डी नीचे आएगा, एंट्री बनेगी पी एन एल टू पी बी डी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है। ठीक है, सारे ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा। मैंने जैसे बार बार कहा है कि पीवीडी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरह है कि देनदारों पर बट्टा आयोजन की समायोजन प्रविष्टि क्या होगी। अगर आप डेटर्स को डिस्काउंट देने वाले हैं, अगर आपने प्रॉमिस कर रखा है कि हम 2% डिस्काउंट देंगे कस्टमर्स को, जो हमें जल्दी पैसा देंगे हम उनको 2% डिस्काउंट देंगे, ये हमने प्रॉमिस कर रखा है, तो ये भी एक तरह का नुकसान है। तो अगेन इसमें भी पी एन एल डी आर होगा और 2PDD प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर PDD लिखा जाएगा, एंट्री होगी पी एन एल टू पी डी डी। तो ये नुकसान एक तरफ पी एन एल के डी आर में जाता है, और ये जो पी बी डी और पी डी डी हम बनाते हैं डेटर में से माइनस होता है। सीक्वेंस ये होता है कि डेटर में से पहले जो फर्दर बैड डेट्स हो गई वो माइनस होता है, फिर जो प्रोविज़न हमने बनाया वो माइनस होता है, और फिर ये जो हमने डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न बनाया वो भी माइनस होता है। ये सब के बाद हमें पता लगता है कि हमें शुद्ध कितना पैसा मिलेगा। इसी तरह से लेनदारों पर बट्टा आयोजन, वैसे हमें लेनदारों के लिए बट्टा आयोजन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हम ये सोचते हैं कि सपोज़ करो हमारे 4 लाख के क्रेडिटर हैं और हमें 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हम फ्यूचर के प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जब मैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, रूढ़िवादिता की परंपरा आपको बताऊंगा, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको फ्यूचर के लाभों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो ये तो लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लाभों को सोच भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि हमें 8,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर मिलने वाला है तो पी एन एल को सी आर करेंगे और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, PDC बोलते हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को हम डी आर करेंगे, तो एंट्री बनेगी PDC टू पी एन एल। और कुछ लोग बोलते हैं प्रोविज़न वर्ड यूज़ मत करो, रिजर्व यूज़ करो, तो वो बोल देते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर RDC टू पी एन एल। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है रूढ़िवादिता की परंपरा का, और इसमें हम मिलने वाले डिस्काउंट की कल्पना करते हैं और इसकी एंट्री करते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं, प्रॉफिट को सी आर करते हैं और PDC को डी आर करते हैं। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में तो क्रेडिट आ रहा है, सॉरी ये नहीं, ये वाला इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोविज़न या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद है बकाया वेतन की प्रविष्टि होगी। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। 40,000 रुपये का वेतन है, ट्रायल बैलेंस में है और उसके पास में 10 महीना लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 महीने का वेतन बाकी है, तो 8,000 रुपये का वेतन आपके लिए बाकी है। कैसे पता लगा? 40,000 है 10 महीने का, तो 1 महीने का 4,000, 2 महीने का 8,000 बाकी है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो CR है, तो CR है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को तो करेंगे CR और ऊपर आएगा सैलरी, तो एंट्री होगी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यूँ भी बना सकते हो, जब आप सैलरी चुका देते हो तो एंट्री बनती है सैलरी टू कैश, पर अगर आप सैलरी नहीं चुका पाते हो तो कैश की जगह आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड यूज़ करना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बाद में सैलरी प्लस हो जाता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड के अंदर अपीयर होता है। तो ये आपसे एंट्री या प्रभाव कुछ भी पूछ सकता है। इसका समाचार डी रहेगा, सैलरी अकाउंट DR टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर हमने इंश्योरेंस का पैसा एडवांस चुका दिया है तो क्या होगा? सपोज़ कीजिए कि इंश्योरेंस का पैसा अपने को 31 मार्च तक चुकाना चाहिए था और 9,000 रुपये चुकाना चाहिए था, लेकिन अपन ने जून तक का इंश्योरेंस चुका दिया है और हमने सपोज़ करो 12,000 रुपये चुका दिया, तो इसका मतलब है कि अपन ने 3,000 रुपये ज़्यादा चुका दिया। तो ये हमारे लिए असेट है, इस असेट्स का नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। क्योंकि इसमें होता ये है कि जब हमने पहले 12,000 रुपये चुकाया होगा तो इस तरह की एंट्री हम कर चुके हैं। इंश्योरेंस टू कैश, इंश्योरेंस टू कैश ये एंट्री हम तब कर चुके हैं जब हमने बीमा प्रीमियम चुका दिया, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि 12,000 में से 9,000 ही करंट ईयर में जाएगा, तो 3,000 का जो प्रीमियम है उसको हम रिवर्स कर देंगे। 3,000 का प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा तो इंश्योरेंस आ जाएगा नीचे और प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा ऊपर। एंट्री बनेगी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस और इसके लिए बी आंसर रहेगा,
प्रीपेड इंश्योरेंस और से इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। एक और बात याद रखिएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस को अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी कहते हैं, कई बार वो फंसा देता है, तो आप याद रखिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब ये कहता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर बकाया मजदूरी दे रखा है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक तो होता है आउटस्टैंडिंग वेजेस नीचे दे रखा है, अगर नीचे दे रखा है ना तो इसको अपन एडजस्टमेंट बोलते हैं, और फिर अपन इसका ये करते कि इसे वेजेस में प्लस करते और लाइबिलिटी साइड में दिखाते। लेकिन अगर इसने ये कहा कि आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, तो ये ऑर्डिनरी आइटम हो गई, और ऑर्डिनरी आइटम की तरह इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसे आप यूँ समझिए कि ऑर्डिनरी का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में आ गई है तो उसको हमने एक तरह से रिकॉर्ड कर लिया है, तो फिर बस उसको आपको नॉर्मल आइटम की तरह ट्रीट करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब है वेजेस बाकी है एज अ नॉर्मल आइटम, और उसको आपको लाइबिलिटी साइड में लिखना है। लेकिन यही आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर नीचे मतलब होता है ट्रायल बैलेंस के बाद होता, ट्रायल बैलेंस के बाहर होता, तो फिर हम उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देते और डबल ट्रीटमेंट देते, डुअल ट्रीटमेंट, फिर हम उसे वेजेस के अंदर प्लस करते और लाइबिलिटी साइड में लिखते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम दोनों जगह याद करके जाते हैं तो चिपका के आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, तलपट के अंदर बकाया मजदूरी खाता दे रखा है, तो फिर आय विवरण में जाएगा कि चिट्ठा में जाएगा, तो ये केवल चिट्ठे में जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा, ये केवल और केवल चिट्ठे के अंदर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर तलपट के अंदर मूल्यह्रास दिखाया गया है, वापस वही पॉइंट है कि अगर ट्रायल बैलेंस होता और ट्रायल बैलेंस के नीचे डेप्रिसिएशन होता, तो फिर अपन डेप्रिसिएशन को एक तो P&L में लिखते, और मशीनरी का है तो मशीन में से माइनस करते, फर्नीचर का है तो फर्नीचर में से माइनस करते, मतलब डेप्रिसिएशन जिसका भी है उसमें से माइनस करते, यानी इसको वीआईपी ट्रीटमेंट देते। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन के आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर हम इसे नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्य में होने वाली कमी, जो कि एक नुकसान है, तो इसे P&L में लिखेंगे। तो ये कह रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन आ गया, अगर वो एक रूटीन आइटम है तो वो एक तरह का रूटीन लॉस है, तो वो P&L अकाउंट में जाएगा। कुछ लोगों को दोनों लिखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन दोनों नहीं होगा इसका, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। देखिए ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो सकती है, हम आम भाषा में कहते भी हैं जो काम करेगा वो गलतियां भी करेगा, गलतियां हो सकती हैं। तो हो सकता है आपसे जनरल बनाते समय, सब्सिडियरी बुक्स बनाते समय, टोटल लगाते समय, बैलेंस निकालते समय, पोस्टिंग करते समय, ट्रायल बैलेंस में कैद लिखते समय, कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे गलतियां हो सकती हैं। तो बाद में अगर ऑडिट हुई या इंटरनल ऑडिट हुई, बाहर से भी ऑडिट आ सकती है, एक्सटर्नल ऑडिट, और इंटरनल ऑडिटर ने कुछ गलतियां पकड़ी तो आपको उनको रेक्टिफाई करना होता है। तो गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, एक और मज़ेदार इसमें बात यह है कि देखिए चीज़ को सही करने का एक तरीका होता है और गलत करने के 99 तरीके होते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि किसी काम को अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप गलत करना चाहें तो 1000 तरीके होते हैं। मैं कहना वैसे कि ये चाह रहा था एग्जांपल में कि जैसे अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने का एक ही तरीका होता है, और पढ़ाई नहीं करनी है तो नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते हैं। तो खैर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन में एरर आएंगे तो आपको उनको समझना है, रेक्टिफाई करना है। एक फंडामेंटल रूल याद रखिएगा, जो सही है उसे सही जगह पहुंचा दो, और जो गलती से एक जहां पहुंच गया है उसे उल्टा कर दो। अकाउंट्स में DR और CR होते हैं तो ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ता। जैसे आपने गांगुली को 3000 रुपये वेतन चुकाया, लेकिन आपने गांगुली के खाते को नाम लिख दिया, तो पहले तो आपको इसमें गलती समझ में आनी चाहिए कि गलती क्या हुई। किसी की तो कहेगा सर गांगुली को वेतन चुकाया तो गांगुली पाने वाला है तो DR होगा, सही तो है नहीं। अगर हमने गांगुली को वेतन चुकाया तो हमें सैलरी को DR करना था और कैश को नीचे लिखना था, यानी शुद्ध एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश। तो ये एंट्री है सैलरी टू कैश, शुद्ध एंट्री। हमने क्या किया, हमने सैलरी खाते की जगह गांगुली खाता लिख दिया। सैलरी खाते की जगह, यहाँ गौर कीजिए, सैलरी खाते की जगह आपने गांगुली का खाता लिख दिया, यानी गांगुली गलती से DR हो गया। पूर्व कप्तान है, ऐसे मत करो, गांगुली गलती से DR हो गया, तो अब आप उसको CR करेंगे। और सैलरी DR होगा क्योंकि सैलरी DR होने से रह गया, क्योंकि बाय मिस्टेक हमसे कुछ और ही DR हो गया, तो जो मेन खाता वो तो रह ही गया। तो इसका आंसर होगा सैलरी अकाउंट DR टू गांगुली। तो ये है, आपने इसको कहते हैं सुधार प्रविष्टि। तो सुधार जनरली 3 हिस्सों में होता है, क्या सही था, क्या गलत हुआ, अब क्या करें। और फिर आपको थोड़े से एरर के टाइप भी मैं थोड़े बताऊंगा। पहले मेन बात समझ लो। जैसे आपने 2000 रुपये रिपेयर के चुकाए, वो आपने बिल्डिंग खाते में लिख दिए,
तो ये तो बहुत एक ऑब्वियस एरर दिखाई दे रहा है कि हमने पैसा रिपेयर का चुकाया तो हमें रिपेयर को डीआर करना चाहिए था, लेकिन रिपेयर के बजाय हमने बिल्डिंग को डीआर कर दिया। तो यानी बिल्डिंग जो है डीआर है वो गलती से डीआर है। तो अच्छा, आम भाषा में क्या होता है, अगर हम उनको लिख देते हैं तो उसको काट दिया तो ख़त्म हो गया। अकाउंटेंसी में हम काटापीटी से, ओवर राइटिंग से बचते हैं, इरेजर से बचते हैं। तो हम अगर गलत हो भी गया है तो उसको बहुत सिस्टमैटिकली रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे बिल्डिंग अगर आपसे डीआर हो गया तो बिल्डिंग को सीआर कर दो, और जिसे डीआर होना चाहिए था उसे डीआर कर दो। अब मैं थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। रिपेयर जो होता है ना, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रूटीन एक्सपेंडिचर, और बिल्डिंग जो होता है वो होता है कभी कभार होने वाला एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो, तो ये माना जाता है कि अकाउंटेंट की जो समझ है वो कच्ची है, उसे प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं है, उसे सिद्धांतों की समझ नहीं है, तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और वैसे अगर आप इन जनरल आपने गलत खाता खोल दिया तो उसे अपन कहते हैं हिसाब की अशुद्धि, कमीशन एरर। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, मैं ये जितना जल्दी पढ़ा रहा हूँ उतना जल्दी नहीं है, चीज़ों को थोड़ा तसल्ली से पढ़ना होता है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ाम को देखते हुए या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को देखते हुए एक बार के लिए जो थोड़ा बहुत जल्दी मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे कहता है कि अभिनव एंड सन्स की बुक्स में एरर पाई गई, उनको आप सुधार कीजिए। सुधार करने के लिए उन्होंने कहा प्रविष्टियाँ कीजिए। जैसे हुआ है क्या, मामला क्या है, राम को माल बेचा और हमने रमन को डीआर कर दिया। अगेन सिंपल एरर दिखता है, राम को माल बेचा तो आपको देखो, आप आंसर, कोई बच्चा अगर दिमाग नहीं लगाएगा तो बोल देगा राम टू रमन, रमन टू राम, राम टू सस्पेंस, सस्पेंस टू रमन, कुछ भी अंटिशन बोलेगा। सिस्टमैटिक सोचेगा ना, वो बिल्कुल सही जगह पहुंचेगा। आपने राम को माल बेचा, ओरिजिनल एंट्री शुड बी राम टू सेल, तो आप इसको आराम से लिखिए, समय खराब नहीं हो इसलिए मैंने लिख रखा है पहले राम टू सेल। रॉन्गली हमने इसे रमन टू सेल कर दिया, रॉन्गली हमने इसे रमन को डीआर कर दिया। ऐसा साफ लिखा था कि हमने रमन को डीआर कर दिया, तो राम के डीआर होने की जगह रमन डीआर हो गया, यानी रमन गलत डीआर हो गया, तो हम उनको सीआर करेंगे, और जिसको डीआर होना चाहिए था उसे डीआर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा राम टू रमन। ठीक है, और ये हिसाब की अशुद्धि है क्योंकि आपने रॉन्ग अकाउंट लिया है। मैं आपको बता दूं, जब आप गलत खाता लेते हैं, ये मैंने नीचे लिखा भी है, या आप गलत साइड लेते हैं, या आप गलत प्लस माइनस करते हैं, या आप गलत बैलेंस करते हैं, या आप गलत कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, तो ये वाले हिसाब की अशुद्धियाँ होती है, इसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने 1000 रुपये का पर्सनल यात्रा व्यय किया। पर्सनल यात्रा व्यय का मतलब है कि जो दुकान का ओनर है वो अपने पर्सनल काम से गया, अकाउंटेंट को इतना पता नहीं था तो उसने उसे व्यापारिक व्यय समझ लिया। तो ये ऐसा हुआ कि उसने पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर समझ लिया। तो चूंकि ये ओनर की पर्सनल यात्रा थी और उसने दुकान से पैसा लिया होगा उसके लिए, शायद वो गाड़ी बुक करके कहीं का पर्सनली पिकनिक मनाने गया, फैमिली को लेके गया, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग टू कैश। तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग टू कैश, उसको उन्होंने समझ लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस समझ लिया, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। तो ये खाता गलती से डेबिट हुआ, तो इसे रिवर्स करेंगे और जिसे डीआर होना चाहिए उसे डीआर करेंगे। तो इस एरर को भी अपन प्रिंसिपल एरर बोलते हैं, क्योंकि इस बात की भी आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि कौन सा एक्सपेंडिचर बिजनेस का है और कौन सा एक्सपेंडिचर पर्सनल है। तो जब आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, यानी जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, या बिजनेस एक्सपेंडिचर वर्सेस पर्सनल एक्सपेंडिचर में डिफ्रेंशिएट अंतर नहीं कर पाते, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। एक और आपने कि 2000 का फर्नीचर खरीदा लेकिन आपने उसे परचेज बुक में लिख दिया, तो इसको आप थोड़ा सा हम कहानी में मानते हैं कि आपने उधार फर्नीचर खरीदा होगा, क्योंकि बाद में आपने परचेज बुक को यूज़ किया है जो कि उधार लिखने के लिए यूज़ होती है। तो ओरिजिनली एंट्री में आपने जैसे फर्नीचर एक्स आदमी से खरीदा तो आपका एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर टू एक्स, पर आपने इसे समझ लिया परचेज टू एक्स। तो ओरिजिनल एंट्री फर्नीचर टू एक्स और हमने इसे परचेज टू एक्स समझ लिया। तो क्या करना चाहिए, जो खाता गलत दिया, अच्छा इसमें एक्स अपनी जगह सही है, एक्स पर्सन यानी जिससे भी आपने खरीदा उस आदमी को तो हमने प्रॉपर क्रेडिट दिया, तो ये तो सही है, तो इसको तो अपन क्लीन शीट दे देंगे। जो गलत है, जो गलत डीआर हुआ है उसे सीआर करो, और जो डीआर होने रह गया है उसे डीआर करो। अभी तक मैंने जितने भी बताया उन सब का पैटर्न लगभग एक जैसा था, ताकि आपको थोड़ी सी समझ डेवलप हो। ठीक है, और ये एरर भी आपका सैद्धांतिक अशुद्धि है, क्योंकि फर्नीचर जो होता है उसे असेट होता है, और जो परचेज होता है वो माल के लिए यूज़ होता है। असेट अलग होता है, माल अलग होता है। जिस चीज़ को हम खरीदते बेचते हैं, खरीदने बेचने के लिए लिया है वो माल है, और जिस चीज़ को हमने यूज़ करने के लिए लिया है वो हमारा असेट है।
तो इसलिए हमारे को असेट क्या है और गुड्स क्या है इसमें क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए। ये भी नहीं पता, बेसिक प्रिंसिपल भी नहीं पता, तो ये प्रिंसिपल एरर हो गया है। एक और बात होता है कि एक वर्ड होता है एरर, एक होता है फ्रॉड। तो फ्रॉड जो होता है वो जानबूझ के किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है और बहुत ही कल्परेट वे में किया जाता है, साजिश रच के किया जाता है। तो जो फ्रॉड किया जाता है उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए। और जो एरर होता है वो अनइंटेंशनल होता है, गैर इरादतन होता है, हो गया, गलती हो गई काम के दौरान, इधर उधर हो सकता है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो इधर उधर का कुछ बोल देता हूँ मान लो, तो वो एक गैर इरादतन एरर है। और एक मैं वीडियो बना ही ऐसा रहा हूँ कि तुम्हारे को मैनिपुलेट करने के लिए या तुम्हारे साथ धोखा करने के लिए, तो वो गलत होता है। तो खैर एरर जो होता है वो उसे अनइंटेंशनल मिस्टेक कहते हैं और उसे ट्रेस करना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है। फ्रॉड को ढूंढना मुश्किल होता है, ये बात आपको ऑडिट में भी समझ आएगी। खैर अब कभी कभी एरर इस तरह, बस कहना ये चाह रहा था कि जो काम अगर आप करना भूल गए तो आप कर दो। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है मोहन को 3,000 का माल बेचा, पूरी लाइन क्या है, मोहन को 3,000 का माल बेचा लेकिन हमें प्रविष्टि करना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब एंट्री कर दो। क्या करोगे, सेल को सीआर करो, मोहन को डीआर, तो मोहन टू सेल। तो इस तरह से एंट्री होगी मोहन टू सेल। इसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इसी तरह से जैसे हरी से हमें 200 रुपये की डिस्काउंट मिला, तो हमें 200 का डिस्काउंट मिला लेकिन हम उसे लिखना भूल गए। बहुत सारे लोग सोचते हैं डिस्काउंट मिलने का मतलब है कैश मिला, कैश नहीं मिला, मतलब उसने हमें कुछ पैसा माफ़ कर दिया। तो हमें डिस्काउंट मिला, ये हमारी इनकम है, तो हम डिस्काउंट रिसीव को सीआर करेंगे और जिस पर्सन से हमें डिस्काउंट मिला है उस पर्सन को हम डीआर करेंगे। इसका आंसर होगा हरी टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगी हरी टू डिस्काउंट रिसीव। इसी तरह से मान लीजिए कि 300 रुपये का माल निजी प्रयोग के लिए निकाला, 200 रुपये का माल धर्मादय में दिया यानी डोनेशन दिया, और हम लेखा करना भूल गए कि सर ये कहाँ लिखा है लेखा करना भूल गए। इसने पहले ही बोल दिया था कि इन व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है दुकान से ओनर माल ले गया, एंट्री नहीं हुई, डोनेशन दिया, एंट्री नहीं हुई, तो आपका माल गया। तो जब माल जाता है तो परचेज को सीआर करते हैं, आता है तो डीआर करते हैं, जाता है तो सीआर करते हैं। तो परचेज होगा सीआर और ऊपर आएगा ड्राइंग और चैरिटी। तो पूरी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डीआर, चैरिटी अकाउंट डीआर टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से एंट्री होती हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो, और ये मैंने पहले ही बोल दिया कि हिसाब की अशुद्धि किसको बोलते हैं। अगर आपने गलत बुक का सिलेक्शन किया, परचेज बुक की जगह सेल बुक को लिया, तो हिसाब की अशुद्धि। अगर आपने गलत खाते का चयन किया, राम अकाउंट की जगह रवि अकाउंट, राहुल की जगह रैना अकाउंट, कुछ भी, तो आपका हिसाब की अशुद्धि यानी एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। अगर आपने अमाउंट गलत लिखा, 500 का 5,000, 50,000 का 50 रुपये, कुछ भी, तो रॉन्ग अमाउंट है, तो आपका हिसाब की अशुद्धि बनेगा। टोटल गलत लगाया, बैलेंस गलत निकाला, गलत फिगर ले गए। जैसे 15 नंबर पन्ने से जोड़ था 1,800 रुपये, जब आप अगले पन्ने में गए तो 81 चले गए, यानी डिजिट इधर से उधर कर दिए। तो ये एरर जो होते हैं इनको सबको हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। जस्ट मैं समझा रहा हूँ टाइप क्या होता है। एक इस तरह के भी एरर आ सकते हैं, सेल बुक ओवरकास्टेड, यानी इसका मतलब होता है कि हमने सेल बुक की जोड़ ज़्यादा लगा दी। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सेल बुक थी और उसकी जो जोड़ जितनी भी थी हमने उसकी जोड़ ज़्यादा लगा दी। इससे क्या होता है, इससे होता है कि आपके सेल अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया ज़्यादा। किसका ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि आपने सेल बुक की टोटल ज़्यादा लगाई ना, टोटल ज़्यादा लगा दी तो सेल अकाउंट में ज़्यादा पैसा चला गया। कहाँ चला गया, ज़्यादा पैसा सीआर हो गया। तो अब इसका जब आंसर आएगा ना, तो इसका आंसर आएगा सेल डीआर टू सस्पेंस। इसको अपन बोलते हैं वन साइडेड एरर। इसमें अपन ने सेल बुक की टोटल में गलती करी तो केवल एक खाता डिस्टर्ब हुआ, वो खाता है सेल्स खाता। सेल खाता ज़्यादा सीआर हो गया, ज़्यादा सीआर हो गया तो उसकी हवा निकालनी पड़ेगी, उसको डीआर करना पड़ेगा। एक और समझ लो, जैसे परचेज बुक ओवरकास्टेड। इसका मतलब क्या है कि आप परचेज बुक बनाई, उसकी जो जोड़ लगाई वो ज़्यादा लगा दी। अब ज़्यादा लगाई तो क्या हो गया कि आपका परचेज अकाउंट ज़्यादा डीआर हो गया। क्योंकि आपको बस ये पता होना चाहिए कि परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है। फिर आपको समझ में आ गया कि हमने ज़्यादा पैसा भेज दिया, वहाँ पे ज़्यादा पैसा भेज दिया तो आपको बाद में परचेज को सीआर करना पड़ेगा। और मैं क्या करूँ, तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो आपको सस्पेंस अकाउंट लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब उनका ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ होगा ना, तो उन्होंने सस्पेंस अकाउंट को ही यूज़ किया होगा। तो उन्होंने गलती होने पे सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया, तो आप रेक्टिफिकेशन करने पे सस्पेंस अकाउंट यूज़ करोगे तो आपकी वो गलती वो आपका सस्पेंस अकाउंट धीरे धीरे सही होता होता ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से सेल रिटर्न बुक अंडरकास्टेड। इसका मतलब क्या है कि जो सेल रिटर्न बुक है उसकी जो जोड़ है वो आपने कम लगाई, जितनी भी लगानी थी आपने कम लगाई। उससे का नतीजा क्या होगा कि सेल रिटर्न अकाउंट में आपका कम पैसा गया। तो
अब ये सारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सबसे लास्ट में लेने का पर्पज़ ये था कि आपको थोड़ी बहुत अकाउंट्स की जब नॉलेज हो जाती है, गलती का सुधार कब करोगे, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या होता है, जब माल आता है उसका नेचर क्या होता है, डीआर होता है। हमसे क्या हुआ कि हमने कम डीआर किया, कम डीआर किया तो आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, सेल रिटर्न टू सस्पेंस। सेल रिटर्न टू सस्पेंस आपको इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाके वो रेक्टिफाई होगा। इसी तरह से अगर आपने परचेज रिटर्न बुक को, मैं इसको ओरली बोल देता हूँ, अगर आपने परचेज रिटर्न बुक का टोटल कम लगाया, यानी परचेज रिटर्न को आपने कम क्रेडिट किया, तो आपको परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, ऊपर सस्पेंस आएगा, एंट्री बनेगी सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। इस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होगा। थोड़े से इसके एमसीक्यू के बाद जल्दी खत्म करेंगे। इसमें से प्रिंसिपल एरर क्या है, इसमें से सैद्धांतिक अशुद्धि क्या है। जैसे आपने अजय से माल खरीदा लेकिन उसे क्रय पुस्तक में लिख दिया, अच्छा 3000, अच्छा जितना जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ अशुद्धियों का सुधार क्वेश्चन तो बहुत धीरे धीरे चबा चबा के पढ़ने चाहिए और 2 हिस्सों में पढ़ना चाहिए। एक पहला हिस्सा होता है और एक दूसरा हिस्सा होता है। जैसे इसमें पहला हिस्सा ये है, अजय से 3000 का माल खरीदा लेकिन उसे क्रय पुस्तक में 300 रुपये लिखा, तो इसमें अमाउंट का एरर है, तो इसको अपन बोलते हैं हिसाब की अशुद्धि। इसने अपन से हिसाब की अशुद्धि नहीं पूछी है। हमने विजय से मशीन खरीदी 20,000 की लेकिन इसे क्रय बही में लिख दिया, तो ये 2 हिस्से हैं। देखो पहले हिस्से में हुआ क्या था, हमने मशीन खरीदी थी लेकिन हमने उसे क्रय बही में लिख दिया, तो हमने यहाँ पे मशीन असेट थी, उस असेट्स को एक्सपेंस समझ लिया। इसको अपन बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसे अपन बोलते हैं सिद्धांत की अशुद्धि। बाकी ऑप्शन तुम पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद है क्षतिपूरक अशुद्धि। देखो क्षतिपूरक अशुद्धि में क्या होता है, 2 खातों में गलती होती है। जैसे सपोज करो कि हमने एक खाते में 1000 रुपये डीआर कम कर दिया और एक किसी और खाते में 1000 रुपये सीआर कम कर दिया, यानी हमने डेबिट की तरफ भी एरर किया और क्रेडिट की तरफ भी एरर किया, और एरर इस तरह से हुआ कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। यानी हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस 1 लाख से मैच होना चाहिए था और इस गलती से 99,000 से मैच हुआ, लेकिन वो हो गया। तो क्षतिपूरक अशुद्धि में क्या होता है, अशुद्धि नहीं होती, अशुद्धियों का जोड़ा होता है। एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि को मिटिगेट कर देती है, दूसरी अशुद्धि को खत्म कर देती है, ठीक है। तो क्षतिपूरक अशुद्धि, इसमें आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो डी ऑप्शन में पाओगे कि हमने नरेश के खाते में 100 रुपये डीआर पक्ष में नहीं लिखे। देखो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी कि मैं बिना ऑप्शन पढ़े बता रहा हूँ, बट मैं समझा देना चाहता हूँ मेन जल्दी से। मैंने कहा थोड़ा एमसीक्यू का टेस्ट मिल जाए आपको। जैसे नरेश के खाते में 100 रुपये डीआर पक्ष में नहीं लिखे गए और रमेश के खाते में सीआर पक्ष में 1100 के स्थान पे 1000 रुपये लिखे गए। तो देखो यहाँ पे 2 अशुद्धियाँ क्या हो रही है, एक तरफ तो आपने 100 रुपये की डीआर में मिस्टेक की, डीआर में आपने नहीं लिखा मतलब कम लिखा, और दूसरी तरफ रमेश में आपको 1100 लिखने थे लेकिन आपने 1000 रुपये लिखे, तो आपने सीआर में भी गलती कर दी। दोनों तरफ आपने 100 रुपये की मिस्टेक की, डेबिट में भी कम लिखे, क्रेडिट में भी कम लिखे, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इसीलिए मैंने ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में कहा था कि ट्रायल बैलेंस के मिल जाने पे आपको उछलना नहीं कि मेरा ट्रायल बैलेंस बैठ गया तो मैंने एक्यूरेसी पा ली। ट्रायल बैलेंस मैच होने के बावजूद भी एक्यूरेसी का अभाव हो सकता है, वो कोई एक्यूरेसी का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ये एक सामान्य बुद्धि का क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 5000 रुपये की सेल की एंट्री थी, अगर आपने उसे परचेज में डाल दी तो क्या होगा। आपने 5000 रुपये की सेल की लेकिन आपने उसे 5000 को परचेज मान लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इनकम को खर्चा मान लिया। तो इस अशुद्धि से क्या होगा, इस अशुद्धि की वजह से आपका प्रॉफिट घटेगा। और इसमें वो चकमा क्या देता है, कभी कभी पूछेगा जब इस अशुद्धि का सुधार होगा तो क्या होगा। तो अशुद्धि का प्रभाव और सुधार का प्रभाव आपस में उल्टा होता है। मैं जल्दी से इसको बताऊं, आपने सेल की एंट्री को परचेज समझ लिया, इनकम को आपने खर्चा समझ लिया, तो ऐसा करके आपने प्रॉफिट को घटाया, तो अशुद्धि की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा। अशुद्धि की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा कितने से, 10,000 से। कि सर एरर तो 5000 का है। अरे भाई एरर में आपने डबल मिस्टेक कर दी। एक तो आपने इनकम को इनकम नहीं माना तो वहाँ नुकसान हो गया, और दूसरा आपने उसे ज़बरदस्ती खर्चा मान लिया तो यहाँ नुकसान हो गया। तो आपके ऊपर डबल इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। 5000 और 5000 आपके ऊपर 10,000 का इम्पैक्ट आ गया। तो आपका 10,000 रुपये से प्रॉफिट घटेगा। कब घटेगा, इस अशुद्धि की वजह से घटेगा। और जब इसका सुधार, अगर पूछता है इस अशुद्धि का सुधार करने पे क्या होगा, तो आपका लाभ बढ़ता। इसमें से ये यार थोड़ा लंबा क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए, वैसे ही बहुत वीडियो लंबा हो गया है। अगर अपूर्वा से पैसे मिले और हमने प्राची के खाते में जमा कर दिए तो रॉन्ग अकाउंट हो गया। और जब आप गलत अकाउंट का चयन करते हो तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी हिसाब की त्रुटि नहीं है। अगर आपने मशीन का बैलेंस गलत निकाला है, गलत बैलेंसिंग करते हैं तो उससे हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। इसी तरह से
पवन को उधार बिक्री उसके खाते में जमा कर दी, तो अगर हमने पवन को सेल किया था तो हमें डीआर करना चाहिए था, डीआर की जगह हमने उसे सीआर कर दिया, तो डीआर के सीआर करने को भी हिसाब की अशुद्धि बोलते हैं। नकद बिक्री को कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये होता है आपका एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन मतलब क्या, जब आप किसी सौदे को लिखना ही भूल जाओ, पूरा लिखना भूल जाओ या आधा लिखना भूल जाओ। कि सर आधा लिखना मतलब, जैसे आपने जनरल एंट्री तो पूरी कर दी, पर जनरल एंट्री में 2 खाते होते हैं, तो आपने एक खाते में तो पोस्ट कर दिया और दूसरे खाते में पोस्ट होने से रह गया। तो जब इस तरह का एरर होता है, एक खाते में लिख दिया दूसरे खाते में लिख दिया, तो उसे बोलते हैं वन साइडेड ओमिशन। और जब आप जनरल एंट्री को पूरा ही चढ़ाना भूल गए या जनरल एंट्री तो चढ़ा दी लेकिन दोनों ही खातों में पोस्ट करना भूल गए, तो वो होती है टू साइडेड ओमिशन। लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा था इसमें से कौन सी हिसाब की त्रुटि नहीं है। सी मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि सी हमारी ओमिशन वाली एरर है, ठीक है, ये हमारी हिसाब की अशुद्धि नहीं है। और बाकी ये जो बिक्री पुस्तक का योग अधिक लगाया, अगर हम किसी बुक का जो टोटल ज़्यादा लगा देते हैं, कम लगा देते हैं, तो वो हिसाब की अशुद्धि होती है। तो बस बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको समझ में डेफिनेट आएगा। अपना अगला टॉपिक है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, यानी अकाउंटिंग फॉर एनपीओज। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या बोलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या होते हैं, कुछ लोग समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करती हैं, उनको अपन एनपीओ या एनजीओ कहते हैं। क्या वो हिसाब रखती हैं? बिल्कुल। पैसा तो वहाँ पे भी चाहिए, आपको अच्छा काम करने के लिए भी पैसा चाहिए, इसलिए पैसा लाइफ में कमाना चाहिए। खैर, तो एनपीओ जो होता है वो भी अपने हिसाब रखता है, और बेसिकली वो 3 तरह की चीज़ें या 3 तरह के खाते बनाते हैं। एक वो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पैसा आया कितना गया कितना उसका हिसाब रखते हैं। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो लोग अकाउंट्स नहीं समझते हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि जो पैसा आया है वो हमने कमाया है और जो पैसा हमने दिया है वो खर्चा है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं होता है। अकाउंट्स में जिस दिन आप ये बात समझने लग गए कि रिसिप्ट और इनकम ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैंने किसी के लिए कोई काम किया और मैंने 40,000 रुपये कमाया, उसका मेरा बात हुआ था 40,000 का, लेकिन उसने मुझे अभी 30,000 रुपये दिया, तो 30,000 को हम बोलेंगे रिसिप्ट। जो मैंने कमाया उसको बोलते हैं इनकम, और जो मुझे मिला उसे बोलते हैं रिसिप्ट, और बाकी जो रह जाता है वो है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग खर्चा भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है, लेकिन हम जनरली क्या होता है, खर्चे के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड को यूज़ कर लिया करते हैं और इनकम के लिए अक्रूड इनकम को यूज़ कर लेते हैं। बाकी टेक्निकली आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। तो 40 में से 30 हमें मिल गया, वो है रिसिप्ट, और जो 10,000 बाकी है उसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। मैं बस ये समझाना ही लग रहा हूँ कि रिसिप्ट हो सकता है कि जितना आपने कमा लिया हो उतना आपको मिल गया हो, तो इनकम इक्वल टू रिसिप्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हमने कमाया ज़्यादा हो और हमको कम मिला हो, तो इनकम और रिसिप्ट में अंतर हो सकता है। खैर, तो एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अभी हम बात करेंगे। एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। तो ये 3 चीज़ें बनाती जाती हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे है। तो नाम से क्लियर है, एक तरफ आपको रिसिप्ट लिखनी है, जो भी पैसा आपका आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, अगर आप बात कर रहे हैं 2024 की, तो आपको 2024 में जो भी मिलेगा, आपको मतलब संस्था को, ठीक है, संस्था को 2024 में जो भी मिलेगा वो सब का सब रिसिप्ट साइड में आएगा। सिंपल। चाहे आपको जो पैसा मिला हो वो 2023 के लिए मिला हो, चाहे वो पैसा 2024 के लिए मिला हो, चाहे वो पैसा 2025 के लिए मिला हो। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? जैसे मान लीजिए क्लब वगैरह या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनपीओज होते हैं, इनके लिए इनकम का मुख्य ज़रिया होता है चंदा, सब्सक्रिप्शन। इन संस्थाओं में जो लोग वॉलंटरीली जुड़ना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जुड़ना चाहते हैं, वो हर साल या हर महीने कुछ चंदा देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ सदस्य चंदा नहीं देते हैं तो हम उनसे बाद में वसूल करते हैं। तो 2024 में क्या हो सकता है मैं वो बता रहा हूँ। एक तो आपको इसमें वो चंदा मिलेगा, सब्सक्रिप्शन, वो मिलेगा जो इस ईयर का है, यानी 2024 का। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ चंदा वो मिले जो 2023 में बाकी रह गया था, वो भी आपको मिल जाए। और हो सकता है कि कुछ लोग आपको एडवांस में दे दें, तो वो भी। तो रिसिप्ट साइड में कभी वो पूछेगा कि रिसिप्ट साइड में कौन सी प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं, तो रिसिप्ट साइड में हर वो राशि दर्ज की जाती है जो हमें इस वर्ष मिली हो, चाहे उसका संबंध किसी भी वर्ष से हो। ठीक है, हमें इस साल मिलनी चाहिए, उसका रिलेशन आगे या पिछले साल से हो सकता है। दूसरी एक और बात है, देखिए, अगर आप फर्नीचर बेचते हैं तो भी पैसा मिलता है, और जब आप डोनेशन मिलते हैं, डोनेशन आपको मिलता है तो भी आपको पैसा मिलता है। लेकिन डोनेशन मिलना इट्स लाइक अ इनकम, और फर्नीचर को बेचते हैं तो उससे इनकम नहीं होती। हाँ, फर्नीचर को अगर अपने ज़्यादा मूल्य पे बेचा है तो इनकम होती है,
मैं कहने ये लग रहा हूँ कि रिसिप्ट दो तरह की होती हैं। एक होती है रूटीन या रेगुलर रिसिप्ट, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति, खास करके असेट्स को बेचने से जो पैसा आता है उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट साइड में आपको सभी तरह की रिसिप्ट दर्ज करनी है। जैसे हमें हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनसे एंट्रेंस फीस मिलती है, प्रवेश शुल्क मिलता है और हर साल मिलता है, तो वो रूटीन आइटम है। और एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस वंस इन अ लाइफ मिलता है, ठीक है। तो जो एंट्रेंस फीस है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है और जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो कैपिटल रिसिप्ट है। पर जब बात रिसिप्ट साइड की आती है तो रिसिप्ट साइड में आपको दोनों को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो रेगुलर आइटम से पैसा मिले तो भी लिखना है, और अगर आपको किसी स्पेशल आइटम से पैसा मिले तो भी लिखना है। तो चलो मैं आपको एक बार थोड़ी सी आइटम में बता देता हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे होता है। सबसे पहले इसमें जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है साल के शुरू में, अगर अपन एग्जांपल माने जनवरी 24 अपना स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी पे जो आपका पैसा होगा आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितना भी चंदा मिलेगा आप वो लिखेंगे। जितना भी एंट्रेंस फीस मिलेगा जो लोग हमारे संस्था को ज्वाइन करते हैं उनसे मिलेगा, उसे हम लिखेंगे। अगर हमें लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है तो वो भी हम लिखेंगे। अगर हमें डोनेशन मिला है, डोनेशन जनरल हो सकता है, डोनेशन स्पेसिफिक हो सकता है, वो भी हमको यहाँ लिखना है। असेट को बेचने से पैसा मिलेगा वो भी यहाँ लिखेंगे, और पुराने न्यूज़पेपर बेचने से पैसा आएगा तो वो भी लिखेंगे। और भी कहीं से पैसा आया लोन वगैरह से तो वो भी पैसा यहाँ लिखा जाएगा। पेमेंट साइड में आपने स्टाफ को सैलरी दी, लाइट का बिल दिया, टेलीफोन का बिल दिया, नया एसेट खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, स्टेशनरी खरीदी, इन सब में आपका पैसा जाएगा। सपोज कीजिए 8 लाख रुपए संस्था के पास आया और इन सब कामों में 7 लाख रुपए आपका गया, तो आपके पास 1 लाख रुपए का बचेगा बैलेंस। तो इससे ये क्वेश्चन बनता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो अंतिम शेष है वो क्या दिखाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अंतिम शेष आपके पास ये दिखाता है कि आपका कितना पैसा बचा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, रिसिप्ट जो होती है हमेशा पेमेंट से ज़्यादा होती है। कभी कभी बस ये इक्वल हो सकती है, पर कभी भी पेमेंट ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अलग चीज़ है। इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो सकती है, इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन रिसिप्ट जो होती है वो या तो पेमेंट से ज़्यादा होती है या वो पेमेंट के बराबर होती है, ठीक है। कुछ बातों की आपको सावधानियाँ याद रखनी है, वो ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते समय आपको कैश बुक की ज़रूरत होती है। बात ये होती है कि कैश बुक में जितनी बार आप सैलरी दोगे, जितनी बार आपको चंदा मिलेगा, उसमें उतनी बार लिखा हुआ होगा। लेकिन यहाँ कैश बुक की समरी होगी और इसे एक ही बार लिखा जाएगा कि पूरे साल में आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला। मतलब यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट्स लाइक अ समरी अकाउंट, ठीक है। ये खाता बनाते समय आने वाली राशि पर ध्यान दिया जाता है, उसके सोर्स पे ध्यान नहीं दिया जाता कि मतलब वो पिछले साल का है कि इस साल का है कि नेक्स्ट ईयर का है। ना ही उसके नेचर पे ध्यान दिया जाता है कि है ना वो रेवेन्यू काइंड ऑफ रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। जो भी हमें पैसा मिलेगा वो सब हमने को लिखना है, और अंत में जो इनकमिंग है उसमें से जो आउटगोइंग है रिसिप्ट में से आपको पेमेंट लेस करनी है, उससे आपका पास बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आप हमेशा याद रखिएगा कि संस्थाओं को मिलने वाला दान दो तरह का होता है। सपोज़ कीजिए हमारा एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाहर एक दान पेटी है। उस दान पेटी में थोड़े थोड़े लोगों ने पैसा छोड़ दिया, रख के गए, या लोगों ने डोनेशन की रसीद कटवाई और हमें 15 लाख का डोनेशन मिला, तो इसे हम कहेंगे जनरल डोनेशन। लेकिन मान लीजिए कि हॉस्पिटल में कोई भामाशाह आया, भामाशाह मतलब एक बड़ा आदमी आया और उसने मान लीजिए 20 लाख रुपए दिए या 10 लाख रुपए दिए, और 10 लाख में उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ ट्रॉमा वार्ड बने, या 10 लाख रुपए में यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाए। मतलब जो डोनेशन देने वाला कंडीशन डाल देता है कि मैं डोनेशन इस काम के लिए दे रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। अब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ये 15 लाख हमें मिला, ये भी हमारा रिसिप्ट है, और ये 10 लाख का स्पेशल डोनेशन, वैसे सही शब्द है स्पेसिफिक डोनेशन मिला, ये भी हमारा रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट साइड में ये 15 लाख भी जाएगा और 10 लाख भी जाएगा। लेकिन जब आप इनकम साइड बनाओगे, थोड़ी देर में अपन इनकम साइड पे आने वाले हैं, जब आप इनकम साइड में लिखोगे तब आप केवल 15 लाख ही लिखोगे, और ये जो 10 लाख रुपए है ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है वो हमारी संस्था के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि हमें वो काम करना है जो डोनर चाहता है। डोनर चाहता है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, तो हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ेगा। तो वो 10 लाख रुपये रिसिप्ट तो है, जो स्पेशल डोनेशन हमें मिला है वो 10 लाख रुपये रिसिप्ट तो है, पर वो इनकम नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा बारीकी से समझना पड़ता है कि विच इज़ इनकम और विच इज़ नॉट इनकम। इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ ले कि डेप्रिसिएशन रिसिप्ट साइड में आएगा या पेमेंट साइड में आएगा या कहीं नहीं आएगा, तो आंसर होगा कहीं नहीं आएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन में आउटगोइंग नहीं होती है।
सैलरी में पैसा जाता है, रेंट में पैसा जाता है, पर डेप्रीसिएशन में पैसे की आउटगोइंग नहीं होती है, तो डेप्रीसिएशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है। इसके बाद जो दूसरा खाता आपको सीखना है वो है आय व्यय खाता। देखिए, रिसिप्ट एक चीज़ है, पैसे का मिलना एक चीज़ है, लेकिन हर रिसिप्ट इनकम नहीं होती। अगर हमें हो सकता है चंदा 50,000 रुपये मिला, लेकिन हो सकता है कि इनकम में हम 60,000 रुपये लिखें, ठीक है। ऐसे मनमाने तरीके से नहीं, कैलकुलेशन करके अपन 60,000 लिखें। सपोज करिए हमारे 200 मेंबर हैं और हर मेंबर हमें 300 रुपये देता है, तो 200 मल्टीप्लाई 300 ऐसा करके 60,000 रुपये आएगा। यानी इसका मतलब क्या होता है कि 60,000 रुपये हमने कमाया। जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और जो चंदे की दर होती है, उससे पता लगता है कि हमने कितना कमाया। और हो सकता है उसमें से 50,000 मिला, तो इसका मतलब 10,000 बाकी है, तो 10,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकम साइड के अंदर आपको जो मिला है वो भी दिखाना होता है, और जो आपके बकाया चल रहा है वो भी दिखाना होता है, ठीक है। और इनकम में क्या होता है, जैसे आपको चंदा मिला, वो आपकी रिसिप्ट भी है और वो आपकी इनकम भी है, ठीक है। और इसी तरह से आपको एंट्रेंस फीस मिली, वो आपकी इनकम है। जनरल डोनेशन मिला, वो आपकी इनकम है। न्यूज़पेपर बेचे, वो इनकम है। लेकिन कुछ आइटम में अगर आप थोड़ी देर पीछे जाओगे तो कुछ चीज़ें जो उधर थी वो यहाँ नहीं है। जैसे यहाँ पे जो स्टार्टिंग का बैलेंस था, जो स्टार्टिंग कैश और बैंक बैलेंस होता है, वो इनकम साइड में नहीं होता, क्योंकि वो पुराना बैलेंस है, वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है। इसी तरह असेट्स बेचने से जो पैसा आया वो हमारी इनकम नहीं है, ठीक है। या हमें अगर स्पेशल डोनेशन मिलेगा तो वो हमारी इनकम नहीं है। इसी तरह सैलरी एक्सपेंसेस है, जो P&L में जाने वाली आइटम में होती है। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, ये स्टेशनरी कंज्यूम, ये सब हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम आप मान लो कि आपकी जो इनकम है वो 4 लाख है और आपके जो खर्चे हैं वो 3.5 लाख है। तो आपकी इनकम 4 लाख है, खर्चे 3.5 लाख है, तो जो 50,000 का गैप आएगा, इस 50,000 रुपये के गैप को आप बोलेंगे सरप्लस। प्रॉफिट हुआ ऐसा नहीं बोलते, इसकी जगह सरप्लस टर्म यूज़ करते हैं कि हमें बचत हुई। तो 4 लाख रुपए आपकी इनकम है, 3.5 लाख आपका एक्सपेंडिचर है, तो 50,000 का प्रॉफिट है, हम आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे 50,000 को बोलेंगे सरप्लस, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे बचत। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल P&L की तरह होता है। और P&L का तरह होता है तो इसमें आपको सारे एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर खर्चा बाकी रह जाए, तो अपन ने एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में जो फर्स्ट मैराथन वीडियो देखा था, उसमें अपन ने देखा था कि अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग रह गया, इसका मतलब हमने खर्चा कम चुकाया, तो हम इसे खर्चे के अंदर जोड़ेंगे और इसे लाइब्रेरी साइड में लिखेंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है हमने ज़्यादा चुकाया, एडवांस चुकाया, तो हम इसे माइनस करेंगे और इसे असेट साइड में लिखेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है या एक्रूड इनकम है, इसका मतलब होता है इनकम हमने कमा ली पर हमको मिली नहीं, या मिली है तो कम मिली है तो हम इसे प्लस करेंगे और इसे असेट्स में लिखेंगे। मैंने आपको फर्स्ट मैराथन में कोड भी बताया था कि ए को आप पकड़ लो, अक्रूड, ए से असेट होता है, ए से ऐड करते हैं, इस तरह से हमने ए को याद किया था। अनअर्न्ड इनकम में क्या होता है, हमें बिना कमाए पैसा मिल जाता है या एडवांस पैसा मिल जाता है, ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो अगर हमें ज़्यादा मिल गया है तो हमें कम करना पड़ेगा और इसे हम लाइब्रेरी साइड में दिखाएंगे। एक और बात है, बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए, अगर आप रिसिप्ट साइड से इनकम साइड को कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपको रिसिप्ट का फिगर पता है कितना मिला और आप इनकम का फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको आउटस्टैंडिंग को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। रिसिप्ट प्लस अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो वो हो गया इनकम, ठीक है। इसका मतलब फिर ये भी है कि अगर आपको उल्टा क्वेश्चन दे दिया गया, आपको इनकम की मदद से अगर आपको रिसिप्ट निकालनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें 50 रुपये मिला है और 10 रुपया मिलना बाकी है, तो हमारी इनकम हुई 60 रुपया। तो इसका क्या मतलब समझे, रिसिप्ट से इनकम पे आने के लिए अपने को प्लस करना पड़ा, लेकिन अगर अपने को इनकम से रिसिप्ट को कैलकुलेट करना है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो अगेन इसमें भी प्लस या माइनस करने में ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं सीधे क्वेश्चन या उल्टे क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन ये होता है कि रिसिप्ट हमें पता है, इनकम हमें पता करनी है, ठीक है। इनकम हमें पता करनी है, तो ये वाले रूल जो मैंने बताए ये आपको लगाने हैं। लेकिन उल्टा क्वेश्चन आ गया कि आपको इनकम पता है और आपको रिसिप्ट कितना हुआ था ये पता करना है, तो ये उल्टे सिंबल काम करेंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ये आप देखिए, रिसिप्ट साइड की सहायता से इनकम साइड तैयार की जाती है। जब हम बड़े क्वेश्चन करते हैं ना, तो पहले हम रिसिप्ट साइड देखते हैं क्या पैसा मिला, फिर हम उसे इनकम साइड में लिखते हैं। जनरली जो टीचर गलत पढ़ाते हैं
या बच्चों को शुरू शुरू में समझ नहीं आता तो वो बोलते हैं बेटा ज़्यादा परेशान मत हो, जो रिसिप्ट में लिखा हुआ है वो इनकम में लिख दे, तो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है जो पैसा मिला है वो इनकम है। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, रिसिप्ट साइड की सहायता से इनकम साइड तैयार की जाती है, पर ध्यान देंगे कि हर रिसिप्ट इनकम नहीं होती, हमें सेलेक्टेड आइटम ही लेनी होती है और उसके अंदर अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड आगे का एडजस्टमेंट करना होता है। तो जो पैसा हमें मिला है वो हमारी इनकम है, लेकिन हर पैसा, जैसे मशीन बेचने से पैसा मिला तो आपकी इनकम नहीं है, आपको स्पेशल डोनेशन मिला तो वो आपकी इनकम नहीं है, आपने लोन लिया पैसा आया लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है। तो आपको वहाँ थोड़ा समझना भी पड़ता है कि कौन सी इनकम है या नहीं है। और प्लस अगर कोई फिगर आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बाकी चल रहा है, तो उसका प्लस माइनस का भी ध्यान हमें रखना होता है। इसी तरह हम जो पेमेंट करते हैं उससे एक्सपेंसेस की साइड तैयार होती है कि जैसे हमने सैलरी पेमेंट किया तो वो एक्सपेंस है, रेंट पेमेंट किया तो एक्सपेंस है, लेकिन हमने बिल्डिंग के लिए पेमेंट किया तो वो एक्सपेंस नहीं है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि हर पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता, ठीक है, हर पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता। और हमें एक और बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर नया पुराना हम सारा फिगर लिखते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर अगर हम वही फिगर लिखते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है, सपोज कीजिए आपका 2024 का क्वेश्चन है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आप केवल 2024 के फिगर्स को ही भरेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर फिगर ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने हो या एडवांस हो, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर साइड लिखते समय आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का या प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। एक बार मैं सिंपल बोल देता हूँ, जल्दी से बात आपको याद रखनी है। एक्सपेंसेस में दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट और एक होता है प्रीपेड का एडजस्टमेंट। सिंपल ये है कि आउटस्टैंडिंग प्लस करो और प्रीपेड माइनस करो। इनकम साइड के अंदर दो आइटमें होती है, एक होती है एक्रूड, ACCRUED, एक्रूड, और एक होता है अनअर्न्ड, ठीक है, एक्रूड और अनअर्न्ड। तो इसमें अक्रूड जो होता है वो प्लस होता है और अनअर्न्ड माइनस होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लो, ये जो मैंने बोला उसे आप अच्छे से याद कर लो। जब भी आप रिसिप्ट साइड से इनकम साइड को कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन है, आप इनकम साइड से रिसिप्ट साइड को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये उल्टे काम करेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है। और एक और डरावनी बात बताता हूँ, ये जो एडजस्टमेंट है ये करंट ईयर के एंड में हो, यानी अगर ये एडजस्टमेंट वर्ष के अंत में है तो ये इस तरह से काम करते हैं। अगर ये लास्ट ईयर एडजस्टमेंट है, अगर ये पुराने एडजस्टमेंट है तो ये उल्टा बिहेव करेंगे कि सर आपने उल्टा तो यहाँ बोला ना, नहीं वापस, ये जो है ना ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये करंट ईयर के फिगर्स को एडजस्ट करने का तरीका है। अगर प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं तो ये उल्टा बिहेव करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ऊंधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनकम साइड से रिसिप्ट साइड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये एडजस्टमेंट है ना, ये फिर एडजस्टमेंट उल्टे काम करेंगे। तो ये दो वजह से जो प्लस माइनस करने वाले तरीके हैं ना, ये उल्टे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बना रहे हो और डिपेंडिंग ऑन कि आप करंट ईयर के एडजस्टमेंट कर रहे हो या प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। अच्छा, कुछ मदें ऐसी होती है जो पेमेंट साइड में होती है पर एक्सपेंडिचर में नहीं होती। जैसे अगर हम असेट्स को परचेज करते हैं, हम वो कई बार क्या होता है, जैसे बोल देगा परचेज ऑफ असेट्स, इसे कहाँ दिखाया जाएगा, तो परचेज ऑफ असेट्स में पैसा जाएगा तो वो पेमेंट में तो जाएगा पर वो एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो पेमेंट में तो जाएगा पर एक्सपेंस में नहीं जाएगा। इसी तरह कुछ आइटम मैं बताऊँ, लाइफ मेंबरशिप फीस, पैसा मिलेगा तो वो रिसिप्ट में तो जाएगा पर वो इस साल की इनकम में नहीं जाएगा। एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस के आगे अगर लिखा हुआ आ जाए टू बी कैपिटलाइज, प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है, तो अगर एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है तो पैसा तो मिला है तो रिसिप्ट साइड में तो जाएगा, लेकिन फिर वो इनकम साइड में नहीं जाएगा क्योंकि कह दिया है क्वेश्चन ने कि उसे कैपिटल फंड में डालना है। एक और बात, अभी तक आपने 2-3 मैराथन वीडियो सुन लिए तो एक शब्द होता है कैपिटल। जब सिंगल ओनर पैसा लगाता है तो उसे बोलते हैं कैपिटल। जब बहुत सारे लोग 2, 3, 4, 5 लोग पैसे लगाते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। जब कोई कंपनी होती है बहुत सारी पब्लिक पैसे लगाती है तो उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। और ये जो संस्थाएं होती हैं, NPO कल्चर होता है, उसमें जो पैसा होता है उसे बोलते हैं कैपिटल फंड या जनरल फंड, ठीक है। इसी तरह से असेट्स को बेचोगे तो रिसिप्ट तो होगी पर इनकम नहीं होगी। लेकिन इसमें एक और खेल है कि जैसे फर्नीचर 5,000 का था और 5,000 के फर्नीचर को आपने 6,000 में बेचा, तो 5,000 की चीज़ को आपने 6,000 में बेचा तो रिसिप्ट साइड में आएगा 6,000 रुपये, रिसिप्ट साइड में आएगा 6,000 रुपये और इनकम साइड में आएगा 1,000 रुपये, क्योंकि आपने 1,000 कमाया है। इसी तरह से डोनेशन अगर स्पेशल नेचर का है, किसी खास उद्देश्य के लिए डोनेशन मिला तो वो रिसिप्ट में तो जाएगा पर वो इनकम में नहीं जाएगा। इसी तरह लेगेसी,
लेगेसी क्या है कि जैसे कोई आदमी मर रहा है, मरते मरते वसीयत दे गया। हमारा मान लीजिए क्लब है और हमारा क्लब मान लीजिए हॉस्पिटल चलाता है या अनाथालय चलाता है, और कोई आदमी मान लो मरते मरते 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दे गया, तो 50 लाख रुपए रिसिप्ट साइड में तो आएगा, पर वो इनकम साइड में नहीं आएगा, सिंस इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी होती हैं। आखिर में आपको इनकम की जोड़ लगा देनी है। ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना, और नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। आखिर में आपको इनकम की जोड़ लगा देनी है। कई बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, प्लीज़ फ़ोन थोड़ा अवॉइड किया करो, आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, मुझे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। और रिप्लाई तो मैं कर ही देता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाता तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन आजकल मैं तभी उठाता हूँ कि बिल्कुल कि मरने मारने का क्वेश्चन हो ना तो ही मैं फ़ोन उठा पाता हूँ, नहीं तो क्योंकि आदमी किस पोजीशन में, कई बंदे बस धड़धड़ा के फ़ोन कर देते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप भी जब थोड़ा बिजी होने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए हर बार फ़ोन उठाना संभव नहीं होता है। फिर आप जब तक फ़ोन नहीं उठाते आप सोचते रहते हैं पता नहीं क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिंपली ड्रॉप अ व्हाट्सएप, सिंपल, ठीक है, और मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना। चलो, तो एंड में आप अपनी इनकम की जोड़ लगा लो। इनकम में से खर्चे को हटा दो तो आपको आपका सरप्लस या डेफिसिट पता लगेगा। हाँ, अगर इनकम ज़्यादा है, अच्छी बात है, खर्चा कम है, तो पैसा बचेगा, उसे बोलेंगे सरप्लस, हिंदी में बोलते हैं बचत। लेकिन अगर आपका मान लीजिए खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इस स्थिति को बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब आपकी सरकार घाटे में चल रही है, ठीक है। और एडजस्टमेंट ये मैंने बताई दी है, सारे लिखे हुए ही हैं। आखिर में अपने को बैलेंस शीट बनानी होती है। एक और बहुत खास तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं कि कई बार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि उसमें किसी बंदे ने इनकम कैलकुलेट कर ली होती है। सपोज करो एक अकाउंटेंट है, उसने बताया कि मेरे हिसाब से क्लब की इनकम 12,000 रुपये है। फिर क्वेश्चन आपको बोलता है कि वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट करना भूल गया 2,000 रुपये से, तो अब बताओ क्या होगा। तो अब आपको समझना है कि 2,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब 2,000 का चंदा हमने कमा लिया था, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अगर हम उसे रिकॉर्ड में लेंगे, यानी उस बात को हम रिकॉर्ड में लेंगे, तो हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो 12,000 रुपये की तो इनकम हमारी पहले ही आ रही थी, 12,000 का तो सरप्लस हमारा पहले ही आ रहा था, और जैसे ही हम आउटस्टैंडिंग इनकम को कंसीडर करेंगे तो हमारा लाभ बढ़ेगा। तो आपको 4 आइटमें मैं अभी बता देता हूँ। पहले समझ लो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करता है, एक्सपेंसेस को कम करता है, और एक्सपेंसेस को कम करता है तो इसका मतलब आपका सरप्लस बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके खर्चे को प्लस करता है, आपके खर्चे को प्लस करेगा, इसका मतलब आपके सरप्लस को माइनस करेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम आपकी इनकम को प्लस करती है, आपकी इनकम को प्लस करती है तो आपके सरप्लस को भी प्लस करेगी। और अर्नर्ड इनकम आपकी इनकम को माइनस करती है, तो फिर वो आपके सरप्लस को भी माइनस करेगी। तो इस तरह से आप अगर आपने गलत प्रॉफिट लॉस निकाल लिया है या गलत सरप्लस डेफिसिट निकाल लिया है, तो एडजस्टमेंट करते हैं ही आपके फिर सही प्रॉफिट लॉस आ जाएंगे। एक बात सिंपल समझ लो, ऐसा एडजस्टमेंट जो खर्चे को बढ़ाए, जो खर्चे को प्लस करे, वो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट को माइनस करेगा। और ऐसा एडजस्टमेंट जो आपके खर्चे को माइनस करे तो वो आपके प्रॉफिट या सरप्लस को बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब अपन कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 जनवरी का आपका स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है 300, स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट किया 1080, और एंड में आपका स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है 50। तो बताइए, पूछता है कि आए व्यय खाते में कौन सी राशि आएगी। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझो जी। अब थोड़े होशियार हो जाओगे ना तो फिर आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, खासकर जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब तो मज़ा आएगा। इसको बिल्कुल बच्चों की तरह लो। भाई पहले आपके पास 300 का स्टॉक था, ठीक है, और 1080 की तुमने परचेज करी, तो तुम्हारे पास स्टेशनरी का स्टॉक कितना हो गया 1380, पुराना मिला के और नया मिला के हो गया 1380। अब इस 1380 में से 50 रुपये का स्टेशनरी बच गया, ठीक है, 1380 में से 50 रुपये का स्टेशनरी बच गया। इसका मतलब ये है कि बाकी का तुमने कंज्यूम कर लिया। किसी समझ में नहीं आया, आप खुद के कॉपी किताबों का हिसाब रख लो। तुम्हारे पास 300 रुपये के कॉपी किताब थे पुराने, 1080 के तुमने अभी एग्जाम के दौरान खरीदे 1380 रुपये के, और एंड में 50 रुपये का रजिस्टर बच गया। तो इसका मतलब बाकी सारा काम में आ गया। तो जो काम में आ गया ना उसको बोलते हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और ये जो कंज्यूम्ड फिगर होता है ये एक्सपेंडिचर साइड में जाता है। जो हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया वो है पेमेंट साइड, और जो स्टेशनरी हमने कंज्यूम करी वो है 1330 रुपये की, ठीक है। इसमें आंसर गलत दे रखा है ना, 1330 रुपये आंसर है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास खेलने कूदने के उपकरण थे 5,000 रुपये के, और हमने उसको 3500 में बेचा।
तो 5,000 रुपये के हमारे पास इक्विपमेंट थे। मान लो हमारे पास किस स्कूल है, कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर हमारे पास पुराने बैट बॉल थे, वो 5,000 के थे और हमने उसको 3500 में बेचा, तो हमारे पास 3500 रुपये आएगा। तो रिसिप्ट के नाम पे आएगा 3500 रुपये, और जो हमें लॉस होगा, जो कि फिर एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, वो होगा 1500 का। तो इसने पूछा बताइए रिसिप्ट साइड में कितने जाएंगे, तो रिसिप्ट साइड में जाएंगे 3500 और आपके लॉस साइड में जाएंगे 1500, तो 3500 एंड 1500। तो इस तरह से ही आपका डी आंसर होगा। इसमें भी आंसर गलत दे रखा है, क्या बात है, लेकिन श्योर है, मैं आंसर पे घबराइए मत। रिसिप्ट साइड में 3500 आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में 1500 आएगा। इसके बाद है गैर व्यापारिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, नहीं, जन कल्याणी कार्य करना, हाँ। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस को आप क्या करेंगे, तो लाइफ मेंबरशिप फीस पहले तो जाती है रिसिप्ट साइड में और फिर इनकम साइड में वो नहीं जाती है और लाइब्रेरी साइड में वो जाती है। तो सही ऑप्शन होगा रिसिप्ट साइड में जाएगा और लाइब्रेरी साइड में जाएगा। अब रिसिप्ट साइड वाला ऑप्शन दे नहीं रखा है तो आपको याद रखना है लाइब्रेरी साइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी आंसर, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मेंबर से वंस इन अ लाइफ मिलती है और ये रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए इनकम साइड में नहीं जाता। ऐसे आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लाइब्रेरी साइड में दिखाते हैं, कई बार ऐसे कैपिटल फंड में जोड़ के भी दिखाते हैं। ये कहता है कि प्राप्ति और भुगतान खाते में किस तरह की आइटम दिखाई जाती है, तो प्राप्ति और भुगतान खाते में हम सभी तरह की आइटम में दिखाते हैं। चाहे हमें रेगुलर पैसा मिले वो भी हम दिखाते हैं, और चाहे हमें कैपिटल रिसिप्ट मिले, कभी कभार होने वाला पैसा मिले, वो भी हम पैसा दिखाते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ, अगर हमें चंदा मिला वो हम उसे भी दिखाएंगे, और अगर हमें मशीन बेचने से पैसा मिले हम वो भी दिखाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम सभी तरह के आइटम दिखाते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों। इसके बाद है इनमें से कौन सी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अगर गत वर्ष के बकाया वेतन का भुगतान किया है, अगर भुगतान किया है तो दिखाएंगे शो। चालू वर्ष का वेतन बाकी चल रहा है तो हम इसे नहीं दिखाएंगे। आगामी वर्ष का चंदा हमें मिल गया है तो हम दिखाएंगे। आगामी वर्ष के लिए किराया चुकाया है तो हम दिखाएंगे। मतलब हमें पैसा अगर मिला है या पैसा हमने चुकाया है, चाहे वो एडवांस है चाहे प्रीवियस है, तो हम उसे दिखाएंगे। लेकिन अगर चंदा बाकी चल रहा है, मतलब वेतन बाकी चल रहा है, हमें वेतन देना था पर हमने दिया ही नहीं, तो दिया ही नहीं तो बस लिखो मत। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, आया। पेमेंट का क्या मतलब होता है, गया। अगर बकाया है तो मतलब बाकी है तो क्यों दिखाओगे, ठीक है। इसके बाद है गैर व्यापारिक संगठन यानी जो एनपीओ होते हैं, अगर वो अपने सरप्लस या घाटे को दिखाना चाहते हैं तो कौन सा खाता बनाएंगे, तो वो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं आय व्यय खाता, ठीक है। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद पूछ रहा है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी आइटम को आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे। अगर वेतन बाकी है तो हम उसे नहीं दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाएंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस को दिखाएंगे, चंदा अगर बाकी चल रहा है तो हम इसे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आपको इन सबको मतलब समझ में आ रहा होगा। बकाया वेतन मतलब वेतन देना बाकी है, हम स्टाफ को पैसा नहीं दिया। उपार्जित चंदा मतलब हमने चंदा कमा लिया, हमें मिलना चाहिए था पर मिला नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस को हम रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे पास पैसा आया। अच्छा, गैर लाभकारी संगठन का आय व्यय खाता किस प्रकार का खाता होता है, तो देखिए हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है जिसमें पैसा आता है या जाता है, तो चूंकि इसमें पैसे का फ्लो है, आता है और जाता है, तो ये रियल अकाउंट नेचर है, ठीक है। तो इसका नेचर रियल अकाउंट है। और आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो आपका रिजल्ट बताता है कि एंड में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो इनकम और एक्सपेंसेस से संबंधित होती है वो नॉमिनल खाता होता है। तो आप याद रखिएगा कि आपका जो आय व्यय खाता होता है वो नॉमिनल खाता होता है, जिसको अपन बोलते हैं नाम मात्र का खाता, नाम मात्र का खाता है। तो इसका आंसर बी आएगा। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये कहता है कि निम्नलिखित मदों में से एक एनपीओ के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते में दिखाया जाता है। तीसरी बार इस तरह का क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको एडवांस में चंदा मिला तो वो दिखाया जाएगा, अगर आपको गत वर्ष का चंदा मिला तो वो भी दिखाया जाएगा, अगर आपको चालू वर्ष का चंदा मिलाएगा वो भी दिखाया जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको सारा पैसा दिखाना है। कुछ यूँ आइटम होती है, टू सब्सक्रिप्शन, जैसे 24 मान लीजिए 50,000, 23 मान लीजिए 20,000 और 25 मान लीजिए 10,000। इसका क्या मतलब होता है कि हमें टोटल 80,000 मिला है। इस 80,000 में से 50,000 इस साल का है, 20,000 पिछले साल का है और 10,000 रुपये आगामी आने वाले साल का है। लेकिन हमें 80,000 रुपये रिसिप्ट साइड में दिखाना है। जब हम इनकम साइड में दिखाते हैं तो इनकम साइड में केवल अपन 50,000 को दिखाते जिसका संबंध करंट ईयर से है। चलिए, इसकी PDF आपको मिली जाएगी नीचे। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ी फास्ट स्पीड है, बट एग्ज़ाम की वजह से है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट फ्री मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कॉमर्स की दुनिया में बने रहें, और तो आपको हेल्प मिलती रहेगी मेरे वीडियो के थ्रू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।